जनरली स्टूडेंट्स की इग्नोर्ड ब्रांच है जहां पर ध्यान नहीं देखे जाते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दोस्ती की जाए कि ये दोस्ती हमारी एक्सपीरियंस है, इसका फायदा आपको मिलने के लिए मैंने एक बुकलेट डेवलप की। क्वेश्चन है और स्पेस दिया हुआ है, उस स्पेस को आप यूटिलाइज करके आप कंडीशन सिर्फ एक है, मेरा करंटली कौन से टॉपिक्स पर फोकस कर रहा है। अलग अलग पर्संस के वीडियोस आपको नहीं देखिए, असली हैक यही है, इससे आपका टाइम बचेगा। इन चारों में ही आपका फायदा है। ये आपको एक्सपीरियंस टीचर से जरूर मिलेगा। जो कोटा की मेथोडोलॉजी है, जो ऑफिस का टच होता है, जो आपके सीनियर होने का फायदा है, आईटीएस का जो नजरिया है, वो चारों चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे 3 अपील है। नंबर 1, इस चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैथमेटिक्स के ढेर सारे कंटेंट हम इसके ऊपर लेकर आते रहते हैं। कई बड़ी-बड़ी सीरीज़ हमने इसके ऊपर चला रखी है, जैसे कोटा मॉड्यूल्स के सॉल्यूशन की बात हो रही है। पीवाईक्यूज़, जेईई एडवांस की जो सीरीज़ है वो हम लेकर आ रहे हैं, और भी नए कोर्सेज़ इस पे लाने के लिए एक मोटिवेशन मुझे आपसे चाहिए, जिसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ? सेकंड, कमेंट कीजिए। जो आपको लगता है कि हाँ, मुझे इस बात पे सर की बात अच्छी लगी, या मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, या मेरे मेथड में क्या मिस्टेक है, या फिर कोई और जनरल आपको लगता है कि मेरी एकेडमिक प्रॉब्लम ये इस पर एड्रेस होना चाहिए, वो सब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप हमेशा उसके नीचे कमेंट करके 2 वर्ड एप्रिसिएशन के लिख सकते हैं। थर्ड है, एटलीस्ट दो स्टूडेंट के पास जो कि मैथमेटिक्स से डरते हो, या जिनको मैथमेटिक्स बहुत पसंद आती है, उनके पास इन वीडियोस को शेयर जरूर करें। जिससे जो स्टूडेंट्स मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप नहीं कर पाते या उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो चारों तरफ मैथमेटिक्स के फोबिया की कहानी चली जा रही है, उसको हम सब मिलकर हटा सके। ओके, तो इन तीनों अपील्स पे आप गौर कीजिएगा। बाकी आप आगे सुन सकते हैं। सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं कि सब कैसे मास्टर करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है उसको। तो उसका सॉल्यूशन ही आज आपको इस सेशन में मिलने वाला है। जो मैथमेटिक्स के ब्रांचेस है, कैलकुलस है, अलजेब्रा है, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री, और वहीं पर आप ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जनरली स्टूडेंट्स की इग्नोर्ड ब्रांच है, जहाँ पर ध्यान नहीं देखे जाते हैं। स्ट्रेट लाइन और सर्कल तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जैसे कॉनिक आता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्टूडेंट्स या तो 11th क्लास में पढ़ा है तो भाग जाते हैं, या उसके ऊपर कम प्रैक्टिस करके जाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें एग्जाम के अंदर भुगतना पड़ता है। तो सर, अब कैसे इसको मास्टर किया जाए, काम की बात पर आया जाए कि कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दोस्ती की जाए कि ये दोस्ती हमारी एग्जामिनेशन तक कायम रहे, और जो नॉलेज हमें है उसको हम मार्क्स में कन्वर्ट कर पाए। तो इसका सोल्यूशन आज आपको इसके अंदर मिलने वाला है। सर, क्या सोल्यूशन है? अप्रैल अटेम्प्ट आ रहा है, जो अभी जैन अटेम्प्ट हुआ है, इनके जो क्वेश्चंस इन सभी 500 चैप्टर से पूछे गए हैं, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, और इनके इंटरमिक्स क्वेश्चन जो आपस में पूछे गए हैं, इन सब का सॉल्यूशन आज यहाँ पर है। सॉल्यूशन पे जाने के पहले कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब पे ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, तो पहले सबसे पहले मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देखिए। तो मैं आईआईटीबी से ग्रेजुएट हूँ, एंड आई एम ऑथर ऑफ जे एडवांस की जो सीरीज है पीएसएलवी, उसका मैं ऑथर हूँ। और कोटा में पिछले लास्ट 18+ ईयर से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो हर वो चीज़ जो आप अपने टीचर में चाहते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जिस एक्सपीरियंस है, इसका फ़ायदा आपको मिलने के लिए मैंने एक बुकलेट डेवलप की है। उस बुकलेट के अंदर यही आपके जेईई मेन के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो जैन अटेम्प्ट में हुए हैं। रीज़न इसके अंदर ये है कि वहाँ पर क्वेश्चन है और स्पेस दिया हुआ है। उस स्पेस को आप यूटिलाइज़ करके आप उसी पे सॉल्व कीजिएगा। तरीके 2 हैं, या तो आप इस बुकलेट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर आप इस बुकलेट को, अगर आपके पास टैबलेट या आईपैड है, तो वहीं पर आप इसकी पीडीएफ को यूटिलाइज़ करके इसके सॉल्यूशंस बना सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक है कि जब भी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो फुली अटेम्प्ट कीजिएगा। एक आराम से शांत जगह पर बैठिए और उसको ऑप्टिमम 10 मिनट, 5 मिनट जो आपको लगता है क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्राई कीजिए। ये बुकलेट चैप्टर वाइज है। जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको लगता है कि हाँ, मैंने स्ट्रेट लाइन के टॉपिक्स पढ़ लिए हैं थ्योरी वाइज, तो आप उसको ट्राई कीजिए। आपको लगता है मैंने सर्कल रिवाइज कर लिया, सर्कल देखिए। उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जामिनर करंटली कौन से टॉपिक्स पर फोकस कर रहा है, किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जैन अटेम्प्ट से आप इसको फोकस कर पाओगे, हाँ, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो उसी की प्रैक्टिस आपको उसके बाद वापस से करनी है, अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन के बाद क्या करना होगा सर? सॉल्यूशंस कहाँ पर मिलेंगे? क्या मुझे बार-बार हर क्वेश्चन को स्कैन कर गूगल पे जाना पड़ेगा? इधर-उधर की पीडीएफ इकट्ठी करनी पड़ेगी? नहीं। इन सब का सॉल्यूशन भी उसी बुकलेट में आपके पास है।
उसके सामने आपको क्यूआर कोड मिलेगा, या तो आप उसको स्कैन कर लीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप आईपैड पर हैं या टैबलेट पर है तो आप उसको टच करेंगे तो आप सीधा वो आपको जो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है वहां पर आपको लेके चला जाएगा। पर रेंडमली टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा टच किया सोल्यूशन पे पहुंचे, और उसके बाद सोल्यूशन में जो समझाए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें मल्टीपल अप्रोचेस हैं तो वो भी मैंने डिस्कस किए हैं, और रैंडम अलग अलग पर्सन्स के वीडियोस आपको नहीं देखने पड़ेंगे, सारे सॉल्यूशंस मिल रही हैं। तो आपको एक मेथोडोलॉजी, एक चीज कॉन्सेप्ट के सिंक देखने को मिलेंगे, हाँ ये प्रोफाइल ऐसे तरह सॉल्व की है। तो टाइम बच गया, रैंडमली क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस ढूंढने में नहीं जाना है। बुकलेट फॉर्मेट में करोगे तो विद इन टाइम फ्रेम के अंदर अपन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को वहीं पर लिख कर ही प्रैक्टिस करेंगे, चाहे प्रिंट आउट निकाल के करें या फिर उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाए। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि लेटेस्ट एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, फिर बात आती है कि सर ये बुकलेट हमें कैसे मिलेगी। बुकलेट मिलने का तरीका ये है कि नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप का, इस नंबर पे आप जाएंगे और वह मैसेज करके पूछेंगे कि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पीवाई की बुकलेट चाहिए। सिंपल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पीवाई की बुकलेट, जैसे आप ये मैसेज करेंगे आपको वो बुक मिल जाएगी। ठीक है, जो बुकलेट है आपको मिल जाएगी। बुकलेट मिलने के बाद अब आप कुछ अच्छे से प्रिंट आउट लीजिए, पढ़िए, सॉल्व कीजिए, टैबलेट को सॉल्व कीजिए, जैसे जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, बस अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। फिर उसका सोल्यूशन आप देखिए, जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तब एक एक क्वेश्चन देखने के लिए टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। एक बार में ये पूरा चैप्टर आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आप उस चैप्टर का पर्टिकुलरली सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और फिर वहां पर आप मैच कीजिएगा आपके सॉल्यूशन और मेरे सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। ये असली हैक यही पर है, असली हैक यहीं पर है, यहीं पर मिसमैच होता है। तो आपका सॉल्यूशन मेरा सॉल्यूशन मैच कीजिए, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पहले लाइन में हुआ ही नहीं। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपने आधा सॉल्व किया और आधा सॉल्व नहीं कर पाए, तीसरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो, और चौथा हो सकता है आपने लेंदियर अप्रोच बनाई हो और मैं आपको वहां पर एक बेटर अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन चारों में ही आपका फायदा है। तो ये आपको एक एक्सपीरियंस टीचर से जरूर मिलेगा, जो कोटा की मेथोडोलॉजी है, जो ऑथर्स का टच होता है, जो आपके सीनियर होने का फायदा है, आईटीएस का जो नजरिया है, वो चारों चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उस नंबर पर मैसेज कीजिए, आप पीवाईक्यूज के बारे में पूछिए, पीवाईक्यू की बुकलेट आपको वहां मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी, और अच्छे से उसके पीछे आप लग जाइए, ताकि आपका जो अटेम्प्ट है, जो आपका अ, अभी लेवल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो बहुत मच बेटर पोजीशन में पहुंच जाएगा। ठीक है गाइस, तो पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, और ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो पूछा गया है। Let a point A lie between two parallel lines, the parallel lines L1 and L2, such that its distance from L1 and L2 are 6 and 3 units respectively. Then the area in square units of equilateral triangle ABC, where B and C lie on the line L1 and L2 respectively. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस के अंदर जितनी हमें प्रैक्टिस है कि लैंग्वेज को इंफॉर्मेशन में फटाफट से कन्वर्ट करें, यह लिखा गया है कि कौन सा पैरामीटर्स गिवन है। यहां पर हमें प्रैक्टिस से थोड़ा टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। जो कहना चाहते हैं वो ये है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में हमें अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो स्पीड से हम उस इंफॉर्मेशन को पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं। जैसे बोला गया, there are two lines L1 and L2, point A is taken between these two, तो पॉइंट ए कहीं यहाँ पर दोनों के बीच में लिया गया है, L1 और L2 के बीच में। दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी हमेशा। और लिखा गया है कि द डिस्टेंस फ्रॉम L1 एंड L2 आर 6 and 3, इससे इसकी जो डिस्टेंस है इट इज 6, एंड यहाँ पर इसकी डिस्टेंस 6 है, और आगे वाले से सेकंड वाली लाइन से इसका डिस्टेंस जो है दैट इज 3। ठीक है, दोनों हमने बना दी। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है। So now the area of the triangle of equilateral triangle ABC where the point B and C, B point कहां पर देखिएगा L1 पर है, यहाँ पर कहीं पर B है, और यहाँ पर अपने पास L2 पर C है। इक्विलेटरल अगर हम बना रहे हैं तो इक्विलेटरल में ऐसा होता है कि साइड्स इक्वल आती हैं, तो साइड्स हमें इक्वल मेजर करते हुए बना देनी है कि अगर ये लेंथ इधर है तो ये इसी लेंथ का यहाँ भी बनेगा और ये लेंथ यहाँ भी आएगा। So B is here, C is here, A B C बन गया आपके पास से इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड्स इक्वल है।
साइड्स आप कुछ भी ले सकते हो, अल्फा ले सकते हो, ए ले सकते हो, ये अल्फा हमने लेंथ ले लिया इसका, अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये सारे एंगल्स आपको पता है कि 60 होंगे, ये वाला एंगल भी 60 होगा, ये एंगल आप कुछ थीटा ले सकते हैं जो पर्टिकुलर एंगल के साथ रहेगा। दिस इज 3, दिस इज 6। और क्या पूछा है? दिस डन। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें चाहिए। सो जो एरिया है ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो वो बनता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड हमने क्या अज्यूम किया है? अल्फा। तो अल्फा का डेटा के लिए हम यहाँ पर बात बनाना शुरू करते हैं। अब तो छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं परपेंडिकुलर लाइन से, तो ये एंगल आपके पास 90 डिग्री बनेगा। एक छोटा ये ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पर 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। इस ट्राइंगल के लिए मैं साइन अल्फा लिखना, साइन थीटा में लिखना चाहूंगा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, इट इज 3/अल्फा। ठीक है, साइन अपने पास से इसका डेटा बन गया। वही अगर हम इसको देखें कि ये टोटल एंगल कितना है, तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, तो अब इस वाले ट्राइंगल के लिए अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या रिजल्ट हमारे पास बनेगा, देखिएगा। टोटल एंगल एक तो क्या है 60 था और ये थीटा है। टोटल एंगल दिस इज थीटा, दिस इज 60, साइन ऑफ 60 प्लस थीटा, ये डेटा हमारे पास बनेगा। इस परपेंडिकुलर टोटल लेंथ इज 3 प्लस 6, टोटल आपके पास से 9 आ जाएगा और 90 के सामने हाइपोटेनस होता है विच इज अल्फा। ठीक है, तो यहां से sin 60 प्लस अल्फा इज 9/अल्फा, sin 60 प्लस थीटा एंड sin थीटा इज 3/अल्फा। इसको ओपन करते हैं। sin a प्लस b का फॉर्मूला है sin a cos b cos a sin b, इट इज 9/अल्फा। यहां से आपके पास डेटा है √3/2 cos थीटा प्लस ये 1/2 sin थीटा, आपको पता है 3/अल्फा है, इट इज 3/अल्फा, इट इज 9/अल्फा। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट। और हम यहां से अगर sin थीटा पता है तो फिर हम cos थीटा को भी लिख सकते हैं कि ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस 9/अल्फा स्क्वायर। यहां से डेटा हम बना सकते हैं। इसको बस हमें अब सिंप्लीफाई यहां पर करके देखना है कि क्या डेटा बनता है। सो आई एम हैविंग √3/2 cos थीटा है जो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/अल्फा स्क्वायर। यहाँ देखिए 3/2 है, यहाँ 9/2 है। 9 माइनस 3/2 आपके पास लिखा हुआ है, 9 माइनस 3/2 टाइम्स अल्फा। ठीक है, ये डेटा है। तो यहाँ से आपके पास 18 आता है, 18 से 3 चला जाएगा तो वी आर हैविंग 15α/2। यहाँ से डेटा आपके पास लिखा गया है। 2 से ये वाला 2 कैंसिल है, √3 है आपके पास से 1 माइनस 9/स्क्वायर, तो ये आपके पास से 5√3 आपके पास से बनेगा एंड इट इज अल्फा। ठीक है, 5√3 स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड। एलसीएम का ध्यान रखना, देखो मिस्टेक कैसे होती है। 9/अल्फा है तो ये ऊपर नहीं है, 1/अल्फा है, दिस इज 1/अल्फा। मिस्टेक हो जाती है ऐसी कैलकुलेशन में। 1/अल्फा है, दिस इज ऑल्सो अल्फा। 18 माइनस 3 इज 15, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ये आपके पास है बाई-अल्फा। ठीक है, यहां से बनाइए तो आपके पास डेटा बनेगा 9 माइनस दिस 25 और 3 आपके पास से बनाएंगे आप तो आपके पास है 75/अल्फा स्क्वायर। सो 84/अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज व्हाट आई पेड। ठीक है, ये डेटा आपके पास है। और यहां से अगर हम इसको देखें, सिंप्लीफाई कर ही रहे, तो डेटा आपके पास आते हैं अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है 84। चाहते क्या है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल देन पॉइंट बी एंड सी सच दैट आपसे पूछा जा रहा, तो क्या आंसर बनेगा? यहां से डेटा है अपने पास से √3/4 अल्फा स्क्वायर इज 84, कैंसिल है 21, तो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज 21√3। 21√3 हम मार्क कर देंगे, सी इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको बनाया। तो एक ट्राइंगल था दो पैरेलल लाइंस के बीच में, वहां पर जैसी इन्होंने कहानी समझाई उसी के अकॉर्डिंग चले। वो बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री का फंडा होता है, साइन थीटा दो ट्राइंगल्स के अंदर लिखा है, किस वाले में लिखा है, किस वाले में लिखा है, और उनको आपस में सॉल्व करके डेटा निकाला। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4
साइड स्क्वायर, साइड निकल चुका है, डेटा रखा, फाइनली वी आर एट द आंसर। डुएबल क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करिए और सीखिए। इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि अमंग द स्टेटमेंट्स आपको पता करना है S1 S2 में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। S1 statement is point A5, -1, B है -2, 3 are two vertices of a triangle whose orthocenter is 0, 0. Then its third vertex is -4, -7. तो एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसके दो वर्टेक्स हमें पता है। तो एक ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल को बनाया गया जिसके दो वर्टेक्स हमें पता है। लेट्स द A is 5, -1 and the B is -2, 3. Let's say this is the C जिसके बारे में हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इट्स अल्फा, बीटा। ऑर्थो सेंटर का डिस्कशन हो रहा है। ऑर्थो सेंटर हमें मालूम है 0, 0 है। ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट जो मीटिंग पॉइंट होता है ऑल्टीट्यूड्स का, जो परपेंडिकुलर से हम ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, AB के ऊपर, एक यहाँ से हम बात बना सकते हैं। इधर से जो ऑल्टीट्यूड आती है उसके लिए भी एक कहानी है, और इधर से भी सेम कहानी यहाँ पर बनती है। तीनों जहां मिलते हैं वो है अपने पास ऑर्थो सेंटर, विच इज गिवन एज ओरिजिन। अब थर्ड वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, अगर ये सेम आ गया तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो अगर स्लोप फाइनाइट है दोनों लाइंस के, तो उनका प्रोडक्ट जो आता है वो -1 निकल के आता है। तो यहां से अगर हम इसके बारे में बात करें, जो AH का स्लोप होगा, हम देख सकते हैं कि AH is going to be perpendicular to the BC. AH is going to be perpendicular to BC. तो इन दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा, वहां से हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ जानी चाहिए। AH का स्लोप लिखिए आप। AH का स्लोप तो आपके पास आएगा y2 - y1, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। ये डेटा हमने बनाया। 0 माइनस, ये आपके पास से प्लस बन जाएगा क्योंकि -1 है, और ये डेटा आपके पास से बना। BC का स्लोप देखेंगे आप यहाँ से, तो आपके पास मिलेगा बीटा -3 अपॉन अल्फा +2, इट इज इक्वल टू -1। मेरे पास रिजल्ट आता है बीटा -3 इज इक्वल टू, यहाँ नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, 5 यहाँ पर है, ये बनता है 5 अल्फा + 10। सो द वैल्यू ऑफ बीटा वी आर गेटिंग एज 5 अल्फा + 13। दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा, कंडीशन नंबर 1। ठीक है। वहीं पर अगर हमने दूसरा कंसेप्ट लगाते हैं कि ये जो BH है, ये भी AC के परपेंडिकुलर होगा। BH is also perpendicular to AC, तो फिर जो BH का स्लोप बनेगा और जो AC का स्लोप होगा, इसका प्रोडक्ट भी -1 आना चाहिए। BH के लिए लिखिए आप 3 - 0 -2 -0। अब AC के बारे में बात कर लीजिए, AC आपके पास है, तो डेटा बनेगा इसके लिए बीटा +1 स्लोप्स, और यहाँ से अल्फा -5। ये डेटा आपके पास, आप जगह मल्टीप्लाई कर लें, मेरे पास आता है 3 बीटा + 3 इज इक्वल टू, यहां से आप देखेंगे तो ये 2 बन जाएगा, 2 अल्फा -10 आता है। बीटा की वैल्यू हम रखेंगे 3 अल्फा + 13, 2 अल्फा -13 आपके पास से बनता है। ये 15 आएगा, 2 चला जाएगा तो आपके पास से 13 अल्फा बनेगा, एंड माइनस 39 है, वहां ऐड होके 54 बनेगा, 52 बनेगा। वी आर हैविंग अल्फा एज -4। एक्स कोऑर्डिनेट निकल के आ गया है, -4 आएगा जी, बिल्कुल -4 ही आ रहा है। और बीटा और यहां से कंप्यूट कर लेते हैं। सो लेट्स से द बीटा इज 5 अल्फा + 13 -20 + 13, सो वैल्यू ऑफ बीटा इज कमिंग एज -7। सो जो पॉइंट है ना हमारे पास, वो पॉइंट निकल के आ गया है, थर्ड वर्टेक्स -4, -7 सेम आ रहा है। स्टेटमेंट 1 is true। ठीक है। स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। If positive numbers 2a, b, c are 3 consecutive terms of an AP, then this line are concurrent। ये पूछा गया है फैमिली ऑफ लाइंस के ऊपर कि एक 3 डेटा है 2a, b और c, ये तीनों AP में है, तो ये पर्टिकुलर लाइन जो एक वेरिएबल लाइन है वो इस पॉइंट पर कॉन्करेंट होगा। लेट्स डिस्कस S2। हमारे पास गिवन है 2a, b एंड c, ये AP में आते हैं, तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी, इन दोनों का एवरेज, जिसको कि हम लिख सकते हैं 2b = 2a + c। और ये गिवन कंडीशन है, तो ये रिलेशन हमारे पास से फॉलो होना चाहिए। जो गिवन लाइन है उसकी अगर हम बात करें तो वो है ax + by + c = 0।
तो एबीसी के वैल्यूज के लिए क्या एक्स और वाई होना चाहिए, एक्स और वाई मिलकर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनाते हैं, तो एबीसी की वैल्यू से इंडिपेंडेंट हो जाए, क्या ऐसा हर एबीसी की वैल्यू के लिए पॉसिबल होगा? तो अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो शायद हम पहचान पाए इस इक्वेशन को कि मैंने एक ही जगह ए ही रखा, प्लस सी यहां पर है, प्लस सी यहां पर है, सेम कर दिया। अगर ऊपर 2c होता तो 2 से डिवाइड कर देते, तो एक डेटा को सेम कर दिया, सामने 0 सेम चल रहा है, तो यहाँ पर फिर x को बनाना इजी हो जाता है कि a दोनों जगह सेम है, और मैंने यहाँ 2 रखा, फिर यहाँ b है, यहाँ पर मैंने इसको -2 रखा, फिर यहाँ पर c लिखा गया है। अब आप इन दोनों को देखिए, तो जब आप दोनों को देखेंगे तो प्लस सी 0 सेम है, हमें पता चला जब x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू -2 होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता एबीसी क्या है, हर एबीसी के लिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी जब भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2 होगी, यानी x और y दोनों मिलकर एक पॉइंट बनाते हैं और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, -2। सो the line represented by ax plus by plus c equal to 0 is a variable line which always passes through the fixed point 2, -2 for every values of a, b and c। तो ये हमारे पास है फिक्स्ड पॉइंट बन जाएगा, सीधा इसको कंपेयर करके हमने इसको बना दिया, तो ये आप डेटा आपके पास यहाँ से बन जाता है। ठीक है, आपको इसका एक दूसरा तरीका भी सिखाते हैं कि सर क्या है, फिक्स्ड पॉइंट निकालने का कोई और तरीका भी है क्या? ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, इसी को मैं दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ। ये तो सीधा कंपेयर करके किया है, रिलेशन आपके पास है, आइए मैं समझाता हूँ सेकंड तरीका क्या हो सकता है। तो गिवन लाइन क्या है उसके बारे में देखिए। गिवन लाइन है, आपको इस चैनल पर कई सारे ऑल्टरनेटिव मेथड्स हमेशा मिलेंगे, ये आपको मिला है। अब आप यहाँ पर देखिएगा 2a - 2b, ये डेटा लिखा है, तो हम यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पर c का वैल्यू लिख लेते हैं, कितना आने वाला है 2b - 2a। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, ax plus by और ये 2b - 2a इक्वल टू 0। a हमने कॉमन ले लिया x - 2, b हमने कॉमन ले लिया y + 2 इज इक्वल टू 0। फैमिली ऑफ लाइन की बात हो रही है ना, जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास होती है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये एक लाइन की इक्वेशन है, यहाँ से मैंने a से डिवाइड अगर करना चाहो कर लीजिए, और ये दूसरी लाइन है, तो वो फिक्स्ड लाइन है जब L1 = 0 हो और L2 = 0 हो। सो आई एम हैविंग दिस एज 0 एंड द अदर वन इज, ये दोनों लाइंस है, एक x एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा y एक्सिस के पैरेलल है। सो द फिक्स्ड पॉइंट इज कमिंग एज दिस, a और b कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। सो नाउ द फिक्स्ड पॉइंट इज 2, -2। तो आप L1 + लैम्डा टाइम्स L2 से भी निकाल सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली आपके लिए कंपैरिजन करना मुश्किल हो रहा हो। यहाँ तो आसान था, यहाँ तो आसान थी बात, इन दोनों को डेटा बनाकर ही बात बन जाएगी, तो बात बन जाएगी तो अच्छी बात और क्या रहेगी, कंपैरिजन हो गया, डेटा मिल गया, क्वेश्चन डन हो गया। पर हमारा भी एग्जाम हुआ नहीं, हम तो सॉल्यूशन देखने आए हैं, सीखने आए हैं, तो हमारे पास जितने और थॉट प्रोसेसेस सारे के सारे एक्टिवेटेड होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर इसी का जो अल्टरनेटिव मेथड है उसके बारे में भी सीखा कि अल्टरनेट मेथड इसका क्या हो सकता है, ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास ऐसा हमेशा होगा क्या है, आपके पास अल्टरनेटिव अप्रोचेस हैं, अल्टरनेटिव अप्रोचेस पर रिलाई करेंगे, वो कोशिश करेंगे अधिकतर क्वेश्चंस को हम ज्यादा से ज्यादा मेथड से सॉल्व करें। एग्जाम में उससे सॉल्व करना है जो लीस्ट कैलकुलेटिव हो, टाइम कम लग रहा हो, तो जल्दी आंसर तक पहुंचा दे। ठीक है, बना लीजिए। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो है कि रेक्टेंगल इज टू बी फॉर्म्ड बाय द लाइंस x = 0, y = 0, x = 3, y = 4। चारों लाइंस है जिसमें दो पैरेलल हैं, बाकी दो दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर हैं। एक लाइन इसके परपेंडिकुलर हमें चाहिए और इस तरीके से बनाना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन चारों लाइन से बना है उसके इक्वल पार्टीशन हो जाए, यानी इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाए। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी लाइन जो उस रेक्टेंगल के सेंटर से पास होती है, कोई भी लाइन जो उस रेक्टेंगल के सेंटर से पास होगी, सेंटर से मतलब ये है कि जो उसके डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो लाइन कैसी भी हो वो उस रेक्टेंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यस, तो ये कॉन्सेप्ट पता है तो बात बन जाएगी। मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई भी रेक्टेंगल हो, कोई भी रेक्टेंगल हो, अगर हम उसके सेंटर से पास करा दें किसी लाइन को, तो वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है।
irrespective of their slope. If any line passing through the point of intersection of diagonal बोलते हैं या center of rectangle बोलते हैं, इससे पास हो गई है तो एरिया वाइज ये रेक्टेंगल के दो इक्वल पार्टीशन हो जाते हैं। आप चाहें तो ये स्टेटमेंट बता दें, क्वेश्चन हो जाएगा, और पहले मैं इसको प्रूव कर देता हूँ कि हाँ ये वाली बात सही है या नहीं है। ओरिजिनल एरिया इसको सबसे पहले फटाफट से, तो ये 0 0 आता है, यहाँ वाला पॉइंट हमने ले लिया a,0 है, ये b पॉइंट है, विड्थ हाइट इसकी b ले लेते हैं तो a,b है, और ये c है 0,0, और ये जो पॉइंट है ना जिसकी बात कर रहे हैं, लेट्स कॉल इट एज एन m, a/2 b/2, ठीक है। हाइट b है तो आधी हाइट होगी, x कोऑर्डिनेट a है तो हाफ यहाँ पर होगा। ये जो लाइन है इसका स्लोप हमने m मान लिया, तो लाइन आएगी y माइनस b/2 m टाइम्स x माइनस a/2। ये लाइन आ गया। तो मैं कह रहा हूं कि इस रेक्टेंगल के सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन हो वो इस रेक्टेंगल के इक्वल पार्टीशन कर देंगे। लेट्स वी आर प्रूविंग इट कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। चलिए यहाँ पर हमने अब यहाँ पर दो पॉइंट्स अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज p, दिस इज q। ये लाइन के लिए p पॉइंट कैसे निकल के आएगा, आपको y कोऑर्डिनेट 0 रखना होगा, तो आपके पास से डेटा बनेगा a/2 माइनस b/2m, 0 आता है। q पॉइंट के लिए क्या होगा, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी आप देख लीजिए, y इक्वल टू कांस्टेंट है, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू b रखेंगे तो ये b माइनस b/2 आपके पास से बनेगा b/2m प्लस a/2, 0, ठीक है। अब यहाँ पर इस एक सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि टोटल एरिया कितना है रेक्टेंगल का, a और b है, तो टोटल एरिया इस AB हाफ होगा AB/2। तो ये अगर आप गौर से देखें तो OPQC क्या है, दिस इज ट्रेपेजियम। ये एक आपके पास से ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया आपको पता होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स आपके पास OP है और CQ है, और हाइट कितनी है ये आपके पास आ जाएगी, दैट इज OC। तो ये आता है 1/2, OP लेंथ कितनी बनेगी, ये एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा a/2 माइनस b/2m प्लस CQ बताइए, C कोऑर्डिनेट है आपके पास है कितना, 0,b, इट इज 0,b, हाइट दोनों की सेम रहेगी, C कोऑर्डिनेट इज 0,b, और Q कोऑर्डिनेट का भी B कोऑर्डिनेट से, देखो कैसे गलत लिख रहा हूं, देखिए तो b y भी किसी दोनों किस पर है, y इक्वल टू b पर है, तो दोनों के y कोऑर्डिनेट ही सेम आएंगे, b और b। तो ये जो डिफरेंस निकाला जाएगा इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा, x कोऑर्डिनेट है आपके पास से ये डेटा जो है b/2m प्लस a/2। हमें नहीं पता इस लाइन का स्लोप क्या है, लेकिन अगर ये उसके सेंटर से पास हो गई है तो हम ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि इस रेक्टेंगल के दो इक्वल पार्टीशन हो जाएंगे। जी बिल्कुल हो गए हैं, देखिए b/2m gets cancelled out by b/qm, और bc की लेंथ बता दीजिए, oc की लेंथ बता दीजिए, इट इज हाइट b। ये दोनों कैंसिल हो गए जो m पर डिपेंडेंट थे। नाउ a/2 इज a। ये देखिए टोटल रेक्टेंगल का हाफ आ गया है, टोटल रेक्टेंगल का एरिया है AB, हाफ हो गया है। तो कॉन्सेप्ट ये था कि इन चारों से जो रेक्टेंगल बन रहा है, चारों से रेक्टेंगल बन गया है। ये है आपके पास x इक्वल टू 0, ये है लाइन x इक्वल टू 3, this line is y is equal to 4, this point is 3,3, 3,4। तो ये है वो पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं m। So m point is coming as 3/2, 2। तो ऐसी लाइन जो इनको इक्वल पार्टीशन में डिवाइड करेगी एरिया वाइज, वो इस पॉइंट से जरूर पास होगी। एक और खास बात बताई है, वो लाइन इसके परपेंडिकुलर है। आप मुझे बताइए जो 3x प्लस y प्लस यहाँ डेटा लिखा है, इसका स्लोप कितना है, -3। तो इसके परपेंडिकुलर स्लोप का लाइन का स्लोप कितना होगा, 1/3, m1 m2 -1। और वह रिक्वायर्ड लाइन इस पॉइंट से पास अगर हो जाए तो बात बन जाएगी। सो लेट्स राइट द रिक्वायर्ड लाइन, y-2 इज इक्वल टू 1/3 x - 3/2। ठीक है, तो आज के बाद से ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, वापस से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा आ जाएंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये इक्वेशन हम लिख देंगे। आपके पास से आता है 3y - 6 इज इक्वल टू x - 3/2। So I am having x minus 3/2 डेटा, आराम से यहाँ पर लिखिए, और यहाँ पे इधर ये 6 बनेगा तो 6 will be, और 12 बनेगा, 12 is 9/2। This looks as an equation जिसकी हम बात कर रहे हैं।
अब इसकी डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट के साथ। सो नाउ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है एक पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पॉइंट हमारे पास पता है 1/2 है -3 और y कोऑर्डिनेट इज 5 -5 प्लस 9/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 9। सो 1/2 कोमा -5 x की जगह रख देंगे दोनों जगह। तो 1/2 है 9/2 विल कम एज 5 और ये 15 आपके पास है 20/√10। ये डेटा मेरे पास आता है। ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं कि दिस इज 200 400 आ जाएगा आपके पास से, या 20 को आप लिख लीजिए 2 टाइम्स √10। √10 कैंसिल होगा, 2 अलग है, 2 into 10 upon √10. So the final answer we can write it as 2√10. This is our final answer. तो क्या स्टेटमेंट है, कोई रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके अगर हम सेंटर से पास होने वाली लाइन बनाएं इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्लोप, मैंने प्रूव करके दिखा दिया, इसका एरिया इक्वल आता है हाफ ऑफ ए बी। अब से स्टेटमेंट जिनको याद होगा तो ऐसे सवाल डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। सो गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल था जो जेई के अंदर पूछा गया। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जेई के अंदर पूछा है मेंस के अंदर 23 जन 2026 और शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। ए दिया है 1,2, सी दिया है -3, -6 with the two diagonally opposite vertices of a rhombus whose sides AB and BC are parallel to this line and B और DB हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, the two vertices of this rhombus है। तो अगर हम थोड़ा सा इसका प्लॉट करके देखें, पोजीशनिंग इनके बारे में स्टडी करें। सो ए पॉइंट इज 1,2, इट्स अ बी पॉइंट, द कोऑर्डिनेट इज अल्फा, बीटा, and C point is -3, -6, two diagonally opposite vertices A and C rhombus. There is a D point also which is gamma, delta. फिर बोला है कि साइड AB, AD and BC these two are parallel to the some other line। कौन सी लाइन है वो? This line 7x minus y is equal to 14. So these three are parallel. Okay. Till now information is done। ये दोनों वर्टिसेस बता दिए, सबका सम हमें निकालना है। देखिए जो रोम्बस हो या फिर अपने पास पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, सभी के अंदर एक बात खास है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं ना, दे बाइसेक्ट, ये बाइसेक्ट करते हैं, ये इक्वल होंगे, ये दोनों सेगमेंट भी इक्वल होंगे। सो एम पॉइंट क्या आएगा? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ A and C, and it is also the midpoint of B and D. Midpoint of B and D. तो A and C का midpoint बना दीजिए आप। 1 - 3/2 and 2 - 6/2। यहाँ आपके पास से अल्फा प्लस गामा/2 and बीटा प्लस डेल्टा/2। क्योंकि हमें तो चारों का सम चाहिए, तो इसकी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हमें एज सच नहीं है। इस पैरेलल लाइन के बिना ही हम इस कॉन्सेप्ट को बना के बता सकते हैं। क्या बनेगी बात? कंपैरिजन कीजिएगा तो अल्फा प्लस गामा की वैल्यू -2 आता है। यहाँ पर बीटा प्लस डेल्टा का बनाएंगे डेटा, बीटा प्लस डेल्टा इज -4, 2 से 2 कैंसिल है। और इन चारों को अगर हम ऐड करके देखें, जस्ट ऐड दीज टू इक्वेशन, हमारे पास चारों का समेशन आ जाएगा -2 -4। मॉडुलस अगर हम इसका ट्राई करते हैं, इट इज 6 इसका हम आंसर मार्क करते हैं। सीखने वाली बात यह है, आपके पास अगर ये कॉन्सेप्ट पता हो तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि इन तीनों के पैरेलल है तो आप यहाँ से स्लोप इक्वेट कर करके 7 के बराबर कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यू डोंट नीड दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, उसके बिना ही हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ से आंसर आने के बाद मार्क कर देंगे तो आंसर आ जाएगा C। तो ऐसा होगा कि अगर हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है तो हो सकता है कि हमें जो कंफर्मेशन दे रखी है उसके बिना भी हम क्वेश्चंस को बना पाए। क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो पूछा गया है जेई मेन 2026 में जनवरी अटेम्प्ट के अंदर। A, B and C three vertices are given to us the equation of bisector of angle ABC।
एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस 5 आता है, एंड वी आर इंटरेस्टेड कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला जाए। यहाँ पर हम गए और इसको इस तरीके से शुरू किया। हमें कौन सा एंगल चाहिए, ABC, सो वी आर गोइंग टू पिक दिस एज B, ये A है और यहाँ पर ये C है। एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ से इस तरीके से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा। दिस एंगल इज B/2, दिस एंगल इज B/2, और यहाँ पर आकर ये लेट्स से मीट एट द पॉइंट D। एक तो ये मिड पॉइंट नहीं होगा, तो एंगल बाइसेक्टर इस सेगमेंट को इनके साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। C के सामने वाली साइड ले ली स्मॉल c, A के सामने वाली साइड ले ली हमने स्मॉल a। तो हम सबसे पहले ये लेंथ निकाल लेते हैं कि ये लेंथ कितनी आने वाली है। तो BC लेंथ स्मॉल a है, AB लेंथ स्मॉल c है। B और C के कोऑर्डिनेट हमें पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला फटाफट से बनाया जाए। तो आपके पास है 2 - 7/3 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास है -1 - 4/3 होल स्क्वायर। सो लेट्स कंप्यूट दीज डेटा, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। यहाँ 6 आता है तो फिर यहाँ से 1 आएगा, सो वी आर गेटिंग दिस इज 1/9, और यहाँ 3 है 7 है तो ये 49/9 आता है, विच इज √50/3। ये डेटा बना। स्मॉल c की बात करते हैं, जो AB के बीच में डिस्टेंस होगा, AB 1 - 2 होल स्क्वायर 0 + 1 होल स्क्वायर, √2 आपके पास है डेटा बनता है, और ये शायद और थोड़ा देखेंगे आप तो 5√2/3 लिखा हुआ है। ये जो D पॉइंट है ना, ये C/A रेशियो में डिवाइड करेगा इसको। A के कोऑर्डिनेट है 1, 0, C के कोऑर्डिनेट है 7/3, 4/3, और ये रेशियो हम निकाल लेते हैं। C is √2 and this is 5√2/3। अब ये √2 तो हटा दीजिए, तो पता चलता है कि रेशियो 3:5 है। कितना है, 3:5। तो लेट्स कैलकुलेट दिस पॉइंट D। सेक्शन फॉर्मूला तैयार है, इसीलिए मैंने B को ऊपर लिया ताकि हम सीधा यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगा सकें। So we are getting 3 × 7/3 plus 5 × 1 upon 3 plus 5, 4/3 × 3 plus 5 इधर आएगा 0 बनेगा, and 3 plus 5। डेटा बनाते हैं। 7 + 5 is 12, it is 12/8, और यहाँ पे आपके पास 4/8 आता है। क्या कोऑर्डिनेट है इसके, ये 3/2, 1/2 D के कोऑर्डिनेट आते हैं। वी आर इंटरेस्टेड कि इक्वेशन BC की लिखी जाए। अब भाई पूरा इक्वेशन अगर कॉन्सेप्ट आने के बाद है तो एग्जाम में लड़ाई एक टाइम की भी चल रही है, जल्दी सॉल्व करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए जल्दी सॉल्व करना है। B के कोऑर्डिनेट है 2, -1, और D आ चुका है 3/2, 1/2। सो y - y1 -1 - 1/2 and 2 - 3/2, and it is x - 2। स्लोप थोड़ा सा देखना है, स्लोप कितना आता है, -1 - 1/2 इस -3/2, और ये 1/2 भी आपके पास से बनेगा। -3 x + 6 आपके पास डेटा है। सो वी आर हैविंग 3x + y = 5। ये है डेटा। कंपैरिजन करना है इसके साथ अल्फा x + बीटा y, और सामने कांस्टेंट की वैल्यू सेम है। कांस्टेंट की वैल्यू सेम है तो रेशियो लेने की जरूरत नहीं, सीधा इक्वेट हो जाएगा। आपके पास डेटा बना, अल्फा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू 1 है। चेक करें, ठीक चल रहा है। अल्फा x + बीटा y = 5 है, सीधा सीधा। तो अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू 1 है। वी आर इंटरेस्टेड कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनाया जाए। द आंसर इज 10। द आंसर इज 10। 10 इसका आंसर हम यहाँ से मार्क कर देंगे। ठीक है, गुड क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है जो पूछा गया था 24 Jan 2026 शिफ्ट सेकंड के अंदर पूछा है। Let the angles made with the positive x-axis of two straight lines drawn from the point P and meeting the other line at a distance of √2/3 from the point P and θ1, θ2. Find the value of θ1, θ2. ये जो एंगल है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ है। इतनी लाइन समझ में आई, मतलब यही स्लोप होता है। अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल लाइन का पूछा जाए तो वो स्लोप है, और जिस पॉइंट के अबाउट बात होती है उसी पॉइंट से डिस्टेंस पूछी जाती है। तो फिर से पढ़ते हैं। लेट द एंगल्स मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाय टू स्ट्रेट लाइंस। कितनी स्ट्रेट लाइन है? दो स्ट्रेट लाइन है
ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट P 2,3 से आपके पास से दो लाइन ड्रॉ की गई है जिनके एक्स एक्सिस के साथ एंगल θ1 θ2 है। जो एक और लाइन है x + y = 6 को मिलती है एट अ डिस्टेंस ऑफ √2/3 फ्रॉम द पॉइंट P। ठीक है, पैरामेट्रिक के हिसाब से अगर हम देखें, हमारे पास पर्टिकुलरली एक पॉइंट है P और एक लाइन है आपके पास जो इधर आके कट कर रहा है x + y = 6। अभी के लिए भी मानते हैं कि इसका x एक्सिस के साथ एंगल थीटा है। θ1 θ2 ऐसा हो रहा है कि जब ये सॉल्व करके देखा होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ऐसी दो लाइंस आ रही होंगी। एक वैल्यू को θ1 बोला गया है, दूसरे वाले वैल्यू को θ2 बोला है। तो पैरामेट्रिक के हिसाब से अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हमें दिए हैं 2,3, ये गिवन लाइन है L1 एंड दिस लाइन इज L, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो L लाइन की इक्वेशन लिखी जाएगी x - x1 cos θ और y - y1 sin θ, और ये इज इक्वल टू R आता है। जो P पॉइंट है और दोनों जहां मुलाकात कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम दिस एज Q। तो ये जो Q पॉइंट है ये L लाइन पर भी होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं 2 + R cos θ एंड इट इज 3 + R sin θ। आगे जाके पता चला कि P और Q की जो डिस्टेंस हमें दे रखी है, दिस डिस्टेंस इज नोन टू अस एंड इट इज द वैल्यू ऑफ 2/3। जब ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, एक θ1 है, दूसरा θ2 है। तो यहां से अगर हम PQ डिस्टेंस बनाना शुरू करें, तो PQ डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल में ये R ही है। आप यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देखेंगे तो भी आ जाएगा। और आपको अगर पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आता है तो जो पॉइंट जिसके रिलेटिवली हमें देखते हैं वही डिस्टेंस बन जाती है। तो यहाँ से अगर हम PQ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देखोगे तो R बन जाएगा आपके पास से, और R के बारे में हम बात करेंगे तो दिस इज गिवन एज हाउ मच, √2/3। अब ये जो Q पॉइंट है ये किस पे लाई करेगा, इस वाली लाइन पर, क्योंकि R की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग प्लस और माइनस दोनों पॉसिबल है। ये R की जो वैल्यूज है प्लस और माइनस दोनों पॉसिबल है, ये इस साइड भी हो सकता है, उस साइड भी हो सकता है। ठीक है, अब ये पॉइंट Q इस पर लाई करेगा तो आपके लिए चाहिए 2 + R cos θ। हम बोलना चाहते हैं कि Q लाइज ऑन लाइन दिया है x + y = 6, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर आप डेटा बनाएंगे 3 + R sin θ = 6। R कॉमन है, अपने पास cos θ है, sin θ है। डेटा आपके पास है, यहाँ से 5 है, 1 बचेगा। अब R की दोनों वैल्यूज है तो हमने यहाँ पर कर दिया R², क्योंकि सिर्फ डिस्टेंस गिवन है 2 cos θ sin θ and it is given as 1। R का आप स्क्वायर कर रहे हैं तो 2/3 बनता है, it is 1 + sin 2θ which is given as 1। 1 + sin 2θ डेटा आपके पास से आता है ये 3/2, कितना होना 3/2। तो आप 1 हटाएंगे तो डेटा आपके पास और आ जाता है, sin 2θ की वैल्यू है हाफ। स्लोप का जो एंगल होता है वो आपको पता है किसके बीच में होता है, 0 से π के बीच में। तो 2θ के हमारे पास दो वैल्यूज आने वाले हैं, एक आएगी 30 डिग्री और दूसरा है आपके पास है 150 डिग्री, π/6 एंड 5π/6। तो थीटा अपने पास यहाँ से बनकर आया, एक है 15 डिग्री और दूसरा है आपके पास है 75 डिग्री। दिस इज द थीटा। θ1 θ2 है, द वैल्यूज ऑफ θ1 इज 15 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ θ2 इज 75 डिग्री। अब कोई कुछ भी हो सकता है कि पहला वाला θ2 हो, दूसरा वाला ये हो, पूछा क्या है वो इंपॉर्टेंट है, सम पूछा है, irrespective of other cases also। अगर हम दोनों को ऐड करके निकालेंगे तो हमारे पास है 15 + 75, the final answer is coming as 90 degree। We are going to mark 90 degree as the final answer। So good question, एग्जाम में पैरामेट्रिक के ऊपर कम सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ पूछा गया है। So अच्छा जज करने का अच्छा तरीका है कि कौन से स्टूडेंट से स्ट्रेट लाइन चैप्टर को डिटेल में अच्छे से पढ़ा हुआ है। So this is the nice question to ask, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसकी तैयारी कीजिए, अब से अच्छे से पढ़िए इसको। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जेईई में 2026 का अंदर पूछा गया। ABC is an equilateral triangle with orthocenter is at origin and BC का इक्वेशन हमें पता है x + 2√2 y = 4, then coordinates of vertex A and greatest integer less than or equal to मॉडुलस के साथ साथ यहाँ पर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इक्वेशन पूछा गया। देखो ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑर्थो सेंटर है,
तो अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो तो ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड सब कॉन्साइड करते हैं। तो पहले उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को बनाकर देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। सो लेट्स कॉल दिस एज एन ए, आपके पास से जो है अल्फा कोमा बीटा, यहाँ बी है और यहाँ पर है सी। परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर है, ये ऑर्थो सेंटर है या सेंट्रोइड है, जो आप लिखना चाहो, 0 0 है। ये 2:1 रेशियो के अंदर रहते हैं, ठीक है। लेट्स कॉल दिस एज एन एम। ये आपके पास से x प्लस 2√2 टाइम्स y इज इक्वल टू 4 है। रेशियो अगर हमें पता है तो सबसे बढ़िया बात ये होगी कि हम m के कोऑर्डिनेट निकाल दें, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। m क्या है? इट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो फॉर्मूला आएगा x माइनस x1। इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, x प्लस 2√2 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1 अपॉन 2√2 नेगेटिव 0 प्लस 0 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8। वी आर हैविंग 4/9। x का कोऑर्डिनेट आपके पास है 4/9 आता है, y का वैल्यू आपके पास है 2√2/9 आता है, m के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 4/9 एंड 8√2/9। अब हमें a पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। वी नो द वैल्यू ऑफ a की कोऑर्डिनेट ये अल्फा एंड बीटा है, यहाँ ओरिजिन है और ये m पॉइंट अपने पास से आया है 4/9 2√2/9 आपके पास। इट इज इन 2:1 रेशियो, ठीक है। तो आपके पास से सेक्शन फॉर्मूला, ओरिजिन जो है 0 0 पर है, so it comes as an 8/9 plus alpha by 3 and it is 4√2/9 plus beta by 3। तो उसको कंपेयर करेंगे तो अल्फा और बीटा दोनों के डेटा हमारे पास से आ जाते हैं। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। एक बार थोड़ा आराम से चेक कर लें, गड़बड़ ना हो। 4/9 है और 8√2/9 है, यहाँ पर 8√2/9 है, ठीक है, ऐसे गलती हो जाती है। 8√2/9 है, वी आर हैविंग 8√2/9, ठीक, 8√2/9। तो अल्फा बीटा दोनों के डेटा आ गए। अब हमें मॉड लेना है अल्फा प्लस 2√2 टाइम्स बीटा। पहले इसका डेटा निकालते हैं, माइनस 8/9, इट इज 16/9। तो चेक कर लें एक बार, कोई गड़बड़ ना हो किसी तरीके का, फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 8√2/9 आपके पास डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। m के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे लिखे, देखो यहाँ गड़बड़ हो गई, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं। एक बार एक डेटा गलत हुआ तो फिर वो गलती की तरफ ही चलता चला जाता है। देखिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8/9, 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 16√2/9 माइनस 16√2/9, जिसका हमें √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 into 2/9, 32 और 8 होता है 40, सो वी आर हैविंग 40/9 माइनस 40/9। सो जो मॉड के बाद आपके पास है 36 होता है 4 पॉइंट, तो आपके पास है 36 से 4 आएगा, फिर वापस से 4.44 चलता जाएगा। लेकिन अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं, इस मॉडुलस का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो दैट डेटा इज कमिंग एज 4 इज द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी मल्टीपल अप्रोचेस हैं जिससे हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं ऐसे हर सवाल के मल्टीपल अप्रोचेस डिस्कस कर सकता हूँ। हो सकता है आपने इससे नहीं सॉल्व किया, किसी और तरीके से किया हो, क्या जो मैं अगला मेथड बताऊं वो ये भी सकता है कि आपने उससे भी सॉल्व नहीं किया, उसके तीसरे मेथड पे जाके फंस गए हो। तो चलिए एक और मेथड इसका हम डिस्कस करते हैं कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका क्या हो सकता है। आंसर हमारा आ गया है, डी इज द आंसर। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड ये है कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले से है, ये ए के कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा बीटा, परपेंडिकुलर यहां से चल रहा है, ये बी है ये सी है। इसकी इक्वेशन है x प्लस 2√2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये ओरिजिन है, यहाँ पर ये m लिया है। लेट्स कॉल दिस एज अ k, तो ये डिस्टेंस आपके पास से 2k बनेगी, और ये जो k डिस्टेंस है ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, अंडर रूट प्लस 1 प्लस 8 आता है, तो वी आर गेटिंग दिस एज 4/3।
ठीक, क्योंकि जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ये डिस्टेंस जैसे नहीं है, ये इज वेरी मच डिपेंडेंट कि एक्चुअल डायग्राम कहाँ है और कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अगर हम इसको एक्चुअली प्लॉट करके देखें तो ये जो लाइन है ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी आपके पास से, x प्लस 2√2y इक्वल टू 4। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से करके डायरेक्ट कोऑर्डिनेट निकाले। पहले हमने 2:1 वाले सेक्शन फॉर्मूला से निकाले थे, अब इसको दूसरे तरीके से करेंगे। देखिएगा ये थर्ड साइड है BC, यहाँ पर इसका ऑर्थो सेंटर है या सर्कम सेंटर है या इन सेंटर है। तो ट्राइंगल अगर बन रहा होगा इक्विलेटरल तो इस तरीके से बन रहा होगा, यानी जो भी BOC की पोजीशन रही हो A यहाँ रहेगा एंड दैट इज द थर्ड क्वाड्रेंट। ये डिसाइड हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो जगह कट कर रही है तो सिमेट्री मेंटेन करते हुए थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब देखिएगा डिस्टेंसेस कैसे हैं। जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये M इधर है और यहाँ ये है, तो ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी है 4/3, तो ये डिस्टेंस आपकी O से A की डिस्टेंस आने वाली है 8/3। डिस्टेंस पता चल गया, बस हमें इसका स्लोप पता चल जाए, वो हमें मालूम है। अगर हमारे पास BC का स्लोप -1/2√2 है, यहां से देखिएगा तो हमारे पास से AM का या OA का स्लोप कितना होगा, इसका दूसरा डेटा बनेगा जो बनेगा 2√2। ये बना आपके पास से tan थीटा। sin थीटा का डेटा अगर हम बनाने जाएं तो बनता 2√2/3 और cos थीटा का डेटा अगर हम बनाने जाएंगे तो वो बनता 1/3। sin थीटा 2√2/3, cos थीटा हमारे पास से 1/√3 हमने थीटा बना दी। sin थीटा भी आ गया है, cos थीटा भी आ गया। पैरामेट्रिक से लिखेंगे OA डिस्टेंस हमें पता है, तो OA की इक्वेशन लिखी जाएगी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, y माइनस y1 अपॉन sin थीटा एंड इज इक्वल टू r। ये जो r डिस्टेंस अगर ये इस साइड जाते तो प्लस में ले जाती, तो हम पीछे की साइड जा रहे हैं तो ये नेगेटिव साइड में लिया जाएगा। सो जो r है इसकी वैल्यू आएगी आपके पास से OA यानी माइनस ऑफ OA -8/3। सो x का कोऑर्डिनेट आपके पास है r/3, y का कोऑर्डिनेट आपके पास है 2√2r/3। तो r है -8/3 -16√2/3, ये अल्फा है और ये बीटा है। हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। पिछले वाले से भी एनालिसिस कर सकते हैं, जो हमने बिना इसके बनाया हमारे पास अल्फा बीटा नेगेटिव ही आ रहे थे, एक्चुअल पोजीशनिंग वैसे ही है। क्या लेंथ वगैरह पूछी जाती तो उससे फर्क नहीं पड़ता, फिर तो हम डायरेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की बात है, कोऑर्डिनेट्स की बात है तो फिर थोड़ा श्योर होना पड़ेगा, या फिर सेक्शन फॉर्मूला चले जाओ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैरामेट्रिक यूज में लेना चाहते हैं तो फिर आपको श्योर होना पड़ेगा कि आप प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है। तो आज यहाँ पर आपको माइनस में लेना था, ये अल्फा और बीटा आ गया। वी आर इंटरेस्टेड कि अल्फा प्लस रूट टाइम्स बीटा का मॉड की वैल्यू निकाली जाए। -8/3 है, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32/3 आता है। एक बार डेटा हम देख लें, बाई 3 ऑलरेडी है और 3 और कर दिया है तो ये 9 आ चुके हैं दोनों साइड। So we are having the same data 40/9 is 4.4। ग्रेटेस्ट इंटीजर आप इसका निकालेंगे आंसर आ जाएगा 4। ये माइट पॉसिबिलिटी कि आपने थर्ड तरीके से इसको सॉल्व किया, ठीक है। पर अभी हम इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पैरामेट्रिक आजकल काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, उसकी सिखा दिया, और दूसरा 2:1 से इसको हमने करके देख लिया। स्मार्ट क्वेश्चन टू सॉल्व मार्क कर लीजिए। ऐसे और ढेर सारे सवाल अगर आप चाहते हैं मैं आपको बताता रहूं तो आप हमेशा कोई पर्टिकुलर सेक्शन भी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन ऑन सर्कल। जो पूछा जा रहा है कि PQ and MN be the two straight line touching the circle at point A and B respectively. O be the center of the circle and AOB angle is pi/3। ये पूछा locus of point of intersection of line PQ and MN कि क्या बनती है बात, आइए देखते हैं। इस सर्कल का सेंटर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि सर्कल का सेंटर कितना है, which is 2,3। It is coming as 2,3 and the radius is coming as 4 plus 9 plus 3 is 12 and 4 is 16। we are getting 4। हो ये रहा है कि एक सर्कल है और हुआ ये है PQ and MN are two straight line touching the circle। अब दो लाइंस हैं जो इन सर्कल को टच करती हैं। PQ मान लिया ये P है
ये Q है और दिया है क्या पॉइंट ऑफ इंटर ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली टचिंग पॉइंट, दे आर ए एंड बी, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर, तो ये लाइन हो गया आपका पी क्यू, दो लाइन है। ऐसे ही आपके पास है एम एन पी है, एम दे इज एन, एम एन एंड पी क्यू दो लाइन है जो सर्कल को टच करती है। कहाँ टच करती है? ए और बी रिस्पेक्टिवली। पी क्यू वाली लाइन ए पर टच करता है एंड एम एन वाला लाइन बी पर टच करता है। ठीक है, पहले वाली दो लाइन क्लियर होगी। O be the center of the circle, so this is the O, center of the circle. AOB is how much? Pi by 3. यहाँ पर सेंटर है और आप इसको ज्वाइन करा दीजिए, ये आपके पास है पाई बाय 3 आता है दिस एंगल। ठीक है, देन द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन PQ एंड MN। ठीक है, PQ और MN जहां पर आकर कट करते हैं, इस पॉइंट का लोकस निकालना है। और कौन सा पॉइंट हमने यूज में नहीं लिया है? PQ AB MN, लेट्स टेक इट एज अ T पॉइंट, जिसका हमें लोकस निकालना, दोनों बार जो कट किया। अब देखिए टोटल एंगल, क्योंकि क्या कोई भी पॉइंट बाहर हो, अगर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो ये एंगल 90 होता है, ये वाला एंगल भी 90 होता है। टोटल एंगल 60 डिग्री दिया है AOB, तो ये इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा, सिमेट्रिक होगा, तो 30 डिग्री यहाँ होगा और 30 डिग्री ही यहाँ पर भी होगा। इस पॉइंट का लोकस निकालना है h, के ये हमें पता है 2,3 है, ये है रेडियस। ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो फिर हमारे पास 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम इस ट्रायंगल को थोड़ा नोटिस करें कि क्या यहां से हम बना सकते हैं। ये एंगल हो गया 90, दिस इज अ T पॉइंट, दिस इज O, दिस इज A, ये R, और ये एंगल है आपके पास से 30 डिग्री। ये 90 है तो ये एंगल आपके पास से हो गया 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो फिर तो आसान सी बात हो गई है। 60 के सामने अगर हम देखें तो R लिखा है, वो परपेंडिकुलर होगा। आई एम राइटिंग sin 60, सो इट इज R परपेंडिकुलर अपॉन 90 के सामने हाइपोटेनस है, दैट इज OT। ये वैल्यू आती है √3/2। कितना आता है? √3/2। OT की वैल्यू 4 है, इट इज 4/OT इज इक्वल टू √3/2। So the value of OT is coming as 8/√3, जिसका हमें लोकस निकालना है। अब देखो चाहते हैं स्टूडेंट गलती करे, O ओरिजिन मान के कुछ ना कुछ लोकस बना दे। O is not origin, O is the center जो है 2,3। डिस्टेंस निकल के आ गया है, T का हमें लोकस निकालना है, वो है 2,3, तो x - 2 होल स्क्वायर y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग हो गया है 8/√3 है, ये हमारे पास से डेटा बनना चाहिए कितना? 64/3 बनना चाहिए। 8 का स्क्वायर 64/3। कैलकुलेशन को थोड़ा संभाल के देखिएगा, बाकी आगे निकलते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ पर है x² + y² - 4x आता है, 6y आता है, 4 है, 9 है, एंड वी आर हैविंग 64। 3 आपके पास कॉमन है, 12x, 18y, यहाँ 9 एंड 4 इज 13, 13 को 3 टाइम्स करते हैं तो 39 बन जाता है, -64 हमने बना दिया। तो ये डेटा है कांस्टेंट। अब हम देख लेते हैं कितना बचेगा। 5 आएगा, 5 यहाँ पर रहेगा तो 2 बचेगा, -25 और आ जाएगा, -25। 4 इज द आंसर। 3x² - 12x - 18y - 25। वी आर गोइंग टू मार्क 4th एज द फाइनल आंसर। ठीक है, डुएबल क्वेश्चन है, बनाया जा सकता है, गुड क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया सवाल डिस्कस करते हैं सर्कल के ऊपर जो पूछा गया है कि P is a point on the circle, Q is a point on the straight line, and x - y + 1 equal to 0 is the perpendicular bisector of PQ. Then 13 times the sum of axis of all such point P. ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा x² + y² is equal to 4। इसके ऊपर एक P पॉइंट है, आप बना सकते हैं 2 cos θ, 2 sin θ। एक पॉइंट लिया जा सकता है इसके ऊपर, कितना? 2 cos θ, 2 sin θ, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले सकते हैं। Q is the point on the line, एक लाइन है आपके पास से 5x + y + 2 equal to 0, और this is line is the perpendicular bisector of PQ. Okay,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ का, यहाँ P है यहाँ Q है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है 90 डिग्री पर रहेगा, मिड पॉइंट से पास होगा, इसकी इक्वेशन हमें गिवन है, ये डेटा आपके पास आ गया। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। P हम अज्यूम कर चुके हैं ये है, Q के बारे में हमें पता करना है, Q इज अ स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, Q किसके ऊपर लाई करता है, Q लाइज ऑन द लाइन 5x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर अल्फा ले लें तो मेरे पास y की वैल्यू -2 -5 अल्फा बन जाएगी। तो Q के कोऑर्डिनेट मेरे पास से इस तरीके से मैं बना सकता हूँ, दिस इज द पॉइंट Q। क्योंकि M पॉइंट यहाँ पर दिया है, ये दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो आप बताइए मिड पॉइंट कैसे बनेगा, 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 एंड 2 sin थीटा एंड ये वाला कोऑर्डिनेट -2 -5 अल्फा बाई 2। ठीक है, ये M पॉइंट आ गया। अब ये M पॉइंट किस पे लाई करेगा, M पॉइंट इस वाली लाइन पे लाई करता है, तो आप सेटिस्फाई करवा दीजिए। फिर 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2, y के साथ माइनस साइन आएगा, चेक करेंगे इसको, 2 sin थीटा -2 -5 अल्फा बाई 2, आपके पास से देयर इज अ +1, सिंप्लीफाई करते हैं। 2 cos थीटा प्लस अल्फा यहां से आता है 2 sin थीटा प्लस 2 प्लस 5 अल्फा एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 का एलसीएम ले लिया सब जगह से, और ये डेटा हमारे पास से बनकर आता है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आइए चेक करते हैं। 2 हमारे पास है, cos थीटा है, माइनस है, sin थीटा है, ये कॉमन बन जाएगा। अल्फा अल्फा आपके पास है 6 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0, ये रिलेशन बन जाएगा। दूसरी बात और देखिए, जो PQ का स्लोप होगा और जो इस लाइन का स्लोप होगा, क्योंकि आपने मिड पॉइंट यहाँ पर सेटिस करवाया, P और Q की पोजिशनिंग अगर ऐसे होती ना तो भी मिड पॉइंट सेटिस्फाई कर जाता, और ये परपेंडिकुलर भी है, ये वाली बात भी अभी हमें लगानी होगी। तो अगर हम देखें तो इस लाइन का स्लोप तो 1 है, देख सकते हैं, तो फिर यहां से हमारे पास PQ का स्लोप पता चल गया, फिर -1 आना चाहिए, PQ का स्लोप -1 आना चाहिए। P और Q दोनों के कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो यहां से आएगा 2 sin थीटा प्लस 2 प्लस 5 अल्फा, 2 sin थीटा प्लस 2 प्लस sin अल्फा, और यहां से 2 cos थीटा माइनस अल्फा। बोला मैंने कुछ भी हो, लिखा सही है, ठीक है, आ जाएगी 2 cos थीटा माइनस अल्फा, मल्टीप्लाई करते हैं, ये डेटा आपके पास है, अल्फा -2 cos थीटा आपके पास है, डेटा बना। सिंप्लीफाई करें, अल्फा का डेटा आप निकाल के देख लीजिए, आपके पास से आता है 4 अल्फा इज इक्वल टू -2 cos थीटा -2 sin थीटा एंड -2, ये डेटा आपके पास आ गया। 4 अल्फा है, -2 cos थीटा -2 sin थीटा -2 आपके पास है, ये डेटा आप वहां चाहे रखना, रख दीजिए, आपके पास हर जगह यहाँ पर फिर थीटा ही थीटा बचेगा, और वही हमें निकालना है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट में यहाँ पर देखिए 2 cos थीटा लिखा हुआ है, तो cos थीटा अगर आ गया तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। यहाँ पर डेटा रखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलिए, तो डेटा बनता है cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये है cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ 3 है, तो आपके पास डेटा बनेगा 3/4 -2 cos थीटा -2 sin थीटा -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सभी जगह से अगर ये 2 के हिसाब से डेटा बनता है तो ये बनेगा माइनस cos थीटा, एक बार डेटा देख ले, माइनस sin थीटा -1/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। 2 कैंसिल हो गया, ये डेटा बना, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या डेटा बन सकता है, तो यहाँ पर फिर ये सिंप्लीफाई होगा पूरे में, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, अगर हम ये डेटा रखेंगे तो माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा -1/2, ठीक है, ये डेटा बना दिया। अब इस 2 से आप इधर चाहें तो एलसीएम ले लीजिए,
सो डेटा बनेगा 2 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 2 से अगर हम डेटा बनाते तो ये डेटा बनता है 2 से 4 आ जाएगा। चलिए बनाइए, cos थीटा sin थीटा के हिसाब से डेटा बनाते हैं तो आपके पास से एक डेटा बचता है माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा। कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, माइनस 5 sin थीटा एंड आपके पास से कांस्टेंट टर्म ढूंढिएगा, माइनस 3 प्लस 4 है दैट इज 1। ये डेटा आपके पास 1 माइनस cos थीटा 5 आपके पास से sin थीटा इज इक्वल टू 0 बन रहा है। सो गाइस ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया है, बनाइएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां से 10 बन जाएगा आपके पास है साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, दो फॉर्मूले लगाए हैं, एक तो साइन 2 थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, और एक फॉर्मूला cos 2 थीटा का भी लगाया है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये डेटा 1 से 1 कैंसिल है और दोनों जगह से अगर आप देखें तो हम 2 साइन थीटा बाई 2 को कॉमन ले सकते हैं। ये डेटा आपके पास बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन है, आपके पास यहां से 5 आता है। दो केस बनते हैं, पहला यह है कि साइन थीटा बाई 2 ही 0 है, और दूसरा केस ये बनता है कि इसकी वैल्यू इतनी बन जाएगी, जिसका मतलब ये निकल के आया कि tan ऑफ थीटा बाई 2 की वैल्यू 5 आएगी। हमें किस बात से मतलब है, 13 टाइम्स द सम ऑफ एब्सिस ऑफ ऑल सच वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू cos थीटा के ऊपर डिपेंड करती है, तो आप यहां पर फॉर्मूला लगाइए, cos थीटा और sin 2 थीटा में क्या फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, आई एम गेटिंग 1। तो पहला वाला जो x कोऑर्डिनेट है आपके पास से वो 2 cos थीटा है, वो यहां से 2 जनरेट हो रहा है। tan थीटा मुझे पता है, मुझे cos थीटा चाहिए जो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस 25 1 प्लस 25 12 बाय 13 आपके पास से बनता है। सेकंड कोऑर्डिनेट मेरे पास से आएगा 2 cos थीटा माइनस 24 बाय 13। ये डेटा आपके पास है, दोनों का आपको सम निकालना है x1 प्लस x2, so 2 minus 24 by 13, 26 minus 24 is 2 by 13। तो 13 टाइम्स अगर आपने इसका सम निकाला, जो बोला गया है कि 13 टाइम्स इनका सम जो आता है that value is coming as 2, that value is coming as 2। और ये 13 कहीं ना कहीं आपको ये सेटिस्फेक्शन देता है कैलकुलेशन ठीक चल रही है, तभी 13 एडजस्ट होके इंटीजर आता है, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास से निकल के आता है 2। सो गुड क्वेश्चन, टाइम टेकिंग है, आपसे एग्जाम में इसमें इन्होंने टाइम ले लिया, उस टाइम के बदले आपको मार्क्स दे दिए। कैलकुलेटिव में हो सकता है स्टूडेंट्स इसको एग्जाम में आधा करके छोड़कर आ जाए, ऐसा एग्जाम में हमेशा हमारे साथ होता है कि कुछ क्वेश्चन कुछ सेक्शन आधे आधे हैं, आंसर तक नहीं पहुंचे हैं, आंसर तक पहुंचोगे मार्क्स तक नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जेईई मेन 2026 में जनवरी 22 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। Set values of r for which these circle intersect at two distinct points in the interval alpha and beta। सर्कल्स अगर दो पॉइंट्स पर कट करते हैं तो ये सिचुएशन रहती है कि ये है सेंटर C1, ये है सेंटर C2। फर्स्ट वाले का सेंटर तो -1, -4 आ जाएगा, और इसका जो R1 है वो आपके पास है R रहेगा। रही बात सेकंड वाले सर्कल की, तो इसको हमें रीअरेंज करके लिखना होगा, जो बनेगा x - 2 होल स्क्वायर एंड y - 1 होल स्क्वायर। डेटा देखिए 4 और 1 5 आता है आपके पास से, और यहाँ पर 5 ऐड किया 5 माइनस किया तो 9 बनेगा, दिस बिकम 3 स्क्वायर। सेकंड वाला सर्कल का सेंटर है 2, 1 एंड द रेडियस इज 3। ठीक, अब आप बताइए कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसके लिए क्या करना होगा, C1 C2 की जो वैल्यू है ये R1 प्लस R2 से सम से बराबर आएगी,
और ये ग्रेटर होगा R1 माइनस R2 से। तो ये कंडीशन होती है व्हेन सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। ये डेटा यहाँ से बना देंगे तो बात बनती है R माइनस 3, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आप निकाल दीजिए C1 C2। सो -1 -2 आपके पास है, स्क्वायर बन जाएगा, -4 -1 का भी होल स्क्वायर आपके पास है। तो वी आर गेटिंग दिस एज 9 और ये 25 है, वी आर हैविंग दिस एज √34। सो √34 आपके पास से डेटा बनेगा, रेडियस आपके पास से R+3 है। यहां से आप कंप्यूट करेंगे तो आपके पास डेटा आता है, R की वैल्यू है √34 - 3, कंडीशन नंबर 1। इसको सॉल्व करेंगे, R - 3 √34 एंड इट इज ग्रेटर देन -√34। ठीक, इसको सॉल्व किया हमने, इस मॉडुलस वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि मॉड इज लेसर देन a, देन मॉड इसके नंबर वाला डेटा -a से a के बीच में आ जाता है। सो वी आर हैविंग दिस डेटा और ये यहाँ पर 3 - √34। अब ये तो क्वांटिटी ही नेगेटिव है, ये तो अंडरस्टूड है कि मॉड इससे तो ज्यादा ही होगा। कंडीशन नंबर 2, दोनों जरूरी है तो दोनों का हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर √34 - 3 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है और वो अगला वाला जो नंबर है 3 + √34 से कम होगा। तो R का नंबर हमारे पास से आ चुका है √34 - 3 से ग्रेटर एंड 3 + √34। दिस इज द फाइनल नंबर व्हिच वी आर गेटिंग। एक अल्फा है और एक बीटा है, यही इंटरवल दिया गया है। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करना चाहिए, तो टच वाले केसेस नहीं आएंगे कि इंटरनली टच कर रहे हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इसलिए इक्वलिटी कहीं पर भी होल्ड नहीं होगी। अल्फा बीटा चाहिए दोनों का प्रोडक्ट, तो ये आपके पास है √34 - 3 मल्टीप्लाई में आपके पास से आएगा √34 + 3, इट इज 34 - 9। द फाइनल आंसर आई एम गेटिंग दिस एज 25। तो 25 हम इसका आंसर मार्क कर देंगे ए। तो फर्स्ट इसका आंसर मार्क हो जाएगा। फेयरली सिंपल क्वेश्चन, बहुत स्टैंडर्ड है, दो सर्कल्स के बीच में कंडीशंस निकालना, ऐसे मार्क्स एग्जाम में नहीं छोड़ने। सर्कल का क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे लिखा गया है लेट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 पास थ्रू द ओरिजिन O, पॉइंट A इज -√3 टाइम्स A 0 एंड 0, -√2 टाइम्स B। ये x एक्सिस पर है, ये y एक्सिस पर है और वो ओरिजिन है। थोड़ा सा प्लॉटिंग करके देखते हैं कि कहां पर क्या बन रहा है। A और B अगर हम रियल ले लें, पॉजिटिव नंबर लेते हैं, तो A इस नेगेटिव साइड पर आएगा, B भी यहाँ पर रहेगा और ओरिजिन O यहाँ रहेगा। सर्कल अगर हम बनाएं कि इनसे सर्कल पास होता है, तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल 90 है। तो सर्कल की एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी कोड अगर आपके पास सेंटर से पास हो जाती है तो उसका सरकमफेरेंस पर एंगल 90 डिग्री बनता है। ऑल दीज एंगल्स आर राइट एंगल, तो ये आपका उसके सेंटर बन जाता है, तो ये जो है उसका डायमीटर बन जाएगा। तो सर्कल के लिए दिस इज गोइंग टू बी द डायमीटर। ठीक है, ये डायमीटर बन जाएगा। रेडियस 4 दिया है, तो मतलब आपके पास से AB की जो लेंथ आएगी ना, वो ये R होगा तो ये भी R होगा, ये 2R बनेगा, यानी ये 8 बन जाएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकाल देते हैं, तो ये बनेगा 3A² + 2B² = 64। दिस इज द कंडीशन नंबर 1, ध्यान रखेंगे। फिर पूछा A और B का प्रोडक्ट 0 नहीं है एंड देन द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल OAB। OAB का सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड के h, k हमने मान लिया। ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट 0 है, -√3 टाइम्स a है और अगले वाले का भी 0 है। तो 0 है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, -√2 टाइम्स b/3। चलिए बनाते हैं। h की वैल्यू आपके पास से a/√3 आता है, k का वैल्यू आपके पास से -2/3 b बनता है। So value of A is coming as -√3 times h and the value of B is coming as 3k/√2। ऐसा डेटा हमारे पास से बनता है। ठीक है, एक रिलेशन हमारे पास है जिससे हम लोकस निकालना चाहते हैं। A और B की ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो नाउ फ्रॉम कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 से हम देखें, A का डेटा आप रखोगे, 3 ऑलरेडी है, यहां से डेटा आपके पास है 3h का स्क्वायर आता है, ये यहां से डेटा आपके पास है 9²/2 बनता है और ये 64 है। 9 हमारे पास कॉमन है,
h square plus k square beta is 64। बीटा बनाएंगे, आगे चलेंगे तो ये 64 को हम 8/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको सर्कल ऑफ रेडियस निकाल के दिखाना है, तो सर्कल ऑफ रेडियस जो लोकस आया है इट इज 8/3। सी ऑप्शन या कहें तो थर्ड वाला ऑप्शन हम इसके अंदर मार्क कर देंगे। आ गया लोकस। लोकस के लिखते लिखते हमको लास्ट में क्या करना होता है, h को x से और k जो होता है उसको y से रिप्लेस कर देते हैं। सो वी आर मार्किंग हियर 8/3 एज द फाइनल आंसर। ठीक है, गुड क्वेश्चन। सर्कल की से आप फ्रेंडली हैं तो ऐसे सवाल आप आराम से कर लेंगे, लेकिन आप सोचेंगे सिर्फ मैं थ्योरी पढ़ के डायरेक्ट एग्जाम में सवाल बना दूंगा, ये बहुत रेयर, मतलब बहुत कम चांसेस इस बात के होते हैं। अगर हुआ भी होगा एग्जाम में तो टाइम बहुत ले लेगा, तो वो किसी और क्वेश्चन का टाइम आपका खा जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि आप इनकी अच्छी खासी एडवोकेट क्या कहेंगे कि सफिशिएंट प्रैक्टिस कीजिए, ताकि हमारी एक स्पीड रहे, उसके अंदर थॉट प्रोसेस क्लियर रहे कि किससे आंसर आएगा, और कैलकुलेशन अगर हमने सही से मेंटेन कर दी तो जल्दी हमारे आंसर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो सर्कल पे पूछा गया है, y equal to x with the equation of chord of the circle C1 in the closed half plane। ये लाइन थोड़ी समझनी है। in the closed half plane x greater than or equal to 0। ये हमारे पास xy प्लेन होता है, यहाँ x है यहाँ y है, ये लाइन होती है x इक्वल टू 0। ये वो रीजन है जहां पर x नेगेटिव आता है, सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वो रीजन है जब x पॉजिटिव आता है। हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की बात बोली गई है, यानी कि y एक्सिस को इंक्लूड करना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ देखिए y इक्वल टू x भी एक लाइन यहाँ पर कहीं ना कहीं बनने वाली है, उसका भी ध्यान रखेंगे। C1 एक सर्कल है जिसके डायमीटर 10 है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से ये पास होती है। अब देखो ओरिजिन से पास होने वाला कोई सर्कल अगर हम बनाए तो एक सर्कल ये बन सकता है, लेकिन इससे क्या होगा, सर्कल इस सेक्शन के इधर भी आ गया है, और इस सर्कल तो किधर है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर ही है। ओरिजिन से पास कराना चाहते हो, अगर मैं इस साइड बनाना चाहूंगा तो यहाँ भी ऐसे हो जाएगा। अगर हम ओरिजिन से पास करवाना चाहते हैं और इसी रीजन में इसको बनाना चाहेंगे, तो फिर कहानी ये बनेगी कि ये इसके इधर बिल्कुल नहीं आएगा, और इसके इधर ये बिल्कुल तभी नहीं बनेगा जब इसका सेंटर यहाँ पे लाई करता होगा, तभी ये पूरा सर्कल हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सेक्शन पे लाई करेगा। इसके डायमीटर 10 है, तो यानी 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर, ये वाला पॉइंट आपके पास है 10,0 है, सेंटर आ गया 5,0, ये है सर्कल नंबर C1। तो C1 की इक्वेशन हमारे पास आ गई, x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू इसका रेडियस यानी 25। बोला गया इसके बाद एक कोड है इसकी, y इक्वल टू x विद द कोड ऑफ दिस। यहां से अगर हम जाके देखें तो इसकी कोड है y इक्वल टू x वाली लाइन पर, ये बनाई है। ये जो लाइन है y इक्वल टू x, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपके पास ये बनता है x स्क्वायर माइनस 10x आता है प्लस 25, y की जगह भी हम x स्क्वायर ही रख देते हैं, ये बोथ गेट्स कैंसिल्ड आउट, x का वैल्यू आपके पास 0 आता है और 5 आता है। क्लियर दिखता है, 0 0 तो है ही सही, और ये वाला पॉइंट हमारे पास निकल के आ गया, दिस इज 5,5। सो द पॉइंट इज 5,5 जहां पर ये मिलते हैं, और एक पॉइंट है ओरिजिन। ठीक है, दो पॉइंट्स पर मुलाकात होती है जब y इक्वल टू x है। पूछा जा रहा C2 विद अनदर सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द गिवन कोड एज डायमीटर। तो C2 के लिए डायमीटर है कौन सी, कॉर्ड ऑफ C1। कॉर्ड ऑफ C1 क्या है, जिसके एंड पॉइंट 0 0 है और दूसरा पॉइंट आया है 5,5। एक पॉइंट आया है 0 0, दूसरा पॉइंट आया 5,5, तो क्या हम C2 की डायमीटर फॉर्म में इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। तो हमारे पास से C2 की इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास से C2 का इक्वेशन आ गया। C2 is another circle described with given chord diameter if the equation of chord of C2 which passes through the point 2, 3। एक जो पॉइंट है 2, 3, अब सवाल आगे जा रहा है, ये आसान सवाल नहीं है, इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। 2, 3 है, इसकी लोकेशन हम इसके हिसाब से देखें तो S1 अगर हम बना के देखेंगे तो ये 4 आएगा, 9 आएगा, 10 आता है, 15 आता है, इससे नेगेटिव, यानी दिस पॉइंट लाइज इनसाइड दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप आगे क्या पूछने वाले हैं, एक सर्कल है जिसमें एक पॉइंट ए है, वहां से अब आप कोड पास करवाने वाले हो, कोड बहुत सारी बनेंगी,
बहुत सारी कोड्स आप इससे बना सकते हैं। पॉइंट ए आपके पास है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ सर्कल C2 which passes through this point A which is at the farthest from the center of C2. सेंटर ऑफ C2 यहाँ पर है कहीं पर, दिस इज द सेंटर ऑफ C2, यहाँ से फार्थेस्ट होनी चाहिए, तो क्या लोकेशन बनेगी, ये इससे पॉइंट ए से आप मैच करवाइए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जो रहेगा वही इससे फार्थेस्ट रहने वाला है। ये सबसे दूरी डिस्टेंस इसी लाइन की रहेगी, क्योंकि अगर मैं इससे इधर पास करता हूँ, टिल्ट करता हूँ, जैसे ये वाली लाइन बनाई, तो देखिए ये इसके पास आ जाएगा, दिस लेंथ इज लेसर, तो क्लोज आ जाएगा। या मैं और इसके इधर ये वाली लाइन बनाता हूँ, ये परपेंडिकुलर अगर मैंने ड्रॉ किया, तो फिर देखिए ये वाला भी लेंथ, ये लेंथ दोनों इस लेंथ से कम है, तो फार्थेस्ट वाली लाइन कोड इसमें से वही बनेगी जब C2 और A को मिलाने वाली लाइन परपेंडिकुलर रहेगी। बाकी सारे केसेस के अंदर पास वाली लाइन बन जाएगी। तो फार्थेस्ट के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि दिस हैज टू बी एट 90 डिग्री। तो जिस पॉइंट से हम बात कर रहे हैं ना, उस पॉइंट को मिला दीजिए और C2 A का इस बीच में एंगल 90 डिग्री जो बनेगा वो इन सब इनफाइनाइट कोड में से, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट कोड पास होती है, ये इनसाइड लाई कर रहा है, और इन सब में से सबसे दूर वाली कोड वो होगी जब सेंटर से जब उसको ज्वाइन करते हैं जिसके बीच में एंगल 90 बनता है। थोड़ा भी अगर मैं टिल्ट करता हूं तो ये देखिए ये डिस्टेंस, क्योंकि पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो फार्थेस्ट ये वाली लाइन है, ठीक है। इसका सेंटर कितना है वो बता दीजिए। इसका सेंटर है 5/2, 5/2, 5/2, 5/2 है, तो हम इसके सेंटर से स्लोप निकालते हैं C2 A का, A हमें पता है, तो 3 माइनस 5/2, सेंटर निकाल लें इसका, इट इज 5/2, 5/2 सेंटर, और यहां से आपके पास बनेगा ये 2 माइनस 5/2, -1 आ रहा है, कितना आ रहा है, -1। तो जो कोड है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये C2A इसी के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप आपके पास से 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या कॉन्सेप्ट बनाना है, दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, M1 M2 -1। सो रिक्वायर्ड कोड जो कि पॉइंट A2, 3 से भी पास करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कोड बनकर बनेगी y माइनस y1, स्लोप हमें पता है 1 है, x माइनस x1। So the data which we are getting is this is the equation। हमें कंपेयर करना है इसका कि ये x प्लस ए वाई प्लस बी के इक्वल आए तो क्या डेटा बने, एक बार मैच कर लूं, ए और बी कहाँ लिखे हैं, a प्लस ए x प्लस ए वाई प्लस बी। तो अगर हम सीधा देखें x से कोफिशिएंट सेम है, सामने 0 है, डायरेक्ट कंपेयर करके आप बात बना सकते हो। ये डेटा है, a माइनस बी कंप्यूट करेंगे तो डेटा बनता है -2, तो -2 को हम यहाँ पर मार्क करेंगे। थर्ड इज द आंसर। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एग्जाम प्रेशर में इसको सॉल्व करना, मल्टीपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिए हैं। कोड वो वाली निकालनी है जो सेंटर से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर, ये कॉन्सेप्ट अकेला एक क्वेश्चन बनता है, इंटरमिक्स किया है, दो सर्कल की इक्वेशंस बना ली, पहले तो यहाँ से सर्कल बनवाया C1, फिर ये y इक्वल टू x वाली लाइन इसको कट करता है, वो पॉइंट निकलवाए, फिर इसको डायमीटर लेके एक और सर्कल, तो मतलब डायमीटर फॉर्म पूछ लिया, ये सर्कल, ये वाला सर्कल डिसाइड करना, ये भी एक अच्छी बात थी इस रीजन के अंदर जो गिवन था, फिर आगे जाके ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व, हेल्दी क्वेश्चन है, अच्छे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, लेकिन अब आप लोग भी सीख गए हैं, आप लोग भी सवाल को बना पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं क्या पूछा गया जेईई में 2026 का क्वेश्चन है, सर्कल के ऊपर बेस्ड है। Let the circle intersect the x-axis at the point A, 0, where A is a positive quantity, and at point B, 0। तो ये तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे निकाल सकते हैं। एक्स एक्सिस की अगर बात की है तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 हम रखेंगे इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आता है, x की वैल्यू हमारे पास है +-2 आता है, तो A पॉइंट जो कि पॉजिटिव वाला होगा वो A पॉइंट होगा, और जो नेगेटिव वाला है वो B पॉइंट बन जाएगा। तो पहली लाइन क्लियर हो गया, A और B दोनों डेटा हमारे पास आ गए। P पॉइंट है 2 cos अल्फा, 2 sin अल्फा, अल्फा 0 से π/2 के बीच में है। हमारे पास एक और पॉइंट है ये देखिए, ये है आपके पास है P पॉइंट, अल्फा के वैल्यू 0 से π/2 है, वही हमारे पास Q पॉइंट भी है जो लिखा गया है 2 cos बीटा, 2 sin बीटा।
डेटा ये कहता है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पाई बाई 2 आती है। तो क्लियर है, अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा को लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस बीटा हम लिख सकते हैं। तो अगर हम ये डेटा यहाँ रखते हैं तो हमारे पास से क्या डेटा बन जाएगा, 2 cos पाई बाई 2 प्लस बीटा कॉमा 2 साइन पाई बाई 2 प्लस बीटा। तो यहाँ से P पॉइंट आपके पास है cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा और ये 2 cos बीटा होगा, दिस इज P। अब आगे क्या चाहते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AQ एंड BP लाइज ऑन। जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है AQ एंड BP का, वो किस पर लाई करता है। AQ और BP की बात कर रहे हैं, ये A है और ये Q है। तो यहाँ से अगर हम AQ की इक्वेशन लिखना चाहें तो वो होगा A माइनस वाई माइनस 0 और Q आपके पास से बनेगा x माइनस 2, दिस इज x माइनस 2। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स लिख लिए हमने। अब यहाँ पर AQ लिखना चाहते हैं तो स्लोप बनेगा 2 साइन बीटा माइनस 0, 2 साइन बीटा माइनस 0 एंड 2 cos बीटा माइनस 2। ये हमने AQ की इक्वेशन यहाँ से बनाने की कोशिश की। क्या हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, थोड़ा देखने वाली बात होगी। तो यहाँ से आप जाएंगे 2 हटा सकते हैं तो डेटा बनता है 2 साइन बीटा बाई 2 cos बीटा बाई 2। cos थीटा है 1 लिखा हुआ है तो मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 लिखूंगा, फिर माइनस 1 भी अपने पास लिखा गया है। हुआ ये है अभी तक यहाँ पर कि AQ की इक्वेशन में ये जो 2 है इसको हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो हुआ क्या होगा, cos बीटा माइनस 1 बचा होगा, यहाँ पर आपके पास से बचा होगा cos बीटा माइनस 1। 2 कैंसिल होने के बाद हाफ एंगल में चेंज कर दिया। सो द वैल्यू ऑफ y कम्स एज, यहाँ से डेटा देखिएगा 1 से 1 कैंसिल है, साइन से साइन चला जाएगा, माइनस कॉट ऑफ बीटा बाई 2, ये डेटा आपके पास से बनता है। ठीक है, दिस इज आवर कंडीशन नंबर 1। और कौन सी लाइन है जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है, दैट लाइन इज BP। चलिए अब हम BP की इक्वेशन लिखते हैं कि BP की इक्वेशन क्या बनेगी। B ये रहा है, P ये लिखा हुआ है, इन दोनों से हम BP बनाना चाहते हैं, दिस इज B एंड दिस इज P। y माइनस 0 एंड इट इज x प्लस 2 BP, ये दोनों पॉइंट से लिखा। अब यहाँ से स्लोप लिखेंगे 2 cos बीटा माइनस 0 एंड माइनस 2 टाइम्स साइन बीटा प्लस 2, ये डेटा भी आपके पास से आता है। 2 cos बीटा माइनस 0 और यहाँ से माइनस 2 साइन बीटा माइनस माइनस प्लस डेटा आपके पास से बना। ठीक है, तो क्या डेटा बनता है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको बिहेव करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 2 से 2 आप हटा दीजिए, दिस इज cos बीटा अपॉन 1 माइनस साइन बीटा, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। अब हमारे पास यहाँ से अगर आप देखें तो cot बीटा बाई 2 पता है और यहाँ पे मेरे पास ये टर्म, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का x y वो मुझे सॉल्व करके लेकर आना है और उसी के लोकस की बात कर रही है, चल रही है। तो यहाँ पर हमें बीटा को एलिमिनेट करने के बारे में सोचना है कि बीटा किस तरीके से एलिमिनेट हो सकता है, ये बात हमें यहाँ पर सोचनी है। यहाँ पर जैसे देखेंगे यार tan बीटा बाई 2 हम बना सकते हैं, इन दोनों को भी अगर हम tan के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें तो फिर ये इजियर रहेगा हमारे लिए इनको आपस में कन्वर्ट करना। tan का फॉर्मूला बना सकते हैं हम कि 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक, और यहाँ पर भी डेटा हमारे पास बन सकता है 2 tan बीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, यानी इस प्रोडक्ट में x प्लस 2 लिखा गया है। 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास से, और ये जो डेटा हमें दिख रहा है ये 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से मेरे पास एक डेटा और आता है, ये 1 माइनस tan बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये डेटा भी अपने पास से आता है। ठीक है, तो और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो अभी इनमें से एक फैक्टर और कैंसिल हो जाएगा। सो डेटा बनकर आता है y इज इक्वल टू, ऊपर बचेगा आपके पास से 1 प्लस tan ऑफ बीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ बीटा बाई 2 इज x प्लस 2 इज x प्लस 2।
ठीक है, यहाँ से डेटा एक फैक्टर कैंसिल हो गया। अब यहाँ से डेटा निकाल दीजिए, अब क्या चाहते हैं वो देखिए। एक और रिलेशन पता है कि y इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ बीटा बाई 2 इज x माइनस 2। क्लियर लिखा है मैंने जी, यही सेम डेटा है। इसको अगर हम यहाँ से tan ऑफ बीटा बाई 2 निकालना चाहे, cot 1 बाय tan बीटा होता है, इट इज 2 माइनस x बाय y। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ बीटा बाई 2। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट इट। So y times 1 minus tan of beta by 2, it is 1 plus tan of beta by 2 multiplied by x plus 2. So let's put this data 1 minus 2 minus x by y. तो आराम से पूरा कहानी हम सिंप्लीफाई करके बना सकते हैं। y से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 2 प्लस एक्स आता है डिवाइडेड बाय y आता है, कैंसिल। ये y बनता है, यहाँ पर x प्लस 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे y है y प्लस x माइनस 2 है, xy बनता है 2x है माइनस एक्स स्क्वायर है, 2y है 4 है माइनस 2x है, y स्क्वायर xy 2y आता है, xy है 2x है माइनस एक्स स्क्वायर है 2y है, 2x से 2x तो कैंसिल हो चुका है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4। xy से xy भी कैंसिल है, डेटा बना दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार डेटा मैच करो, ये डेटा आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4। दैट्स योर फर्स्ट आंसर। पहला वाला आंसर यहाँ से निकल के आ चुका है, तो वी आर गोइंग टू मार्क ए एज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट्स की बात की गई थी। अगर कॉन्सेप्ट की हम बात करें कि इसके ऊपर एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स डिसाइड हो गए, अल्फा बीटा में एक रिलेशन था, एक दूसरे में रख के देख लिया, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें, दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन लिखी। कॉन्सेप्चुअली ट्रिगो का थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन है, फॉर्मूलेज है, बाकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना था। और एक बीटा जो वेरिएबल है उसमें आप चाहो तो बीटा को अल्फा के टर्म्स में लिख के भी सवाल बना सकते थे, कैसे भी आप कर लीजिए। दोनों को सॉल्व किया और आगे जाके बीटा को एलिमिनेट कर दिया, तो जो लूकस आया, जो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की कंडीशन है, वो हमारे पास निकल के आ गई। टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा, उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। सवाल को छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है, डुएबल क्वेश्चन से प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस करोगे तो इन सब सवालों को आप बना सकते हो, और मेहनत करोगे तभी बात बनेगी। ठीक है, पैराबोला का क्वेश्चन है जो जेईई मेन 2026 के अंदर पूछा गया है। वो भी द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एंड क्यू बी एनी पॉइंट ऑन इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉनिक सेक्शन को देखकर वैसे ही डरते हैं, अगर हम सीक्वेंशियली उसको ठीक ठाक लेवल पर तैयार करें तो सवाल आसान ही होता है। जो मैं बोल रहा हूँ टेस्टिमनी ये सवाल है। पढ़िए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है। तो इस चैप्टर से डरे नहीं आप, तैयार करें इसको आप अपनी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ के जाते हैं। अगर आप स्मार्टली खेले, आप इसको प्रिपेयर करके जाइए, तो आप उन सब से काफी आगे पहुंच जाएंगे, उन सभी स्टूडेंट से। तो यहाँ पर क्या है, ओ वर्टेक्स है, वर्टेक्स ये हो गया, क्यू पॉइंट देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, 4ay होता है अगर, तो हम जो पॉइंट अज्यूम करते हैं ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के अंदर 80 स्क्वायर 280 होता है, तो वो यहाँ पलट जाता है, 280 80 स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ a का वैल्यू 1 है क्योंकि सिर्फ 4y लिखा गया है, तो q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2t t स्क्वायर बन जाते हैं, 2t t स्क्वायर। सो q पॉइंट इज एनी पॉइंट ऑन इट। ये q पॉइंट हमने इसके ऊपर बनाया, ये o है, ये q है। अब हुआ क्या है, p पॉइंट डिवाइड्स द oq इंटरनली इन 2:3। दिस इज द पॉइंट p जो इसको 2:3। अब रेशियो में ध्यान रखना पड़ता है कि oq बोला है या qo बोला है। तो यहाँ पर OQ बोला है तो पहला वाला सेगमेंट O के साइड वाला है, फिर इधर 3 साइड है। सो P का ही हमें क्या निकालना है, कॉनिक सेक्शन आएगा C। तो P के कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, मान लिए कि ये H, K है, तो आप अगर देखें तो ये 0, 0 है। Q के कोऑर्डिनेट आपके पास है 2t, t स्क्वायर है,
तो सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, 2 यहाँ पे जाएगा 4t और 3 इधर बनेगा 0 से मल्टीप्लाई एंड इट इज 2 प्लस 3। फिर 2 इधर जाएगा y कोऑर्डिनेट के पास 2t स्क्वायर, फिर यहाँ पर 3 इधर 0 के पास आएगा, इट इज 2 प्लस 3। लोकस के अकॉर्डिंग देखें तो h की वैल्यू आपके पास है 4t/5 आता है, यानी t को हम 5h/4 से रिप्लेस करने की सोच सकते हैं। वहीं जो k की डेटा है, k का वैल्यू है वो बनता है 2t²/5। t का जो डेटा अपने पास लिखा गया है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 5h/4 का होल स्क्वायर, 2/5 25/16 टाइम्स h स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से 5 बनता है, यहाँ से 8 बनता है और ये है h स्क्वायर। 5h² माइनस 8k इक्वल टू 0। ये जो लोकस आया है ये एक पैराबोला है, h की वैल्यू x रहेगी, k की वैल्यू y रहेगी। ठीक है, अब क्या पूछा, ये जो आया है अपने पास है, दिस इज द कॉनिक C। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ C निकालना है जिसका बाइसेक्ट होता है इस इक्वल टू पर। तो ये जो आया है अपने पास से कर्व C, इसकी इक्वेशन है 5x² माइनस 8y इक्वल टू C। कॉर्ड का मिड पॉइंट हमें मालूम है एंड दैट मिड पॉइंट इज 1,2। तो कॉर्ड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट गिवन हो वो इक्वेशन होती है t इक्वल टू s1 के अकॉर्डिंग। t इक्वल टू s1 से उसकी इक्वेशन निकाली जा सकती है, जहां पर x² को x(x1), y को हाफ y प्लस y1 से रिप्लेस करते हैं और s1 के अंदर उस पॉइंट से उसको सेटिस्फाई कर देते हैं। यहाँ पर x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 2 है। तो हमारे पास से 5x आता है, ये y प्लस 2 आता है, 5x1 का स्क्वायर है, यहाँ से आपके पास 16 बनता है, 8 आपके पास से जाएगा, 8 यहाँ से भी जाएगा, माइनस 3 आएगा। आई एम गेटिंग 4x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये डेटा है, तो वी आर गेटिंग दिस है 4th एज द आंसर, 5x माइनस 4y प्लस 3। कैलकुलेशन का ध्यान रखिए। तो इस क्वेश्चन से क्या क्या चेक कर लिया, पॉइंट अज्यूम करना, आप x1 y1 लेके इसको सेटिस्फाई करके भी बना सकते हो, है ना। सेक्शन फॉर्मूला चेक हो गया, उसके बाद लोकस कैसे कंप्यूट करते हैं वो डेटा हो गया, और मिड पॉइंट किसी कोड का अगर पता हो तो कैसे सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सब एक ही कॉन्सेप्ट t इक्वल टू s1 से निकल के आता है। इतने सारे डेटा चेक लिए, छोटे कॉन्सेप्ट मिलकर ही सवाल बनाया है, ऐसा कोई बहुत भारी सवाल नहीं है। अगर आप अच्छे से इसकी तैयारी करते हैं तो सब डुएबल क्वेश्चन है, तो डरिए मत कॉनिक सेक्शन से। क्वेश्चन है पैराबोला का, उसको सॉल्व करते हैं। y² equal to 12x with a parabola with the vertices at origin and p be the point on the parabola and a be the point on x-axis such that angle OPA is 90। सबसे पहले तो पैराबोला किस टाइप का है उसको देखते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये पैराबोला बना, चाहते क्या है, वो एक वर्टेक्स है, P is the point on the parabola, P यहाँ पर कोई पॉइंट है और A be the point on the x-axis, ठीक है, such that OPA is 90। okay, OPA is 90, OPA is 90, ऐसा डेटा, OPA is 90 डिग्री दिया हुआ है। फिर लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल OPA इसका हमें निकालना है। P पॉइंट क्या अज्यूम किया जा सकता है, अगर आप इसको 4AX से कंपेयर करोगे तो A की वैल्यू आपके पास से 3 आती है, कोऑर्डिनेट हम अज्यूम करते हैं 80² 280, तो ये पॉइंट आपके पास से बन रहा होगा 3t² 60। ठीक, ये परपेंडिकुलर है तो सीधा कॉन्सेप्ट यही बनाते हैं। OP का स्लोप क्या होगा, ये 0 0 है, आपके पास डेटा आता है 60 माइनस 0 3t² माइनस 0, 3 से यहाँ 2 आता है, 2/t आपके पास से डेटा बनेगा। जो AP है इसका स्लोप दोनों परपेंडिकुलर है, -t/2 से आपके पास इसका स्लोप आ जाएगा। OP एंड PA आर परपेंडिकुलर, m1 m2 -1। AP की इक्वेशन अगर हम यहाँ पर लिखें, क्योंकि स्लोप हमें पता है, A पॉइंट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से बनेगा y - 2AT, the slope is -t/2 and it is x - 3t²।
x माइनस 3t स्क्वायर y माइनस 6t, ये ऐसा डेटा आपके पास है। 280 मतलब कि 6t है, so y माइनस 6t माइनस t बाई 2 x माइनस 3t स्क्वायर। पॉइंट ए के लिए खास बात क्या होगी, फॉर पॉइंट ए y कोऑर्डिनेट हम 0 कर देंगे, सो माइनस 6t माइनस t बाई 2 x माइनस 3t स्क्वायर। x माइनस 3t स्क्वायर आपके पास है, t से t कैंसिल है, 12 आ जाएगा, इट इज 12 प्लस 3t स्क्वायर। सो द पॉइंट a इज 12 प्लस 3t स्क्वायर कॉमा 0। ये पॉइंट a आपके पास से निकल के आया। अब देखिए o पता है, p पता है, a पता है, ये a है, p पॉइंट आपके पास से है 3t स्क्वायर कॉमा 6t, वो आपके पास से ओरिजिन है। इन तीनों का सेंट्रोइड वो है अपने पास G, तो सेंट्रोइड का लोकस हमें निकालना है, सो वी आर टेकिंग दिस एज h कोमा k। सबका एवरेज आप लीजिएगा तो मेरे पास डेटा बनता है 12 प्लस 6t स्क्वायर बन जाएगा फाइनली बाई 3, और यहां से 0 प्लस 6t बाई 3, सो द वैल्यू ऑफ h इज 4 प्लस 2t स्क्वायर, और ये है 2t। ये आप रखिए, यहां से t का वैल्यू रिप्लेस कीजिए, 4 है 2 है, आपके पास से आता है k बाई 2 का होल स्क्वायर है, डेटा बनाइएगा, k स्क्वायर की वैल्यू आपके पास से 2 टाइम्स आता है h माइनस 4 आता है, ये डेटा। ठीक है, लोकस बना देते हैं। सो द लोकस, द रिक्वायर्ड लोकस, h को x से और k को y से रिप्लेस करते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 4 आता है, y स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 4, जो 2x माइनस 8 के इक्वल होगा। दिस इज द डेटा, आप चेक कर लीजिए क्या डेटा बनेगा। इट इज 2x माइनस 8, ये उस साइड बुलाएंगे तो बनेगा y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। विल मार्क थर्ड ऑप्शन एज द फाइनल आंसर। थर्ड हमारे पास यहाँ से फाइनल आंसर बनकर आ जाएगा। स्मार्ट क्वेश्चन, 90 डिग्री बोला, सिंपल सिंपल से बेसिक बातें अप्लाई की है, नथिंग न्यू। पैराबोला का यूज क्या है इसके अंदर कोई पूछे, बस ये पॉइंट अज्यूम करना, 80 स्क्वायर कमा 280। नहीं भी मानते तो आप x1 y1 मान लो, बाकी इसके अंदर और कोई खास पैराबोला का जैसा कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है, बस बच्चे पैराबोला सोच के भागते रहते हैं। ठीक है, पर डुएबल क्वेश्चंस होते हैं, डरिए मत, मैथमेटिक्स से दोस्ती कीजिए, यही वो सब्जेक्ट है जो आपने क्लास 10th के बाद लिया था। साइंस मैथ्स लूंगा पापा, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको उधर भी कॉमन ही है, ये वो सब्जेक्ट है, डरिए मत, भागिए मत इससे। पैराबोला का एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे क्या पूछा गया है। Let one end of focal chord of parabola is 16, 16 and alpha, beta divides the focal chord internally in the ratio of 5:2, and the minimum value of alpha plus beta के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं। फोकल कोड का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको पता हो तो पैराबोला के अंदर, कि अगर हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास किसी तरीके से, जैसे P पॉइंट यहाँ पर दिया है ना, आई एम टेकिंग दिस पॉइंट A T1 एंड दिस पॉइंट B as B T2। T1 का मतलब ये है कि ये डेटा है A T1 स्क्वायर कॉमा 281 एंड दिस इज A T2 स्क्वायर कॉमा 282। हमारे पास जो पैराबोला है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 16x, इसका मतलब है 4ax। a का वैल्यू 4 आ चुका है, आप इसके हिसाब से बनाएंगे तो ये है 4t1 स्क्वायर कॉमा 8t1, ये वाला डेटा आपके पास से बनेगा 4t2 स्क्वायर कॉमा 8t2। क्योंकि ये एक फोकल कोड है, ये एक फोकल कोड है, तो T1 T2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 आना चाहिए। T1 T2 का प्रोडक्ट आपके पास से -1 आना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास से हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है, दिस पॉइंट इज गिवन एज 16, 16। दिस पॉइंट इज गिवन एज दिस मच, तो आपको पता चल गया कि T1 की वैल्यू 2 है, तो आपके पास से T2 का वैल्यू -1/2 आता है, ये T2 बन गया है। और T2 अगर आपने यहाँ पर रखा तो फिर मेरे पास ये वाला पॉइंट कितना बनेगा वो हम देखते हैं। So this point will come as 1, -4, 1, -4। ठीक है, ये बात बनी।
अब ये जो फोकल कोड हो उसको इंटरनली 5:2 में कौन डिवाइड करता है? P। ये बात हमें बताई जा रही है। सो दिस इज द B पॉइंट एंड दिस इज योर A पॉइंट। अब इस फोकल कोड की बात की जा रही है, अगर यहाँ पर कैच है, फोकल कोड A भी काउंट करे या BA काउंट करे, ये बात नहीं बताई गई है। तो अगर हम यहाँ पर A और B के हिसाब से चलते हैं, जो A वाला पॉइंट है आपके पास विच इज 16,16 और B वाला जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ से वो है 1,-4। P पॉइंट है अल्फा बीटा, इट इज अल्फा कॉमा बीटा। पहला केस ये है कि हम इसको 5:2 में ले लें। सो P पॉइंट इज अल्फा कॉमा 2, तो ये डेटा आपके पास से बनेगा 5 + 32 + 5 + 2 और आप जाएंगे तो -20 + 32/5 + 2 which is 37/7 and it is 12/7। सम ऑफ द रूट बना दीजिए, सम अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स बना दीजिए अल्फा प्लस बीटा। 49/7 आ रहा, जिसकी वैल्यू 7 आती है। ये बनाया हमने केस नंबर 1। दूसरा केस क्या फिजिबल है? जनरली तो ऐसे ही A से B से रिस्पेक्ट में ही 5:2 बनाएंगे, पर यहाँ एक वर्ड लिखा है मिनिमम, तो शायद दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों का ही काउंटिंग करना होगा। तो ये पॉइंट है A आपके पास है 16,16 एंड B पॉइंट इज 1,-4। दिस इज द पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा। फोकल बोर्ड बोला है, टर्मिनोलॉजीज यूटिलाइज नहीं की थी, तो 5:2 अभी A के हिसाब से डिसाइड किया है। यहाँ हम इसको 5 ये वाला पोर्शन लेंगे, 2 ये वाला पोर्शन लेते हैं। इस अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ 2 बनेगा, ये 16 5 आपके पास से 80 आता है, और ये 2 + 5 -8, ये भी 80 है बाय 2 + 5, इट इज 82/7 एंड इट इज 72/7। ये डेटा आपके पास है। हम अगर अल्फा प्लस बीटा बनाएं तो हमारे पास से डेटा बनेगा 7 यहाँ आ जाएगा, इट इज 82 + 72, 154/7 है, 2 से डिवाइड होगा 14 टाइम्स, फिर वापस से 2 बनता है। अब आप बताइए कि मिनिमम क्या है? यहाँ 22 आया है, यहाँ 7 आया है अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा का हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, अल्फा प्लस बीटा मिनिमम वैल्यू, एंड दिस मिनिमम वैल्यू इज आपके पास दोनों का मिनिमम वैल्यू कौन सा है? 7 है। तो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज 7। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तो सिंपल, यहाँ पर फोकल कोड का कॉन्सेप्ट T1 T2 -1 से पॉइंट कोऑर्डिनेट करवा लिए, वहीं पर मार्क्स नहीं देना चाहते और आगे जाना चाहते सेक्शन फॉर्मूला से बनवाया। 2 केसेस हैं, कौन से वाले केस में जो अल्फा प्लस बीटा के मिनिमम वैल्यू देगा वो बात बना देगा। तो आई कंसीडर दिस एज अ गुड क्वेश्चन। आप एग्जाम में इसको बनाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो पैराबोला को देखकर ही छोड़ देते हैं। आप बस डटे रहिए मैदान के अंदर, बाकी सब चीजें आपकी मेहनत और जो आपकी कंसिस्टेंसी उसके ऊपर डिपेंड करेगी, बस ट्राई करते रहिए। बढ़िया क्वेश्चन पैराबोला का है जो जेईई मेन 2026 के अंदर पूछा है कि इफ द कोड जॉइनिंग पॉइंट P1 and P2 ऑन द पैराबोला सबटेंड्स राइट एंगल एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। जो कोड जॉइनिंग है P1 P2 के बारे में बात हो रहा है। चलिए एक बात ड्रॉ करते हैं, क्या कहानी है। सो देयर आर 2 पॉइंट्स, लेट्स से देयर इज अ 1 पॉइंट P1, देयर इज अ 1 पॉइंट P2। ये P1 और P2 है ऑन द पैराबोला सबटेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये ओरिजिन है, वर्टेक्स यहीं पर है ओरिजिन पर। राइट एंगल की बात हो गई है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये कहानी बताई गई। इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। क्योंकि ये राइट एंगल है, आप ही बताइए कि OP1 का स्लोप और OP2 का स्लोप का प्रोडक्ट कितना बनेगा? -1, y1 -0, x1 -0, y2 -0, x2 -0। तो मेरे पास डेटा बन रहा है कि y1 y2 की वैल्यू -x1 x2 में लिख सकता हूं। y1 y2 का प्रोडक्ट -x1 x2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, डेटा हमने बनाया। अब हम और क्या चाहते हैं? हमें ये डेटा निकालना। देख के ऐसा लगता है कहीं 0 0 तो नहीं आ रहा। नहीं, यहाँ पर अगर आप इसमें रख के देखोगे तो ट्वाइस हो जाएगा।
अब ये डेटा कंप्यूट करना 0 1 का भी आंसर नहीं है। एक बात और है, x1 y1 इस कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो आपके पास इक्वेशंस क्या बनेगी? आपके पास इक्वेशन है y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 टाइम्स x1, y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 टाइम्स x2। तो दोनों को प्रोडक्ट कर लेता हूं, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर इज 144 x1 x2 आपके पास से बनता है। ठीक है, y1 y2 की जगह हम क्या रख सकते हैं वो भी देख लीजिए, या x1 x2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस y1 y2 हम लिख सकते हैं। यहाँ है y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, y1 y2 हम कॉमन ले लेंगे और ये डेटा आपके पास आता है। y1 y2 जीरो नहीं हो सकते, वरना कोई एक पॉइंट जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है वो कोइंसाइड कर जाएगा, क्योंकि कोई भी एक जीरो होगा तो इनमें से फिर पॉइंट जीरो बन जाएंगे, फिर कोड नहीं बनेंगे, वर्टेक्स और पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे, तो ये जीरो नहीं हो सकते। आपके पास डेटा आया y1 y2 की वैल्यू आती है 144 और x1 x2 की वैल्यू आती है प्लस 144, क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन है, दोनों में नेगेटिव का डिफरेंस है। जो अब हम जानना चाहते हैं वो समझिए, हम निकालना चाहते हैं x1 x2 माइनस y1 y2 का डेटा। ये 144 आता है, यहां से फिर से 144 आता है, आपके पास डेटा 288 आता है। दिस इज योर फाइनल आंसर, 288 इज योर फाइनल आंसर 1। ये हमारा आंसर बन जाएगा। सेटिस्फाई करना है m1 m2 माइनस 1। अब सोचो जो बच्चे से पैराबोला से डर डर के भाग गए, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है सिर्फ सेटिस्फाई किया है, सॉल्व किया है। यहाँ पे भी आप देखिए सिर्फ m1 m2 माइनस 1 का कॉन्सेप्ट है, कॉनिक सेक्शन पूछा जा रहा है, डर के भाग रहे हैं, सिंपल सी बात पूछी है, तो सेटिस्फाई करना है, सॉल्व करना है। कोई कॉनिक सेक्शन, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं पूछा है, बस जो स्ट्रेट लाइन के सिंपल कॉन्सेप्ट है कर्व के ऊपर सेटिस्फाई करते हैं उसके ऊपर आता है। तो छोड़ दो मत जाइए चैप्टर, पढ़िए, सीखिए, सिखाने के लिए हम है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, पैराबोला के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जेईई में 2026 के अंदर पूछा गया है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कोड थ्रू द ओरिजिन O ऑफ पैराबोला। ठीक है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कोड, कोड है जो ओरिजिन से पास होती है। अब देखिए इस पैराबोला पर ओरिजिन भी लाई करता है, तो कोड अगर ओरिजिन से पास होती है तो वो जो ओरिजिन है ना, वो कोड का एक एक्सट्रीमिटी बन चुका है, एक एंड पॉइंट कोड का ओरिजिन आ चुका है, क्योंकि ओरिजिन पैराबोला पर भी है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो इस तरीके की सिचुएशन है कि एक पॉइंट तो ओरिजिन ही है, यहाँ एक पॉइंट अज्यूम कर लिया कि कुछ और पॉइंट है, पी पॉइंट कहीं और दिया है, सो लेट्स से दिस इज द सम पॉइंट ए। आप 80 स्क्वायर 280 करके पॉइंट अज्यूम करेंगे, हमारे पास a का वैल्यू 1 है, सो a पॉइंट क्लियर हो गया कि ये है t स्क्वायर 2t। इसके मिड पॉइंट का लोकस निकाल रहे हैं हम शायद, है ना। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कोड थ्रू ओरिजिन ऑफ पैराबोला विद द कर्व s। इसके मिड पॉइंट का जो लोकस आएगा वो बनेगा कर्व s। इसको मान लिया ये है h, k। आप बताइए h की वैल्यू क्या बनेगी। ये मिड पॉइंट है, ये है 0 0 0 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर की वैल्यू है 2h। ठीक है, और बना दीजिए एवरेज, k का वैल्यू क्या बनेगा 0 प्लस 2t बाई 2, आपके पास है t का वैल्यू है k, ये हम यहाँ रखेंगे। तो हमारे पास से लोकस आ गया k स्क्वायर इक्वल टू 2h। जब हम लोकस की बात करेंगे h की वैल्यू x आती है और k की वैल्यू y आती है, so we are having y square is equal to 2x। ये आपके पास से कर्व s बन रहा है, ये है आपके पास से कर्व s। Now P is any point on the curve s। ठीक है, P एक कोई पॉइंट है इसके ऊपर, तो आप बताइए इसके ऊपर P पॉइंट लेंगे तो फिर से क्या होगा, वो 80 स्क्वायर 280 ऐसे ले सकते हैं। और अगर इसका कंपैरिजन 4x के साथ करें तो हमारे पास a का वैल्यू हाफ आता है। इस तरीके से P के कोऑर्डिनेट आपके पास से बन गए ये t स्क्वायर t। ठीक है, तो P इज एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व, ये वाली लाइन, पहली दो लाइन डिकोड कर चुके हैं। देन द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच इंटरनली डिवाइड्स OP इन 3:1। समझा रखा है, इंटरनली डिवाइड करवाना है और 3:1 में डिवाइड करवाना है। आइए, यहाँ O है ओरिजिन 0 0, यहाँ P है जो डेटा हम बना चुके हैं, इट इज t स्क्वायर बाई 2 t।
तो एक ही क्वेश्चन में दो लोकस प्रॉब्लम्स को डिस्कस हम कर रहे हैं। अब इसको एक लोकस है पॉइंट का जो एक पॉइंट डिवाइड करता है इंटरनली 3:1, इधर साइड 3 है और इधर साइड 1 है। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज अ बी, जिसका हमें लोकस फिर से निकालना है। सेक्शन फॉर्मूले, लोकस प्रॉब्लम्स, पैराबोला पर पॉइंट अज्यूम करना, इस सब के ऊपर ये डेटा दिख रहा है। तो अगर हम h, k की कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें, सेक्शन फॉर्मूला बनाइए। 3 से डेटा बनेगा 3t² 2 0 3 + 1, 3t 0 3 + 1। तो h की वैल्यू आपके पास से आती है, ये है 3t² 8 आता है, k का वैल्यू आता है 3t/4। तो आपके पास से t का वैल्यू आता है 4k/3, ये t का डेटा है, ये यहाँ रखेंगे। 8h आता है 3 बनेगा आपके पास से 4k/3 का स्क्वायर आता है। 16k² 9 आता है। तो आप यहां से देखते हैं अगर, तो यहां से बनता है 2k² यहाँ 8 कैंसिल कर देंगे, यहाँ 3 आएगा आपके पास से, तो ये 3h आपके पास से बना। लोकस की हम बात करेंगे तो h की वैल्यू x होनी चाहिए, k की वैल्यू y। So we are having 2y² 3x should be the answer. तो ढूंढिए कहां पर है 2y², this is not the answer. सेकंड मुझे आंसर दिख रहा है 2y² 3x, ये दोनों नहीं है। तो सेकंड वाला हम इसका आंसर मार्क कर देंगे। तो आप खुद सोचिए, क्या ये इतना डिफिकल्ट है कि आपसे नहीं हो रहा था? क्या हम इतनी मेहनत करके यहाँ तक नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, अगर आप सोचे तो। मन से पहले ही डर के बैठे रहोगे तो डरिए, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। और ये सवाल जब बनने लग जाएंगे तो एक आंखों में अलग ही चमक आती है, कॉन्फिडेंस ही अलग होता है कि हाँ मैच करेंगे। इग्नोर करते हुए चले जाओगे तो बात नहीं बनेगी। फाइट कीजिए, लड़िए। तो वी आर गेटिंग सेकंड एज द आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पैराबोला के ऊपर, जो जेईई मेन 2026 में पूछा गया है जनवरी अटेम्प्ट के अंदर। एंड equilateral triangle OAB is inscribed in a parabola y square equal to 4x with vertex O and vertex of O at the vertex of parabola. The minimum distance of the circle having AB as the diameter from origin. तो देखने में ऐसा लगता है कि पैराबोला का क्वेश्चन है, आगे जाके सर्कल भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल मत डरिए, इस मिनिमम को भी मत देखिए, सर मिनिमम मैक्सिमम भी पूछ लिया है, पैराबोला भी है, सर्कल भी है। सर्कल अगर क्वेश्चन देखा जाएगा तो कॉन्सेप्चुअल है, आसानी से हो जाएगा। बस कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। जैसे ट्राइंगल भी इन्वॉल्व कर रहे हैं जी, आइए फेस करते हैं, डरिए मत बस सवालों से। आइए यहाँ पर देखा हमने, ये एक पैराबोला है, बनाया पैराबोला, y² 4x है और यहाँ पर हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है जिसका एक वर्टेक्स O है। देखो ये होती है एक्सिस, एक्सिस वो लाइन होती है जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है, यानी आधे ऊपर आधा नीचे। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी भी तीनों साइड्स इक्वल होती है। अगर मैं यहाँ पर एक साइड इधर बनाता हूँ तो जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी भी होगी। और इक्विलेटरल ट्राइंगल भी ऐसा नहीं कि इधर ज्यादा और इधर कम आ जाए, क्योंकि ये पैराबोला इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी इसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा। तो अगर टोटल एंगल इसका 60 है तो यहाँ इसका एंगल 30 बनेगा और यहाँ वाला एंगल भी इसका 30 बनेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर पैराबोला सिमेट्रिक है, इसी एक्सिस के अबाउट ये अपना जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो भी सिमेट्रिक होगा। 30 टोटल एंगल 60 बन गया है। हमें जब आगे बात बनानी है उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स कॉल दिस पॉइंट P एज, ये अगर बना हमारे पास 80² 280, तो जस्ट इसके बिलो होगा यहाँ पर। और ये जो Q पॉइंट है, कौन सा पॉइंट A, दिस इज A पॉइंट, B पॉइंट, इसमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी सिमेट्रिक होगा 30 के साथ। तो इसका भी x कोऑर्डिनेट हमारे पास से सेम आएगा, बस यहाँ पर नेगेटिविटी मेंटेन होगी, y कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव बन जाएगा। क्योंकि पैराबोला y² 4x है तो यहाँ पर a का वैल्यू अपने पास से 1 क्रिएट हो रहा है। a और b के हिसाब से हमने इसको देखा। O इसका वर्टेक्स है, देन द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सर्कल AB एज अ डायमीटर फ्रॉम द सर्कल ओरिजिन। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सर्कल की बात चल रही है। अभी हम इसके बारे में और पैरामीटर्स निकाल लेते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं कि T का पैरामीटर निकाला जाए। इक्विलेटरल ट्राइंगल है
तो ये 30 डिग्री है। अगर मैं यहाँ से tan 30 लिखना चाहूँ तो आप मुझे बताइएगा tan 30 क्या बनेगा। ये हाइट और ये बेस, दिस पॉइंट m विल बिकम एज 80 स्क्वायर कॉमा 0 x कोऑर्डिनेट। तो ये आपके पास से बनेगा tan 30 इज am perpendicular upon base, it is o। am की जो हाइट है इट इज 280 अपॉन जो OM का विड्थ होगा ये बनेगा a बाई टी स्क्वायर। ए से ए चला जाएगा, 2 बाई टी हमारे पास आया, tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3 बनता है। सो वी गॉट द टी एज 2 रूट 3। टी पता चल गया 2 रूट 3 है। अब ए बी को डायमीटर के हिसाब से लेना है। ए के कोऑर्डिनेट आपके पास से आ जाएंगे, ए की वैल्यू 1 है, टी स्क्वायर आप बनाएंगे, इसका स्क्वायर कीजिए 4 इंटू 3 इज 12, 280, इसका डबल कीजिए 4 रूट 3। वहीं पर आपके पास से बी बनेगा 12 कोमा सामने नेगेटिव है 4 रूट 3। ये ए है और ये बी है। ए बी डायमीटर है तो इसका सेंटर निकल सकता है, सेंटर ऑफ सर्कल। ये क्या होगा, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट आप निकाल दीजिए, आपके पास से 12,0 आता है। 12 प्लस 12 बाई 2 12,0। ठीक है, 12,0 आपके पास से आ गया। अब हमारे पास आगे की बात बनानी है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर आ चुका है और रेडियस की बात हम करके देखें तो रेडियस क्या होगा, ये AM इज द रेडियस, दोनों का लेंथ का हाफ यानी 280। सो द रेडियस इज गोइंग टू बी, या तो हम AB का हाफ कर दें या फिर ये जो AM है दिस इज द लेंथ और ये आपके पास से आता है 280 यानी 2t। 2t का मतलब t का वैल्यू निकाल चुके हैं 4 रूट 3। सो नाउ द सर्कल इज x माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। ये सर्कल की पोजीशनिंग है। ओरिजिन से डिस्टेंस की बात की जा रही है, AB एज अ डायमीटर फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन की लोकेशन देखनी पड़ेगी सर्कल के हिसाब से कैसी है। तो अगर हम यहाँ से ओरिजिन की लोकेशन यहाँ से देखें S1 के अकॉर्डिंग, तो ये बनता है 144 प्लस 0 माइनस 16 इंटू 3। जो भी आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, जो भी आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। मतलब ये जो सर्कल है वो यहाँ है और ओरिजिन जो है वो बाहर है, क्योंकि इसका सेंटर एक्स एक्सिस पर ही है, क्योंकि इसका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पर ही है। दिस इज द सेंटर, जो बात हम कर रहे हैं 12,0। आप मुझे बताइए रेडियस कितना है इसका, 4 रूट 3। ये बनेगा 4 रूट 3 दिस साइड, 4 रूट 3 दिस साइड। मिनिमम हमें चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सर्कल हैविंग AB एज डायमीटर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस अलोंग द कॉमन नॉर्मल लाई करता है, वो सर्कल का हर नॉर्मल सेंटर से पास होता है। तो ये वो डिस्टेंस होगी जिसकी मिनिमम बात की जा रही है। और ये कितना बन जाएगा, 12 डिस्टेंस टोटल है, इसमें से 4 रूट 3 हम कॉमन लेंगे, 4 हमारे पास कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास डेटा बनता है 3 माइनस रूट 3। ए इज द आंसर। 4 कॉमन ले लिया, 3 माइनस रूट 3 आपके पास आंसर बनेगा। फर्स्ट को आप मार्क कर देंगे। इट्स अ गुड क्वेश्चन। पैराबोला के ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी बात कर दी है। ये कॉन्सेप्ट सीखना कि इक्वली डिवाइड करेगा, सिमेट्रिक होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, 30 डिग्री से टी निकाल कर लेकर आना, ये अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर। फिर इसके बाद सर्कल की तरफ लेकर चले गए। सर्कल में डायमीटर एंड पॉइंट्स के हिसाब से एनालिसिस करवा लिया। सर्कल के हिसाब से ओरिजिन की लोकेशन देखी कि बाहर है, बाहर है तो फिर मिनिमम डिस्टेंस भी पूछ रहा है। दिस इज अ गुड ब्लेंड ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर आपके पास काफी सारे कॉन्सेप्ट एक ही सवाल के अंदर पूछेंगे। गुड क्वेश्चन। इस सवाल को अच्छा सवाल में बोलूंगा, तो इसको आप बना के चलिए, क्योंकि अब चॉइसेस नहीं आती हैं, सभी क्वेश्चंस हमारे लिए मैंडेटरी होते हैं, मार्क्स गिवन होते हैं। तो कॉन्सेप्ट है भी ऐसा कुछ नहीं, छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस के जो कॉन्सेप्ट है सब मिक्स करके एक सवाल के अंदर पूछे गए। प्रैक्टिस करोगे सब डूएबल क्वेश्चन है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पैराबोला का, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। क्या पूछा गया, एक पैराबोला की इमेज लेनी है लाइन के अबाउट। ठीक है सर, पॉइंट की लाइन के अबाउट इमेज लेना तो हम जानते हैं, एक कर्व की इमेज कैसे लेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, जो कर्व होता है वो भी पॉइंट से मिलकर ही बनता है। अगर हम एक वेरिएबल पॉइंट की इमेज ले लेंगे
तो अल्टीमेटली हमने उस कर्व की इमेज भी ले लिया। यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये जो पैराबोला हमारे पास गिवन है जो है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसके ऊपर अगर हम पॉइंट देखें तो हम अज्यूम करते हैं 80 स्क्वायर 280, तो पॉइंट हम अज्यूम कर सकते हैं 2t स्क्वायर t स्क्वायर। चाहो आप चेक कर लो सेटिस्फाई करता नहीं करता। 4t स्क्वायर यहाँ रखोगे मैच करता है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर पॉइंट अज्यूम करते हैं 80 स्क्वायर 280, यहाँ शफल कर देंगे x और y को, ये डेटा बनेगा। a की वैल्यू भी 1 है। सो दिस इज द वेरिएबल पॉइंट जो इस पैराबोला के ऊपर है। तो हमें इसकी इमेज इस लाइन के अबाउट ले लेनी चाहिए। ठीक, तो चलिए इमेज का फॉर्मूला बताइए। x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, और माइनस आता है 2 बनता है यहाँ के हिसाब से ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट नहीं आता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है आपके पास से इमेज का फॉर्मूला। किस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहते हैं? 2t। लाइन ये है, a की वैल्यू 1 माइनस 1, इससे सेटिस्फाई करेंगे 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया है। ये डेटा आपके पास आता है। 2 से 2 कैंसिल है, ये डेटा आपके पास आता है। x का कोऑर्डिनेट आप देखिए 2t प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। x का डेटा हमारे पास है t स्क्वायर प्लस 1 बनता है। y माइनस टी स्क्वायर है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2t माइनस 1। y का वैल्यू आपके पास है 2t माइनस 1 आता है। t का डेटा हम बनाएंगे y प्लस 1/2 और ये डेटा बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये आता है होल स्क्वायर प्लस 1। 4 आता है आपके पास से, y स्क्वायर है प्लस है 4x बन जाएगा। लेट्स सी कि डेटा किस हिसाब से दिया है, तभी हम होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। तो एक नजर मंजिल पर होनी चाहिए, होल स्क्वायर फॉर्मेट में ही है, तो होल स्क्वायर को ओपन मत कीजिए। फिर ये x माइनस 1 है आपके पास से, y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 बनता है। और इसी को हमने फिर से यहाँ पर रीअरेंज करके इसी के बाजू में लिख लेते हैं y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 4 आगे आएगा आपके पास से, ये है x माइनस 1। अब आप दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों कंपेयर करते हैं। अल्फा की वैल्यू 1 नजर आती है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 1 है। गिवन था abc नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ही आ रहे हैं। abc आपके पास है, तो आई थिंक दिस इज a, ना, ये a लिखा हुआ है। सेट abc इज 1। ठीक है, 1 1 1 आ गया आपके पास, 1 4 1 आ गए। वी आर इंटरेस्टेड कि a प्लस b प्लस c निकाला जाए। जो 1 प्लस 4 प्लस 1, द फाइनल आंसर कम्स एज 6 आता है। तो 6 आंसर को मार्क कर देंगे जो आपके पास है, थर्ड ऑप्शन निकल गया। ठीक है, तो किसी वेरिएबल कर्व की इमेज लेना है तो उस वेरिएबल कर्व के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट अज्यूम कर लीजिए, t के रिस्पेक्ट में कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग उस वेरिएबल पॉइंट का आप इमेज का फॉर्मूला लगा दीजिए। फिर वहां से उस वेरिएबल को रिप्लेस कर दीजिए, लोकस की तरह से रिप्लेस कर दिया, तो जो कर्व आएगा वो उस गिवन कर्व की गिवन लाइन के अबाउट इमेज निकल के आ जाती है। दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये तो मैं क्लास नोट्स में हमेशा करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। तो अच्छी जगह पढ़ेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लास में ही कवर हो जाते हैं। और जहां भी आप पढ़ें रिवीजन जरूर करें उसका। रिवीजन करते हैं तो फिर हमें 3 महीने पहले 4 महीने पहले पढ़ी हुई बातें भी याद आ जाती है, और अगर नहीं किया तो फिर अच्छी से अच्छी चीज जो आती थी उस टाइम पे वो भी भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है पैराबोला का जिसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर यह है लेट ए बी द फोकस ऑफ पैराबोला एंड लेट द लाइन इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की बात की गई है। अंडरलाइन द वर्ड दे आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सबसे पहले पैराबोला को नोटिस कीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x की जगह यहाँ पर 8x लिखा है, विच टेल्स अस कि a का वैल्यू 2 है। सो द फोकस s becomes a, 0। फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2, 0 निकल के आता है। तो फोकस इज a, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय a, फोकस इज a। नाउ दिस लाइन इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स m and c। 2 जगह पे कट करते हैं, और यहां से हमारे पास ये भी बोला है कि सेंट्रोइड है ABC का इतना। ये सेंट्रोइड की बात हो रही है। चलिए बनाते हैं। एक पैराबोला है,
एक लाइन है और एक यहाँ पर फोकस है, ये बी है और ये है सी। ये बात बन रही है, ध्यान से देख लीजिए। लाइन ने इसको कट किया दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, बी एंड सी पर। ए पॉइंट फोकस है अपने पास से, दिस इज 2,0। पैराबोला में हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की तरफ थोड़े ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, इजी टू सॉल्व होते हैं। ए की वैल्यू 2 है, तो यहाँ अगर हम देखें तो आपके पास है a_t1 स्क्वायर 2a_t1 होता है, ये डेटा आपके पास है। a_t2 स्क्वायर 2a_t2 बनता है। ए का वैल्यू 2 है आपके पास है, तो डेटा बनेगा 2t1 का स्क्वायर 4t1 आपके पास से आता है। ए का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो आप 2 बनाइएगा, यहां से आपके पास से 4t2 आता है। ये दो पॉइंट्स हमारे पास बी और सी हमने यहाँ पर लिखा है, 2t1 स्क्वायर 4t1, 2t2 स्क्वायर 4t2, ये दो पॉइंट्स अपने पास आ गए। अब बोला है कि सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, तो देखिए सेंट्रोइड जो दिया है इट इज 7/3, 4/3, ठीक है। और कौन से पॉइंट है, ए बी सी, तो सबके एक्स कोऑर्डिनेट आप ढूंढ कर लेकर आइए। एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से बनाएंगे तो बनेगा 2 + t1 का स्क्वायर t2 का स्क्वायर बाय 3, और फिर y कोऑर्डिनेट ढूंढिए आप, आपके पास से आता है 4t1 + 0 और 4t2 भी आपके पास से बनता है, बाय 3 भी आपके पास से बनेगा। 3 से 3 कैंसिल है, आप अगर देखना चाहें 7 हमारे पास से 2 कॉमन है, 1 + t1 स्क्वायर + t2 स्क्वायर, t1 स्क्वायर + t2 स्क्वायर, यहाँ से आपके पास से 7/2 है, यहाँ से 5/2 बन जाएगा, कंडीशन नंबर 1, ठीक है। और देख लीजिए डेटा क्या है, 4 की वैल्यू 3 से 3 कैंसिल है, 4 फिर से कॉमन है, t1 + t2, तो यस वी आर हैविंग t1 + t2 का वैल्यू 1 भी आता है, ठीक है। दो रिजल्ट आ गए अपने पास से। यहीं से अगर हम इसका स्क्वायर करके देखें तो मेरे पास से तो t1 स्क्वायर + t2 स्क्वायर + 2t1 t2 का डेटा 1 है, यहाँ वाला डेटा 5/2 बनता है, और ये 2t1 t2 की वैल्यू 1 आती है, तो t1 स्क्वायर + t2 स्क्वायर 5/2 है, तो 1 - 5/2 आपके पास से -3/2 बनता है, -3/4 t1 t2 का वैल्यू निकल के आता है, हाँ? ये डेटा आपके पास से आता है। BC की बात हम कर रहे हैं, तो लेट्स कैलकुलेट द डिस्टेंस का स्क्वायर। BC कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें, तो ये आपके पास से बनेगा 2t1 स्क्वायर - 2t2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, आपके पास से फिर 4 आता है, ये डेटा हमने बना दिया। 2t1 स्क्वायर - 2t2 स्क्वायर, 4t1 - 4t2 का होल स्क्वायर, यहां से डेटा बनाइए, 4 आपके पास से कॉमन है, t1 - t2 का होल स्क्वायर एंड t1 + t2 का होल स्क्वायर, 16 है, t1 - t2 का होल स्क्वायर। हमारे पास t1 + t2 पता है, यहां से अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने चलते हैं, क्योंकि बस अब कैलकुलेशन का ही बात है, यहाँ पर ये कॉमन आ गया। इसको हम लिख सकते हैं कि ये लिखा गया है t1 + t2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स t1 t2, करके देखिए आप ओपन करके, तो यही डेटा बनता है। यहां आप चलिए t1 + t2 का होल स्क्वायर + 4 आपके पास से डेटा बनेगा, इट इज 4, t1 + t2 की वैल्यू 1 है, ये आता है 1 का स्क्वायर, t1 t2 का प्रोडक्ट आप करिए तो -3/4 आपके पास से बनेगा, t1 + t2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आता है, और यहाँ पर भी 4 आता है आपके पास, 4 से 4 चला जाएगा तो यहाँ से +3 आता है, +3 and 1 is 4, so we are getting 4 into 4, ठीक है। और यहाँ से 1 + 1 is 5, we are getting this data as 80, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आता है 80। सेकंड, दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो t1 t2 इन सब के बाद बना है। कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट वाइज तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, सेंट्रोइड की बात की और डिस्टेंस फॉर्मूला, पर डेटा को मैनेज करना बस ये वाली बात है। जो मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन वो अच्छे से जानता है, दिस इज डूएबल क्वेश्चन, ठीक है।
इलिप्स का क्वेश्चन जो जेईई मेन 2026 के अंदर आया है, आइए देखते हैं क्या पूछा है। एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द इलिप्स एंड आउटसाइड द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू mod x माइनस 1 या y इक्वल टू 1 माइनस mod x। देखा जाए तो यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन से मॉड के हिसाब से ग्राफ दिया हुआ है और एक इलिप्स की इक्वेशन भी है। इलिप्स को अगर हम देखें यहाँ पर तो डेटा बनता है x²/4 एंड इट इज y²/1 जिसका डेटा 1 के इक्वल है। ये है इलिप्स अपने पास। a ग्रेटर देन b है तो इलिप्स की ज्योमेट्री इस तरीके से बनेगी, अब इस साइड बनती है। दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 2, 0 और ये वाला पॉइंट आपके पास है -2, 0। प्लॉटिंग करते हैं आगे जाके और कैसे इसको बनाना है। एक ग्राफ है आपके पास है y इज इक्वल टू mod x माइनस 1। जो mod x का ग्राफ होता है वो एक यूनिट नीचे चला जाएगा। यहाँ वाले दोनों पॉइंट्स को भी आप देखिएगा, एक आएगा 0,1 और दूसरा बनेगा 0,-1। जो mod x का ग्राफ ऐसा होता है, अब ये एक यूनिट नीचे शिफ्ट होगा तो फिर ये यहां से शिफ्ट होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू mod x माइनस 1। एक और ग्राफ हमें दिया है y इज इक्वल टू 1 माइनस mod x। देखिए ये mod x का ग्राफ होता है और ये ग्राफ होता है माइनस mod x का। अब +1 है तो ये पूरा ग्राफ एक यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा और एक यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर आएगा। ये डेटा आपके पास यहाँ से बनेगा। सो दिस इज द प्लॉट ऑफ y इक्वल टू 1 माइनस mod x। तो यहाँ से शुरू होगा। अब पूछा क्या है, ध्यान से देखते जाइएगा। फाइंड एरिया ऑफ रीजन इनसाइड द इलिप्स बट आउटसाइड द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू। इन दोनों से जो रीजन बाउंड हुआ है, इन दोनों से रीजन बाउंडेड वाला ये है, ये है रीजन बाउंडेड। इस वाले ग्राफ से इस वाले ग्राफ से ये एरिया पैक हो गया इस तरीके से। अब ये बाउंडेड रीजन ये है, पर इसके बाहर का रीजन हमें चाहिए। इसके बाहर का रीजन चाहिए तो क्या करें, इलिप्स के अंदर का चाहिए तो इलिप्स के टोटल एरिया में से इस वाले रीजन को घटा देते हैं। ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 आएंगे, ये वाला पॉइंट -1 आएगा। तो एक काम कर सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल का एरिया है इसका 4 गुना घटा देंगे। सो द रिक्वायर्ड एरिया वो आपके पास से इलिप्स का जो टोटल एरिया है, जो इलिप्स एरिया माइनस जो हम चाहते हैं कि जो शेडेड एरिया है ये वाला हटा देते हैं। इलिप्स का टोटल एरिया पाई ए बी आता है। शेडेड एरिया 4 ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर, सो ये ओरिजिन है तो 4 टाइम्स 1/2 1 into 1। एक बिट किधर है, एक बिट किधर है, 4 टाइम्स इसका हटा देंगे। पाई ए बी, ए की वैल्यू कितनी है इलिप्स के हिसाब से अगर आप देखना चाहें, ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 1 है। तो इट इज 2 and 1 -2 आपके पास है। 2 हमने कॉमन ले लिया है और ये 2 टाइम्स पाई -1 आपके पास से डेटा आता है। दिस इज प्रिसाइजली द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब आप इसको किधर भी कंसीडर कर लें, एरिया चैप्टर में कर लें या कोऑर्डिनेट में कर लें, एक ही बात है। कोऑर्डिनेट में 2 लाइंस दे रखी है और ये पैराबोला, ये इलिप्स है, इसके बीच का सेक्शन पूछ लिया है। तो बेसिक है, कोनिक का ही सवाल है। हमें बस ये पता हो कि एरिया कितना होता है इलिप्स का, पाइए। अल्टीमेटली सब मैथमेटिक्स है। इलिप्स में टेंजेंट का क्वेश्चन पूछा, ऑल्दो जेईई मेन के अंदर डायरेक्टली टेंजेंट पूछा नहीं जाता है, सिलेबस में भी नहीं लिखा है, तो यहाँ फिर भी बोल दिया है कि लाइन इज टचेस द इलिप्स, यानी ये टेंजेंट है। टेंजेंट वर्ड को बस अवॉइड किया है, बट जिनका पेपर, जिनके कॉलेजेस वो पूछ ही सकते हैं। इसलिए जो बिल्कुल जो सिलेबस डिफाइंड है, थोड़ा बहुत उसके आगे पीछे हमें पढ़ते रहना चाहिए। तो टेंजेंसी की कंडीशन यहाँ पर लगने वाली है कि दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस इलिप्स। तो इलिप्स की इक्वेशन को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो y²/x²/1/3 और ये 1, ये हुआ इलिप्स का इक्वेशन, जिसमें a² की वैल्यू 1/3 है और b² की वैल्यू 1/4। अब ये लाइन इसको टच करता है तो अल्टीमेटली ये तो टेंजेंट की ही इक्वेशन है। α x + 4y इज इक्वल टू √7। तो y का डेटा बनाए तो -α/4 टाइम्स x आता है, 4 से डिवाइड कर देंगे एंड इट इज रिटन एज √7/4। कंडीशंस हमें पता हो कि अगर y = mx + c टेंजेंट होती है तो कंडीशन आती है c² = a² m² + b²। ये कंडीशन होती है।
यहां से अगर हम नोटिस करें, सो दिस इज द m और ये आपके पास से c है। c की जगह आप रखेंगे तो 7/16 बन जाएगा। a स्क्वायर हमारे पास से 1/3 है, ये अल्फा स्क्वायर बाय 16 आता है। b आपके पास से 1/4 है। आई एम हैविंग अल्फा स्क्वायर बाय 48, यहाँ पर आ जाएगा 16 इंटू 3, बाकी सबको उधर ले चलते हैं। 7/16 माइनस 1/4, 16 यहाँ 3 बनेगा। और थोड़ा और सिंप्लीफाई करें अगर, 16 से 48 3 टाइम्स कैंसिल होता है। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज कमिंग एज +3 एंड -3। दो डेटा हमारे पास आ गए। इनमें से किसी एक को डिसाइड करने के लिए डेफिनेटली क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ दे रखा होगा। P point lies in first quadrant, मिल गया। आराम से सवाल को पढ़ो, बात समझ में आती है, पैनिक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सब बातें वहां पर हिंट दे रखा है। तो दिस इज अ P इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात यहाँ पर हो रही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर P आता है। ठीक है, डेटा हमने बनाया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एक बात बताइए, अगर मैं इलिप्स की बात कर रहा हूं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में P है, जहां पर ये टेंजेंट ड्रॉ किया, आप मुझे बताइएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहा तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर स्लोप कैसा होगा टेंजेंट का, पॉजिटिव या नेगेटिव, बस ये डिसाइड करना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यही है कि भाई P पर जाकर वो टच करता है तो ऐसा स्लोप होगा, और ऐसा स्लोप होगा तो फिर उसका स्लोप आपके पास से नेगेटिव आना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लोप नेगेटिव आना चाहिए। तो हमारे पास m क्या है, m -α/4 है। ये नेगेटिव आना चाहिए, यानी अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो एक्सेप्टेंस आ गया, अल्फा की वैल्यू 3 एक्सेप्ट हो जाएगी। ये वाली वैल्यू हम अल्फा की पिक कर लेंगे। ठीक है, फोकल डिस्टेंस अभी हमें P का निकालना है। ठीक है, फोकल डिस्टेंस यानी फोकस से डिस्टेंस की बात हो रही है, इलिप्स हमारे सामने है। अब देखिए, फोकस भी दो होते हैं तो फोकल डिस्टेंसेस भी दो आएंगी। P पॉइंट की बात हो रही है, आई थिंक P इज एट द पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंट की जब हम बात करते हैं y = mx + c, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास से आता है -a² + mc+b² c। ये डेटा आपके पास है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से बनता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां से हम P पॉइंट निकाल सकते हैं। अब तो हमारे पास सारे डेटा ही आ गए। m की वैल्यू कितनी आने वाली है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे -α/4 है ना, तो दिस इज कमिंग एज -3/4। a² पता है, सो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, a² = 1/3, m का वैल्यू -3/4 और c कांस्टेंट कितना है, c का वैल्यू हमें पता है √7/4। ठीक है, √7/4। b² ढूंढ के लाइए, 1/4 है, √7/4। सो p के कोऑर्डिनेट अगर आप देखें, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1/√7 है और यहां से ये भी 1/√7 आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास से पॉइंट आ गया 1/√7। किसी को लगे कि सर मुझे तो ये वाली बात नहीं पता है, अब मैं कैसे करूं, मुझे ये वाली बात नहीं पता, कोई और तरीका है सर जिससे मैं ये बात पता कर पाऊं कि ये वाला डेटा कैसे बनेगा? जी बिल्कुल है। आप मान लीजिए P पॉइंट क्या है, P पॉइंट है आपके पास से x1, y1 है, तो फिर टेंजेंट की इक्वेशन आप लिख सकते हो t = 0 से, यानी x(x1) + y(y1) = आपके पास से इक्वेशन को आपको देखिएगा, तो इक्वेशन है 3x² 4y(y1) है ना, तो ऐसे बन जाएगी। इलिप्स की इक्वेशन है 3x² + 4y² = 1। तो टेंजेंट की इक्वेशन x² की जगह x(x1), y² की जगह y(y1) = 1। अब आप इसका सीधा सीधा कंपैरिजन, जो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है 3 है, उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बनेगा 3x, अल्फा 3 ले लिया, 4y = आपके पास से √7 है। अब आप इसको कंपेयर कीजिए तो आपको इस साथ डेटा बन के आएंगे, 3x 1/√7 टाइम्स y 4y 1/√7 = 1। तो क्या कंपैरिजन से पता चला, दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x1 की वैल्यू 1/√7 है और यही आपके पास से y1 भी आ रहा है। अरे सर ये तो रिलीफ हो गया, हमें तो ये बात खतरनाक फॉर्मूला नहीं पता था। जो एडवांस वाले बच्चे उनको तो पता होगा।
तो अगर आपको नहीं पता तो x x1 लेके बना दिया, सीधा कंपैरिजन कर दिया, सामने 1 था तो यहां भी 1 क्रिएट कर दिया। तो 3x और x1 सीधा कंपेयर कर रहे हैं, 3x से 1/√7 1/√7 पॉइंट आ गया। अभी भी नंबर नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते नहीं फोकल डिस्टेंस निकाल के दिखाइए। आइए फोकल डिस्टेंस निकालते हैं। तो इलिप्स हमारे पास है x² बाय 1/√3 y² बाय 1/4 इज इक्वल टू 1। टेंजेंसी में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता a बड़ा या b बड़ा, लेकिन यहां ये बात फर्क पड़ेगा फोकल डिस्टेंस के लिए। a की वैल्यू 1/√3 है और b की वैल्यू 1/2 है। तो कौन बड़ा है? देखो, ज्यादा से डिवाइड किया है, कम से डिवाइड किया है, a ग्रेटर देन b आपके पास है कहानी। जिस पॉइंट के बारे में पता करना है वो है 1/√7, ये है 1/√7। तो a ग्रेटर देन b है, तो डायग्राम यही वाला बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स है, कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ये होता है P पॉइंट, फोकल डिस्टेंस ये S होता है, यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं तो M आता है। तो जो PS होता है ना, वो E टाइम्स PM बन जाता है। एक्सेंट्रिसिटी निकालते हैं, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ B² बाई A²। ये 1/4 है, यहाँ 3 बन जाएगा आपके पास से, तो 1/2 बनेगा एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू PM। और ये आपके पास से x कोऑर्डिनेट आता है A/E, ये है x1, y1। क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा जो यहाँ पर है, और y कोऑर्डिनेट की हाइट भी मैच करेगी। आप बताइए क्या डेटा बना? ये PM डिस्टेंस कितना बनेगा? हाइट दोनों का सेम है, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस हम यहाँ पर ले लेंगे, a माइनस EX1 आपके पास है डेटा बना। सिमिलरली यही डेटा अगर हम इस वाले के साथ बनाते हैं, ये M डैश है, PS डैश इक्वल टू PM डैश। इसके लिए क्या खास बात होगी? माइनस A/E होगा, माइनस A/E कॉमा y। तो इसका डिफरेंस हम लेने जाएंगे, तो ये आपके पास है x1 माइनस A/E, EX1 प्लस A आपके पास है, ये वाली फोकल डिस्टेंस आ जाती है। पूछा क्या है? x कोऑर्डिनेट तो हमें पता है ना, A पता है, E पता है, तो डेटा यही निकाल लेते हैं। A हमें पता है 1/√3 है, E हमें पता है हाफ है, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है, ये रहे x1 y1। So this distance is coming as, या तो ये डेटा बनेगा या फिर आपके पास है सेम 1/√3 प्लस 1/2√7। इन दोनों में से कोई एक आंसर आपके पास आना चाहिए, ढूंढ लीजिए। 1/√3 चारों जगह है, प्लस और माइनस दोनों आ सकता है। 1/2√7, 2√11 नो, 5 नो, 5 नो, 7 फोर्थ इज आंसर। ठीक है, प्लस माइनस के साथ लिखा है, 2√7 है, 2√7। ये अच्छा सवाल है। एक तो थोड़ा सा बाउंड्री लाइन पर गए, टेंजेंसी के सवाल पूछे, तो मान के चलिए आपसे टेंजेंट, कॉर्ड, मिड पॉइंट के कॉर्ड का गिवन मिड पॉइंट पता हो, उससे इक्वेशन निकालना, इतना पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कॉनिक इस लेवल तक बस प्रिपेयर करना, और जो हैवी इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, नॉर्मल वगैरह होते हैं, वहां तक जाने की जरूरत नहीं जेईई मेन के लिए। भाई बाउंड्री कंडीशन को आपको ये फॉर्मूला भी नहीं पता तो मैंने भी आपको बता दिया कि आप x1, y1 से भी कंपेयर करके निकाल सकते हैं, अगर आपको वो बात नहीं पता तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसे डुएबल क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बढ़िया सवाल। ठीक, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहां पर पूछा गया है, लेट S and S dash be the foci of an ellipse and P is alpha comma beta be the point on ellipse in the first quadrant। ठीक, SP S dash P, SP S dash P is 37, और यहां से हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा गया। दोनों फोकस हैं इस एलिप्स के, ये 25 है, यहाँ पर 9 है। तो अगर हम चेक करें, A का वैल्यू 5 है और B का वैल्यू 3 है, सो द A इज ग्रेटर देन B। ओके, जो हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स होता है वैसा ही है। एक्सेंट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर रहेगी 1 माइनस B² बाई A²। It is 9/25, the answer is going to be 4/5। एक्सेंट्रिसिटी का हमने निकाल दिया। P एक पॉइंट है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एलिप्स हमने बनाया,
ये फोकस है, ये दूसरा फोकस है और ये पी है। इलिप्स की डेफिनेशन ऐसी है कि अगर दोनों फोकस से इस पॉइंट का सम निकाल के देखें तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स एंड दिस कम्स एज द मेजर एक्सिस। दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का जो सम आता है, इलिप्स की डेफिनेशन यही है कि दो फिक्स्ड पॉइंट्स के डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट रहता है एंड दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो आपके पास है 2a बन जाएगा। तो एक रिलेशन हमारे पास पहले से ही है यहाँ पर कि पी एस पी एंड एच डैश पी, ए का वैल्यू 5 है तो दिस इज कमिंग एज 10, कंडीशन नंबर 1। अब हमारे पास एक रिलेशन और गिवन है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिएगा एच पी एच डैश पी, इसको इसी का मैं होल स्क्वायर कर देता हूं तो फिर मुझे 2 टाइम्स हटाना पड़ेगा, एक बार ऑलरेडी लिखा गया है। तो ये डेटा मेरे पास आया है, दिस इज रिटन एज 37। यहां हम गए क्योंकि ऑलरेडी और माइनस में 2 यहां से आएगा तो 3 टाइम्स बन जाएगा, इसकी वैल्यू 10 है, 100 आपके पास से बन जाएगा, 100 10 का स्क्वायर। एस पी एच डैश पी की वैल्यू 37, एस पी है और एच डैश पी का डेटा हम निकाल लेते हैं। 100 में से 37 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास से, 63 बचेगा। इट इज रिटन है 63/3, तो डेटा बनता है 21। तो दोनों से जो प्रोडक्ट आने वाला है फोकल डिस्टेंसेस का वो 21 आ रहा है, ठीक है। अब आइए यहां पर फोकल डिस्टेंस निकाल देते हैं इलिप्स के लिए क्या होती है। यहां हमने डेटा बनाया, ये डेटा है, यहां पर हमने ये एस है, ये एस डैश है, ये कोई पी पॉइंट आपके पास है जिससे आप डेटा निकालना चाहते हैं और ये परपेंडिकुलर है एम। ये फोकस की डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ है a/e। ये कोऑर्डिनेट अगर आपके पास है x1, y1 है तो हाइट सेम रहती है इनकी भी, a/e, y1 रहेंगे। तो जो ps होता है वो e टाइम्स pm बनता है, e हमने बनाया, pm डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट दोनों के सेम है, a/e माइनस x1 है, तो जो sp है इसकी लेंथ आपके पास है a माइनस e x1 आती है। वैसे ही ये वाला डेटा बनाएंगे तो ये प्लस के साथ बन जाएगा क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट होता है ना, इससे भी निकाल सकते हो दूसरे को। तो ये डेटा आपके पास से बनता है। अब हमारे पास इसके अकॉर्डिंग अब हम आंसर निकालें, ए का वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 4/5 है और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास है अल्फा कोमा बीटा है। तो 5 माइनस 4/5 टाइम्स अल्फा, ये एक का वैल्यू है और दूसरे वाले में सेम डेटा बनेगा, बस प्लस बन जाएगा। बट हम जानते क्या है, हम तो बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 21 आता है। 21 हमने यहाँ पर बना दिया, स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपके पास है 25 माइनस 16/25, अल्फा स्क्वायर इज 21। डेटा बनता है 16/25, अल्फा स्क्वायर है, 25 में से 21 जाएगा तो 4 बचेगा आपके पास से, अल्फा की वैल्यू आपके पास से 5/2 बनकर आएगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, अल्फा की वैल्यू आती है 5/2 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला हुआ है तो हम पॉजिटिव वैल्यू को ही पिक कर रहे हैं यहाँ पर। अब आपको डेटा इससे, अब देखो अभी भी नंबर नहीं देने हैं, अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोला है तो ये डेटा भी इसमें रखेंगे। जो इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर बाय 25 प्लस बीटा स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो आप जब रखने जाएंगे तो 25/25 टाइम्स 4 आता है और यहाँ है बीटा स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। बीटा स्क्वायर की वैल्यू 9 टाइम्स आता है 1 माइनस 1/4 विच कम्स एज 3/4, 27/4 आता है। वी आर इंटरेस्टेड कि हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डेटा बनाएं। अल्फा की वैल्यू आपके पास है 25/4 आता है, काफी अच्छे अच्छे नंबर यहाँ पर मुझे आते हुए दिख रहे हैं। 27 का भी स्क्वायर आपको यहाँ से दिखेगा, तो अल्फा का डेटा ठीक लिखा है। 27 का स्क्वायर हम बनाते हैं जी, 27 का स्क्वायर हम बनाएंगे तो ये 2 6 अल्फा, अच्छा ये ऑलरेडी 27 ही है, बीटा स्क्वायर ही है, बीटा और स्क्वायर नहीं करना।
अब डेटा बना दीजिए, आपके पास से आता है ये 52/4 एंड द आंसर इज कमिंग एज 13 हमारा आंसर यहाँ से निकल के आता है। ये हम आंसर इसका बनाते हैं। तो कॉनिक के अंदर फोकल डिस्टेंसेस, ये सारी चीजें हमारे बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। यहाँ तो मैं आपको थोड़ा एक तरीके से थ्योरी पढ़ाने लग गया कि भाई ऐसा होता है, ये ऐसे निकलता है। ये हमारे बिल्कुल जबान पे टिप्स पर होना चाहिए कि फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, सीधा फॉर्मूला। तो ये तो थोड़ी सी मैं थ्योरी आपको पढ़ाने लग गया कि निकलता कैसे है। ये पैराबोला इलिप्स की डेफिनेशन, कॉनिक की डेफिनेशन उससे बना बना के बता दिया। तो अगर ये पता है तो जल्दी स्पीड हो जाएगी। जितने टाइम में मैंने सॉल्व किया उससे आधे टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। पर डुएबल क्वेश्चन से मार्क्स मिलते हैं, भर भर के मार्क्स मिलते हैं। तो बनाइए। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो इलिप्स के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे लिखा है कि लेट द लाइन इंटरसेक्ट द इलिप्स एट पॉइंट ए एंड बी एंड द एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी एट द सेंटर ऑफ द इलिप्स इज आपसे पूछा जाता है। सो लाइन है y इक्वल टू x इक्वल टू 1, ये इलिप्स को कट करता है। हम पहुंचे यहाँ पर, इलिप्स की बात करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है और एक लाइन है y इक्वल टू x प्लस 1। ये हम डेटा यहाँ पर रख देंगे। 2 आया आपके पास से, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का वैल्यू 2 है। तो ये बनता है 3x का स्क्वायर है, 4x आता है और ये 2 से 2 कैंसिल है। दो डेटा आते हैं, x का वैल्यू 0 है और -4/3, दो डेटा। x अगर 0 है तो y का वैल्यू 1 भी आता है और -4/3 है तो -1/3 भी आता है। तो सिंपल से 2 पॉइंट्स हमारे पास से कैलकुलेट हो गए। ठीक है, तो इलिप्स की इक्वेशन बनाई, ग्राफ बनाया। इक्वेशन तो दे रखा है, इक्वेशन से ग्राफ बनाया और दो जगह कट करता है। एक है 0,1, यहां पर कट किया एक बार। पॉइंट ए इज 0,1, there is a point B as well, -4/3 -1/3, ये भी पॉइंट है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़िए। द एंगल मेड बाय दिस लाइन सेगमेंट ए बी एट द सेंटर ऑफ द इलिप्स, ये आपका सेंटर है। इस एंगल की बात हो रही है। क्लियर दिख रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल तो वहां आ ही रहा है, ये रहा 90 डिग्री तो यहाँ पर बन ही रहा है। बाहरी बस अब इस थीटा की है कि इस थीटा को हम निकाल पाए। ठीक है, और ये थीटा क्या होगा आप थोड़ा देखिए। इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो मैंने इस लाइन का जो OB का स्लोप होगा वही आप ले सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं OB का स्लोप निकालूं तो वो tan थीटा आना चाहिए। तो 0 + 1/3 0 + 4/3, 1/4 आपके पास से आ रहा है। तो इस थीटा की वैल्यू अपने पास से आती है tan इनवर्स 1/4 से डेटा बन गया। सो कंप्लीट एंगल कितना है, रिक्वायर्ड एंगल जिसकी हम बात यहां पर कर रहे हैं। तो अगर हम उस रिक्वायर्ड एंगल की बात करें यहां पर, तो हमारे पास से वो डेटा बनेगा π/2 + tan इनवर्स 1/4, ये डेटा 90 डिग्री में थीटा ऐड हो जाएगा। तो वो डेटा आपके पास से सेकंड वाला ऑप्शन यहां से निकल के आएगा। तो हम इसको मार्क करेंगे सेकंड ऑप्शन। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ बच्चे इसमें ये भी सोचते हैं कि इसको होमोजेनाइज करके नहीं कर सकते क्या, एक कर्व ने लाइन को कट किया वहां पर एंगल यहां बना सकते हैं। बस याद रखिएगा एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है, 90 से ज्यादा रहेगा, 90+। तो आप इस एक्यूट एंगल की बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कैसे बनाएंगे वो सोच लीजिए। आप इसको होमोजेनाइज करके सोच सकते हैं, जिसमें 1 वाले को y - x का होल स्क्वायर करके लिखना होगा और फिर जो होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वहां से भी इस बात को निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मिलाया जा रहा है। तो बिल्कुल उससे भी हम इस बात को बना सकते हैं। पर ये भी आसान था, बहुत ज्यादा कोई खतरनाक पॉइंट्स आए नहीं है। आसान से पॉइंट से तो हम इससे बनाकर देख सकते हैं। डुएबल क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब तक हमने फैमिली ऑफ लाइंस देखा, फैमिली ऑफ सर्कल्स देखा। याद देखिए फैमिली ऑफ इलिप्स की बात हो रही है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इलिप्स लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड सेंटर b। तो दो इलिप्स ऐसे हैं जो एक दूसरे को कट करते हैं और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हो ये रहा है कि सर्कल जनरेट हो रहा है। दो इलिप्स हमारे पास हैं और ऐसा हो रहा है कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक सर्कल जनरेट हो रहा है। दिस इज सर्कल C, यह है इलिप्स E1, यह है इलिप्स E2। तो कॉन्सेप्ट वही बनेगा, चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं, यानी E1 + λ × E2 = 0 कर दीजिए।
जो चारों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आने वाले हैं यही सर्कल पे भी लाई करते हैं। तो E1 की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 6x माइनस 12y प्लस 23 लैम्डा टाइम्स 4x प्लस 2y स्क्वायर, यहाँ शायद 4x का स्क्वायर है, 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 20x 12y प्लस 35 इक्वल टू 0। ठीक है, 1 प्लस 4 लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर 2 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स वाई स्क्वायर, एक्स वाले कोफिशिएंट और ढूंढेंगे, माइनस 6 प्लस 20 टाइम्स लैम्डा टाइम्स एक्स आता है आपके पास से। एक्स के कोफिशिएंट एक यहाँ है, एक यहाँ है। वाई के कोफिशिएंट आप ढूंढ लीजिए, तो आपके पास है 12y हमने कॉमन ले लिया, जो 1 प्लस लैम्डा आता है। 12y यहाँ भी है, 12y यहाँ भी है, 1 प्लस लैम्डा लिखा। कांस्टेंट टर्म आपके पास है which is 23 plus 35 plus lambda is equal to 0। ये डेटा आपके पास आता है। 4 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 2, डेटा बना बना के देख रहा हूं मैं क्या क्या डेटा बनता है। 6 प्लस 20 लैम्डा टाइम्स एक्स, 12 दोनों जगह है, ठीक है, 1 प्लस लैम्डा, कांस्टेंट अब लिखा। अब अगर ये सर्कल है तो सर्कल होने के लिए क्या होता है कि एक तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होना चाहिए। पर यहां पर हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई तो नहीं दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई भी कंडीशन होती है, यहां रिक्वायर्ड हमें नहीं है। तो यहां से 1 प्लस 4 लैम्डा की वैल्यू 2 प्लस 2 लैम्डा आता है, तो यहां से 2 लैम्डा बना 1, लैम्डा की वैल्यू 1/2 आपके पास है डेटा में। जब आप 1/2 रखने जाएंगे तो यहां पर आपके पास है 3x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर, 1/2 रखेंगे तो 10 आएगा, ये बनेगा 16x। 1/2 आप रखेंगे तो 3/2 आता है, 2 से कैंसिल होगा 6 टाइम, तो 18y आता है। 1/2 आप बनाएंगे तो ये बनेगा 23 प्लस 35/2 बनता है। ठीक है, बना दीजिए डेटा। अब हम चाहते क्या है कि इसका सेंटर कितना है, रेडियस कितना है, ये सारी कंप्यूटेशन हमें करनी है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर दीजिए। 46 से तो 6 5 11 आता है, 1 आएगा, और आपके पास से 4 3 7 और 1 81/2 बनता है। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, वी आर गेटिंग दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16/3 माइनस 6y प्लस 3 से कैंसिल करेंगे 27/2 आता है। ये डेटा आपके पास है। क्या है हमारे पास इसका सेंटर a, b, एक्स और वाई के कोफिशिएंट ये रहे, आधे आधे कर दीजिए, इट इज 8/3 और नेगेटिव कर देंगे, दिस इज 3। रेडियस आपके पास है 64/9 प्लस 9 आता है, और माइनस 27/2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c। ये डेटा आपके पास है, रेडियस का स्क्वायर बनता है। चाहते क्या है हम बनाना, AB का प्रोडक्ट और 18b स्क्वायर, बना दीजिए इस डेटा को, 18r स्क्वायर, AB का प्रोडक्ट इज 8/3 into 3 plus 18, it is 64/9 and it is 18 minus 9/2, 18 minus 27 is minus 9/2, ये 8 आता है, 2 से डबल करेंगे 128, और यहाँ पर आपके पास है फिर से 80 बनाता है। ठीक है, सो लेट्स सिंप्लीफाई, क्या डेटा अपने पास यहाँ से बनकर आना चाहिए। ये आपके पास से नंबर बनेगा 136 minus 81। I think we are getting 55 as final answer। 55 कहाँ पर है, this is the mark, we are going to mark it as a 4। आपने पढ़ा फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ इलिप्स है, जिससे कि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले चारों पॉइंट से एक सर्कल पास होता है। तो E1 प्लस लैम्डा टाइम्स E2 को सर्कल की कंडीशन सेटिस्फाई करवा देंगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। और अगर xy की टर्म भी आती तो इसके अंदर फिर xy का कोफिशिएंट भी हम 0 करते हैं, या 3 है। पर ऐसा कोई मॉडिफाइड क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि इलिप्स हमेशा स्टैंडर्ड ही रहे, इलिप्स की इक्वेशन में xy की टर्म्स भी आती है ना। तो फिर 2 कंडीशंस लगाने से लैम्डा आ गया, फिर उसके बाद फेयरली सिंपल है। इट्स अ डूएबल एंड गुड क्वेश्चन।
इसको हम अच्छे से मार्क करके रखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि दो एलिप्स हैं जिनकी कंडीशंस अलग अलग है। स्टैंडर्ड एलिप्स ये ऑल्दो दे आर स्टैंडर्ड एलिप्स, यहाँ पर है a ग्रेटर देन b, और सेकंड वाले केस के अंदर कैपिटल B इज ग्रेटर देन स्मॉलर a, कैपिटल A। ठीक है, तो अगर a ग्रेटर देन b है, अभी हम एलिप्स नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट एलिप्स के बारे में, कि यहाँ पर हमें क्या करना है। इसका एक्सेंट्रिसिटी हमें मालूम है कि 4/5 है। ओके, उसका भी एलिप्स का भी कितना है, 4/5 ही है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपके पास है L1 L2 रेस्पेक्टिवली, इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस ऑफ E1 इज 8, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। पहले वाले एलिप्स के लिए डिस्टेंस बिटवीन फोकस SS डैश आपके पास है 2a E1 आता है, इट इज गिवन एज 8। ये 2 है, a है, यहां से 4/5 आता है, ये 8 है, 8 से 8 चला जाएगा, a का वैल्यू मेरे पास है 5 आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला होता है एक्सेंट्रिसिटी का, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आता है, यहां से 16/25 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 25 आपके पास लिखा गया है, ए हमें मालूम है, तो ये डेटा हमने यहाँ पर रख दिया। We are having b square by 25 as 1 minus 16/25, जो आपके पास है 9/25 बनेगा, and the value of b square is coming as 9। तो मेरे पास तो एलिप्स ही निकल के आ गया, वो है x square by 25 plus y square by 9 is equal to 1। अब हमें इसका करना क्या, हमें तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, जो 2b स्क्वायर बाई a आता है, 2 है, b स्क्वायर आपके पास है 9 आता है, a का वैल्यू 1 है, इट इज 18/5 ये नंबर अपने पास था। इस वाले एलिप्स को देखा, देखिए a स्मॉलर है, b ग्रेटर है, तो इसकी जो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है वो पलट जाएगा। पहले जो होता था b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, अब ये पलट के हो जाएगा a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, क्योंकि a इज अ स्मॉलर क्वांटिटी एंड दिस इज वैल्यू सेम है दोनों का, 4/5, इसका भी 4/5। स्क्वायरिंग करने गए, a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16/25, यहां से आपके पास है a स्क्वायर बाई b स्क्वायर 9/25 आपके पास आता है, a का वैल्यू हम 3/5 टाइम्स b लिख सकते हैं। ये रिजल्ट है। एक रिजल्ट हमें पता है कि जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, this is the result, 9 times L1 square is equal to 2 times L2। ये 9 है, L1 का डेटा हमने निकाल रखा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखो कैसे गलती होती है। मैंने क्या किया, यहाँ 2 और 9 है, 9 और 2 कर दिया। एग्जाम में ये गलती आपसे भी हो सकती है कि जब हम डेटा वहां से कॉपी करते हैं तो गलत कॉपी कर दे और फंस जाए, तो ये ब्लंडर्स हैं, ये प्रैक्टिस से ही सुधरेंगे। आपके पास 2L1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9L2 है, L1 का स्क्वायर आपके पास है 18/5 आता है, फिर से 18/5 आपके पास से बनेगा, एंड दिस इज रिटन एज 9 टाइम्स L2 क्या बनेगा यहाँ पर वो बताइए, ये बनेगा 2 टाइम्स a स्क्वायर बाई b। यहाँ फॉर्मूला अगर अपने पास से 2b स्क्वायर बाई a होता है, तो यहाँ बन जाएगा 2a स्क्वायर बाई b। 9 से अब हम कैंसिल करें, 2 9 18, ये 18 चला गया अपने पास से। We are having 36/25 written as a square by b। a स्क्वायर की वैल्यू में लिख सकता हूँ 9b स्क्वायर बाय b, और 5 का 25 भी आएगा, 25 से 25 भी कैंसिल है, b से b कैंसिल है, ये कैंसिल है, b का वैल्यू 4 आता है। 36 9 से कैंसिल 4 टाइम्स। आपके पास है a का डेटा क्या बनेगा, a का डेटा बनेगा 3/5 टाइम्स b which is 4, ये बनेगा 12/5। हम चाहते हैं आपके डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ E2। तो फोकाई ऑफ E2 का मतलब ये है, जो पहले यहां डिस्टेंस 2a E1 आया था, क्योंकि a ग्रेटर होता है, अब यहां ग्रेटर b है, तो ये आपके पास से 2b E2 बन जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो इलिप्स के पैरामीटर्स के ऊपर दोनों कंडीशंस एक साथ चेक करवा ली क्वेश्चन बनाने वाले ने, a ग्रेटर देन b सॉल्व करवा लिया, और b ग्रेटर देन a है तब क्या होता है वो सॉल्व करवा ले। एग्जाम के प्रेशर के अंदर ये सब चीजें डील करना
प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट चाहेंगे, सिर्फ आप ऐसे फॉर्मूले देख लें और सोचें कि एग्जाम में आप कैलकुलेट कर देंगे, बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है तो बात बन जाएगी। E2 की वैल्यू हमें पता है 4/5 है। तो देखिए आप 16 का डबल आपके पास है 32/5 मेरे पास से एक्चुअल नंबर बनकर आता है 32/5 वी आर द सेकंड, तो वी आर गोइंग टू मार्क सेकंड एज द कंक्लूडिंग आंसर। सेकंड को हम यहां से मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इसे आई विल मार्क दिस क्वेश्चन एज ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, नॉट अ डिफिकल्ट वन। एग्जाम में स्पीड जिसकी मेंटेन्ड है, बहुत लेंथी टाइम में किया तो कोई फायदा नहीं है, आपने दूसरे क्वेश्चन का टाइम इसमें लगा दिया। जल्दी से भी करना है, एक ऑप्टिमम टाइम 7-8 मिनट के अंदर ये सवाल हो जाए तो वेल एंड गुड है। कोशिश कीजिए कि विद इन 5 मिनट्स कर सके, प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आप अपने कोऑर्डिनेट वाले बुक को भी यूज में ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहां पर पहले इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं। लेट द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स बी 30, ठीक है। यहाँ पर ये बताना जरूरी है ए बड़ा है या बी बड़ा है, बता रखा है। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है हमारे पास है 2b² a एंड इट इज गिवन एज 30। सो वी आर हैविंग b² एज 15 टाइम्स a। पहला रिजल्ट नंबर 1, 2 से चला जाएगा 15 टाइम्स a। एक्सेंट्रिसिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा ये तो क्वाड्रेटिक, तो बताइए फंक्शन बोलकर थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं कि जैसे कैलकुलस आ गया है, तो कई बच्चे देखकर छोड़ देंगे। ये तो क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन है, इसको तो हम हैंडल कर सकते हैं। सो आई फील सो कि इसको -3/4 ही रहने देते हैं और यहाँ पर t² - 2t + 1 - 1 की तरह हैंडल कर देते हैं। t² - 2t बहुत फैमिलियर टर्म है, 1 ऐड किया 1 माइनस किया, तो हमारे पास से 1 - 3/4 की वैल्यू 1/4 आती है और ये डेटा बन रहा है t - 1 का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। हम सब जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर आप कर लीजिए, हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब 1/4 में से एक नॉन नेगेटिव टर्म 100% कम होगी, और जब कम होती चली जाएगी तो ये नेगेटिव होता चला जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि एफ टी की मिनिमम वैल्यू निकाली जाए, तो मिनिमम तब बनेगा जब होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे, तब इसकी मिनिमम वैल्यू तो आएगी, लेकिन फाइनली हमारे पास कौन सा डेटा बन जाएगा, मैक्सिमम डेटा बन जाएगा। जो माइनस करना, सोचिए ये आपके नेगेटिव मार्क्स माइनस हो रहे हैं, तो अगर हमने -0 मार्क्स कर दिया तो आपका मैक्सिमम डेटा बन जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1/4। आप अगर इससे नहीं करना चाहते तो आप इसके बारे में -d/4 है वो वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको फिर से समझाता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है वो नॉन नेगेटिव होता है। अब मैं इसको 1/4 में से माइनस करूंगा, जो ये डेटा है अगर मैं यहीं पर -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये डेटा बनता है। फिर आप 1/4 इसके अंदर ऐड कर दीजिए, तो देखिए क्या पता चला, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1/4। ऐसे भी निकाल सकते हैं। और फिर आपको अगर ऐसा लगे कि सर मैं तो क्वाड्रेटिक से बनाना चाहता हूँ, आप -d/4a करके देखिए, जो b² - 4ac होता है 4ac अपॉन 4a, 4 टाइम्स -1, ये 4 आपके पास से आता है ना, और यहाँ से आपके पास से 4 से 4 भी चला जाएगा, एक -3 बचेगा, और ये -4, ये देखिए ये भी 1/4 ही लेकर आ रहा है। सब जगह से पता चल गया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई है 1/4, वही एक्सेंट्रिसिटी के इक्वल दिया है। ओके, तो एक्सेंट्रिसिटी इज 1/4, तो फॉर्मूला आपके पास है √, क्योंकि a बड़ा है तो b² वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/16 1 - b²/a²। तो और सॉल्व किया तो b²/a² की वैल्यू 1 - 16/15 है, ये 15/16 बन जाएगा। b²/a है और एक 1/a है, इसको थोड़ा स्मार्टली चेंज करके लिखा। b²/a² को मैंने b² या फिर मेरे पास b² का डेटा है वो भी मैं डायरेक्टली भी रख सकता हूँ, इतना चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास डेटा है कि b² की जगह में 15a लिख सकता हूँ। सो द वैल्यू ऑफ a इज कमिंग एज 60, 15 से 15 कैंसिल है, a से a चला गया है, a का वैल्यू भी 16 आ गया। द वैल्यू ऑफ a इज 16।
चाहते क्या है, अभी हम ए का वैल्यू पता है, बी निकालना चाहते हैं, बी निकाल दीजिए। बी स्क्वायर की वैल्यू 15 टाइम्स ए आता है आपके पास से, जो कि 15 इंटू 16 आपके पास से डेटा बन जाएगा। तो डेटा आपके पास से यहाँ से हम बनाना चाहें जितना बना सकते हैं, ये आएगा आपके पास से 150 10 टाइम्स और ये 90, मेरे पास 240 आ चुका है। एंड आई एम इंटरेस्टेड कि मुझे एक्चुअल डेटा जो चाहिए वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर आप कीजिए 256 आता है, बी स्क्वायर 240 है, मेरे पास से 496 एक्चुअल नंबर बनकर आता है। 496 को हम मार्क करेंगे, वो प्रिसाइजली हमारे पास है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सो गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पर छोटा सा छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों को डराने की तरकीब 3 तरीके बता दी मैंने आपको। परफेक्ट स्क्वायर से सोच लीजिए, क्वाड्रेटिक से सोच लीजिए, फिर भी अगर आपको डिफरेंशिएशन से करना तो उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वैसे ही सॉल्व हो जाती है। डेटास दिए थे, पैरामीटर्स थे, इसके बाद सुकून बहुत मिलता है अगर हम इन छोटे छोटे अलग अलग मैथमेटिक्स के ब्रांचेस को एक साथ बैठ के जब सॉल्व करते हैं और आंसर लेकर आते हैं, तो एक जो सेटिस्फेक्शन आता है ना, वो बहुत ही अलग लेवल का है। और ऐसे बस पढ़ते रहिए, मार्क्स आपके आते रहेंगे। क्वेश्चन जो 24 ऑफ जैन 2026 में पूछा गया है, डिस्कस करते हैं शिफ्ट सेकंड के अंदर। h कॉमा के लाई ऑन द सर्कल एंड दिस पॉइंट 2h + 1 3k + 2 लाई ऑन एन एलिप्स। तो दो चैप्टर मिक्स है, सर्कल की मिक्सिंग विद इलिप्स, फिर एक्सेंट्रिसिटी के बारे में कुछ पूछा गया है। ये जो सर्कल है x² + y² = 4, हम इसके ऊपर कोई भी पॉइंट अगर h कॉमा के लेना चाहते हैं तो क्या ले सकते हैं? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के हिसाब से 2 cos θ, 2 sin θ लिया जा सकता है। इस सर्कल को ये थीटा की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है। रख लीजिए, फॉर एवरी थीटा इट इज ट्रू, 4 cos² θ + 4 sin² θ इट इज बीइंग सेटिस्फाइड। अब एक और पॉइंट बनाया गया है, लाई ऑन एन एलिप्स, यानी ये हो गया x, y और कोऑर्डिनेट है 2h + 1 एंड 3k + 2। h और k आपके सामने है, आप यहाँ रखेंगे h की जगह, तो डेटा बनेगा 4 cos θ + 1, h की जगह आपने 2 cos θ रखा और यहाँ पर आपने रखा तो ये बनेगा 3 sin θ + 2। ये पॉइंट है। तो x का वैल्यू कितना बना? 4 cos θ + 1, y का वैल्यू आपके पास से बना 6 sin θ + 2। ये डेटा बना y - 2 और 6 sin θ आपके पास से बना। जैसा बोला गया है कि ये एलिप्स पे लाई करता है, तो जी हाँ बिल्कुल आप देख रहे हैं ध्यान से, तो cos θ की वैल्यू में बना सकता हूँ x - 1/4 और sin θ की वैल्यू मेरे पास से बनेगी y - 2/6। बचपन का फॉर्मूला है cos² θ + sin² θ, आजकल 1 होता है, हमेशा से 1 होता है, आजकल ही नहीं। तो cos² θ + sin² θ = 1 है। ये डेटा हम यहाँ से बनाएंगे x - 1/4 का होल स्क्वायर, y - 2/6 का होल स्क्वायर = 1। दोनों को स्क्वायर करके हमने सम कर दिया। अब आप थोड़ा सा इलिप्स की इक्वेशन को देखिए, तो ये 16 लिखा गया है, यहाँ से y - 2 का होल स्क्वायर 36 है। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 6 है, a से ज्यादा वैल्यू b की है, तो ये इलिप्स इस शेप का ना होकर इस शेप का बनेगा। इस वाले केस में, ये वाला केस नहीं है। पूछा क्या है, आगे का पैरामीटर्स ढूंढते हैं, एक्सेंट्रिसिटी हम चाहते हैं। एक्सेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 - b² / a² होता है अगर a ग्रेटर है, और अगर b ग्रेटर हुआ तो फिर ये पलट जाएगा और बन जाएगा a² / b²। तो e² 1 - ये आपके पास से 16/36 बनता है, विच इज 1 - 4/9 आपके पास से लिखा है, जो आपके पास है 5/9 बन जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड कि 5/e² का डेटा कितना बनेगा, दिस इज द रिक्वायर्ड टर्म। ये देखिए 5/e², 5/e² का आंसर आपके पास है 9 जनरेट होता है, सो वी आर गोइंग टू मार्क 9 एज द फाइनल आंसर। तो सर्कल से कहानी पैरामेट्रिक से इलिप्स की तरफ गई, लोकस निकाला, इक्वेशन निकाला। आई विल मार्क दिस एज अ गुड क्वेश्चन। प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा वही यहाँ पे पहुंच पाएंगे। और लास्ट में आके एक ट्विस्ट भी है कि a से ग्रेटर b है, फिर उसको बाद बनाने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। बनाना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो स्टैंडर्ड इलिप्स पर नहीं है, बट उनके रिलेटिव पोजीशनिंग के हिसाब से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं।
जैसा लिखा गया है कि एलिप्स हैज अ सेंटर एट 1, 2 और 1, -2, फोकस है 3, -2, वर्टेक्स भी है आपके पास है 5, -2। रफ स्केच बनाया। आपको अगर पोजीशनिंग याद हो तो यहाँ पर सेंटर होता है, दिस इज द लोकेशन फॉर सेंटर, जो कोऑर्डिनेट आपको पता है कि 1, -2 है। फिर फोकस बोला है, फोकस यहाँ पर है 3, -2। तो आप देखिए एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ ही रहा है और यहाँ है वर्टेक्स जो है 5, -2। तो यहाँ से फोकस का कोऑर्डिनेट बढ़ा, यहाँ से वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बढ़ा, मतलब ये वर्टेक्स इधर वाला ही है, इधर वाला नहीं, क्योंकि अगर इधर वाला होता तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कम आता। ठीक है, तो रिलेटिव पोजीशनिंग हमें इनकी पता चल गई कि भाई ये इनकी रिलेटिव पोजीशनिंग है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम में हम इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही बोलूंगा, सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? AE होती है, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अगर आपको कोऑर्डिनेट याद हो 0, 0 होता है और ये AE, 0 होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस EE आता है। और ये डिस्टेंस हमारे पास से कितना निकल के आ रहा है आप देख लीजिए, 3 - 1, 2 निकल के आता है। तो दिस डिस्टेंस इज 2। और देख लेते हैं सेंटर एंड वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? C और A। सेंटर से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस ये 0, 0, ये A, 0 होता है। अगर आपको कोऑर्डिनेट याद नहीं आ रहा तो बता दूं, ये 0, 0 रहता है, ये AE, 0 होता है और ये A, 0 होता है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस A आएगा, CA। और ये डिस्टेंस आप निकालेंगे 1, -2 है, 5, -2 है। 1 और 5 में डिस्टेंस 4 का चल रहा है। A का वैल्यू 4 है, यहाँ आप रखिए, तो मेरे पास से E का वैल्यू 1/2 आता है। फॉर्मूला बनाएंगे 1 - B²/A², स्क्वायरिंग कर लिया 1/4, 1 माइनस ये है B², A² का वैल्यू आपके पास से 16 आता है, 3/4 आपके पास से आएगा। B² का वैल्यू है 12, कितना है? 12 है। ठीक है, तो अब हमारा B² भी आ गया है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आपके पास से बनेगा 2B²/A। सो B² इज 16 और ये हमने निकाल रखा है 4 आता है। सो इट इज 24/4, वी आर गेटिंग दिस एज एन 6। 6 हमारे पास इसका आंसर बनना चाहिए। वी आर गोइंग टू मार्क सेकंड एज द फाइनल आंसर। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा इसका आंसर बन जाएगा। स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब बेसिकली देखा जाए थोड़ा सा मॉडिफाइड है। हालांकि इसकी एक्सिस जो है वो तो पैरेलल ही है। अगर आप इसकी एक्सिस की इक्वेशन देखो तो y = -2 ही है, पर हम तो हमारा जो स्टैंडर्ड डायग्राम है एलिप्स वाला, उसी से सॉल्व करते हैं। उसी हिसाब से रिलेटिव पोजीशनिंग के डिस्टेंसेस हमने निकाली और उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो बना सकते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे चेंजेस आ जाए तो वी कैन ऑलवेज सॉल्व दीस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस आप मेरे बुक से कर सकते हैं, कैलकुलेट वाली काफी सारे क्वेश्चंस आपको इस तरीके के देखने को इसके अंदर मिलेंगे। आइए क्वेश्चन हाइपरबोला के ऊपर है, उसको डिस्कस करते हैं। जेईई मेन 2026 का पूछा गया है जनवरी अटेम्प्ट के अंदर। फोकाई ऑफ हाइपरबोला कोइंसाइडिंग विद द फोकाई ऑफ एन एलिप्स। एक फोकस हम बात कर रहे हैं कि हाइपरबोला के और एलिप्स के कोइंसाइड करते हैं। ऐसा तब होता है जबकि दोनों हाइपरबोला और एलिप्स कॉन्फोकल होते हैं, ये भी वर्ड यूज में लिया जाता है। दोनों ऑर्थोगोनल भी होते हैं, ये भी वर्ड यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि कॉन्साइड कर रहे हैं, मतलब दोनों का फोकस सेम है। तो सबसे पहले हम इलिप्स के लिए बात शुरू करते हैं। इलिप्स के लिए एक्सेंट्रिसिटी अगर हम निकालना चाहें इलिप्स के लिए, तो √1 - B²/A² से कॉन्सेप्ट बनेगा। और वो B आपके पास 16/36 आपके पास से आता है, जो 20/36 आपके पास से रहेगा। 4 से अगर आप काट देंगे इसको तो ये √5/3 आपके पास से निकल के आता है। ठीक है, और यहाँ क्लियर हमें दिख रहा है कि A की वैल्यू से ज्यादा है, A इज ग्रेटर देन B। फोकस की अगर हम बात करेंगे तो फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ से AE, 0 बन जाएंगे। तो A की वैल्यू आपके पास है 6 × √5/3, 0 है। तो ये डेटा आपके पास है 2√5, 0 है। क्योंकि फोकस इसके एक्स एक्सिस पर है, तो जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला होगा वो भी किस टाइप का होगा? वो इस टाइप का होगा हाइपरबोला।
एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वो -1 वाले टाइप का नहीं बनेगा। ऐसा रहता है तो इसके फोकस भी एक्स एक्सिस पर आते हैं, क्योंकि इसके जब हम फोकस बनाने जाएंगे वो आपके पास से p टाइम्स e2 टाइम्स 0 बनेंगे, और p हमने दे दिया है, और हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी शायद हमें गिवन है, हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी इज 5। ये दोनों इक्वेट करने हैं। p e2 इज इक्वल टू 2√5, e2 आपके पास से 5 है और ये है आपके पास है 2√5। p का डेटा आपके पास से 2/√5 आपके पास से डेटा बन के आ गया है। E2 जो है 5, इसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं एक्सेंट्रिसिटी का 1 + b² / a² आपके पास से q² / p² आपके पास से डेटा बन जाएगा। स्क्वायर करेंगे 25 1 प्लस ये है q², p² का डेटा 4/5 आपके पास से आता है। यहां से आप बनाएंगे तो 24 आता है, 5/4 है और ये q² बनता है। q का डेटा आप बना दीजिए, q² कैन बी रिटन एज 96/5। ये डेटा हमारे पास है। q² की वैल्यू आगे करिए। लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम, इट्स मतलब हाइपरबोला की बात हो रही है, क्योंकि यहां तो फुल स्टॉप हो चुका है, हाइपरबोला की बात हो रही है। तो हाइपरबोला का लेटेस्ट रेक्टम अगर हमें निकालना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो ये बनेगा आपके पास से फॉर्मूला होता है 2b² a, पर ये आपको लिखना हाइपरबोला के लिए है। यहाँ b का काम आपका q² p बनेगा, तो ये 2 है, q² is 96/5 and the value of p is 2/√5। तो थोड़ा देखिए, 2 से 2 कैंसिल है, 96/5 है, यहां से आपके पास ये डेटा बनेगा। अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 96/√5 आपके पास से फाइनल आंसर आना चाहिए, जो आपके पास है थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड वाले ऑप्शन को यहाँ से मैच करेंगे। याद रखिए, इलिप्स और हाइपरबोला के बहुत स्टैंडर्ड कॉमन क्वेश्चन है, हर क्लास में ये होता है, थ्योरी क्लास में आप पढ़ेंगे। कॉनफोकल यानी फोकस सेम जगह कोइंसाइड करते हैं। इसी पे कॉन्सेप्ट ये भी होता है, इसको ये भी बोल सकते थे कि इलिप्स और हाइपरबोला ऑर्थोगोनल है, जहां पर एक कट करते हैं वहां पर 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये भी बात से भी हम यहीं पर आकर रिजल्ट करते हैं कि इनके फोकस सेम आ गए। ठीक है, सो 96/√5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, यहाँ पर हाइपरबोला के बारे में डिस्कशन है कि लाइन अल्फा x + 2y = 1, अल्फा इज अ रियल नंबर एंड दिस लाइन डज नॉट मीट, ये हाइपरबोला को मिलता ही नहीं है, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा। मतलब हुआ क्या होगा कि एक हाइपरबोला है और एक लाइन है, इनका कोई इंटरसेक्शन नहीं है। तो ऐसा कैसे पता चलेगा? टेंजेंसी होती तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता, कॉर्ड होता तो 2 आता। अगर ऐसा है तो फिर इन दोनों को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमें एक भी रूट नहीं मिलना चाहिए। यहां से अगर हम y का वैल्यू निकाल के देखें लाइन का, तो 1 - α(x/2) आपके पास से लाइन का डेटा बनता है, जो दिया हुआ है। यहाँ से निकाल लेंगे y का वैल्यू 1 - α(x/2), और ये यहाँ पर आकर बनाने की कोशिश करते हैं। 9/4 y का स्क्वायर आप करेंगे, α² x², 2αx = 9। आपके पास है 4x का स्क्वायर -9, 9α² x² प्लस 18αx = 36 आपके पास से डेटा बनेगा। 4 - 9α² टाइम्स x² प्लस 18 टाइम्स αx -45 = 0, ये इधर जाएगा और इस तरह से इसका डेटा बनेगा। अब आपको पता है कि हम नहीं चाहते इसके नो रियल रूट, ये कट ही ना करें, ऐसा हम चाहते हैं, तो फिर सीधी कहानी इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हमें करना होगा कि इसके रूट्स रियल ना आए। इक्वल टू 0 कर देंगे तो टेंजेंसी की कंडीशन आ जाएगी, एक रूट आ जाएगा, नहीं चाहते, मतलब एक रियल रूट और इक्वल आ जाएंगे, पर नहीं चाहते तो इमेजिनरी रूट्स कर दीजिए। इसका मतलब b² - 4ac आपको नेगेटिव करना है। b मतलब x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4ac, ये डेटा आपके पास है 9 - 4 - 9α², और c का वैल्यू आपके पास है -45 है, ये डेटा आपके पास है। डेटा का ध्यान रखिए, गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अगर कैलकुलेशन गलत हुई तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। मार्क्स तभी मिलेंगे जब कैलकुलेशन हमारी सही होगी। यहां से अगर हम देखें तो ये 4 है और यहाँ 18 है, 18 को
थोड़ा आप लिख सकते हैं 9 इंटू 2 है तो वो 81 इंटू 4 आपके पास लिखा गया है। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 है और अल्फा स्क्वायर आपके पास से जनरेट होता है। आगे चलिए, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 4 मेरे पास है, 9 इंटू 5 में इसको लिखना चाहता हूँ क्योंकि 45 को 9 इंटू 5 हम लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो चुका है, 4 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर इज नेगेटिव। ये डेटा हमारे पास है और बनता है। कैलकुलेशन आसान रखनी है तो आपके पास से 9 इंटू 4 आप कॉमन ले लीजिए, 9 अल्फा स्क्वायर आपके पास से बनेगा। 4 कॉमन, यहाँ से 9 बनेगा, 9 और 4 कॉमन है, 5 आपके पास से बचेगा। तो ऐसा डेटा बनना चाहिए। वी आर गेटिंग 20 माइनस, यहाँ से आप हटाएंगे तो 36 अल्फा स्क्वायर लेस देन 0। ये डेटा हमारे पास से बन रहा है। 4 आप और कॉमन ले लीजिए, आई एम गेटिंग 5 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर लेस देन 0, रूट 5 माइनस 3 अल्फा and root 5 plus 3 alpha is less than 0. Let's plot that. Minus root 5 by 3 and it is root 5 by 3. 10 रख के देखिए आपके पास से तो ये पूरा नेगेटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आता है। अल्फा जो हम चाहते हैं वो इस इंटरवल में आने वाला है, यूनियन इन्फिनिटी। ये है अल्फा, डिजायरेबल अल्फा जिसके लिए ऐसा हो। जो रूट 5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वो 2.23 के आसपास होता है। आप इसको 3 से डिवाइड करवा रहे हैं तो कितना बनेगा आप देखिएगा। 7 टाइम्स करेंगे 21 आता है, फिर 13 आएगा, तो 4 टाइम्स करेंगे 12 आएगा। तो आप देखिए 0.74 के आगे का नंबर बनेगा। हम चाहते हैं 0.5 आ जाए, चांस ही नहीं। 0.74 से ग्रेटर आना चाहिए, 0.7 भी नहीं आएगा, 0.6 भी नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन आ रहा है 0.8। So we are going to mark second as the final answer. I consider this as an easy question. बिल्कुल आसान सवाल है। जब कोड है नहीं है, टेंजेंट नहीं है तो d लेस देन 0 वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। चाहे पैराबोला पढ़ो, इलिप्स पढ़ो, हाइपरबोला पढ़ो या सर्कल पढ़ो, अगर कोई भी 2 डिग्री कर्व लाइन से नहीं मिलता है तो उसकी इक्वेशन चाहे आप x में बनाए या y में बनाए, d हैज टू बी लेस देन 0 बना लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो क्या बात हो रहा है, लेट p बी द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। पहली बात तो ये हाइपरबोला पर है तो हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमारे पास है डेटा बनेगा 100 बाय a स्क्वायर और 2 रूट 5 है तो 2 से आपके पास 4 बनेगा इंटू 15 आ जाएगा, रूट 5 का रूट 15 का स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक रिलेशन ये एस एंड एस डैश इसके फोकस है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 8 आता है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपके पास है 2b स्क्वायर बाय a है, इसकी वैल्यू 8 आती है। 2b स्क्वायर बाई a की वैल्यू 8 आती है, b स्क्वायर की वैल्यू 4a आपके पास से आता है। ये b स्क्वायर का डेटा है। ये डेटा आप ऊपर वाले में रख दीजिए। आपके पास है 100 बाय a स्क्वायर माइनस 60 बाय b स्क्वायर की वैल्यू है 4a इज इक्वल टू 1। ये 100 बाय a स्क्वायर माइनस 15 टाइम्स a इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर हम एलसीएम लेंगे, ये आता है 100 माइनस 15 टाइम्स a इक्वल टू 1, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस 15 टाइम्स a माइनस 100 आपके पास से आंसर है। ठीक है, फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। अब जितना अच्छे से आपको कैलकुलेशन बनानी आती है, स्पीड आपकी रैंक बहुत तेजी से इंप्रूव करता है। देखिए 20 और ये 5 है आपके पास है, और अगर कैलकुलेशन खराब है तो फिर रैंक बहुत पीछे से ले जाता, चाहे कितने ही कॉन्सेप्ट आते हो। 20 है, 5 6 15 बचेगा आपके पास से, तो a का वैल्यू एक तो -20 आता है जो कि गलत है, ये नेगेटिव हम लेते नहीं है, पॉजिटिव की बात करते हैं। a का वैल्यू हम यहाँ से 5 लेंगे। 5 लेंथ है ना, यहाँ पे मैंने a ऑलरेडी लेंथ ही कंसीडर किया तो ये पॉजिटिव ही कंसीडर होगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में। ठीक है, a की वैल्यू 5 आ चुका है। चाहते क्या है अब, एरिया ऑफ पी एस एस डैश। ठीक है, हाइपरबोला की बात करने लगे हैं। एक जगह फोकस है एस है, ये दूसरा फोकस है एस डैश, और यहाँ पर है पॉइंट पी जिसकी हम बात कर रहे हैं आई। इस ट्राइंगल की हम बात करने वाले कि एरिया क्या होगा। तो हाइट तो क्लियर है, जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वही बन जाएगा 2√5। एरिया के लिए हमें 1/2
फोकस के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा और ये हाइट हमारे पास है y कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट, एरिया निकल के आ जाएगा। स्क्वायर पूछा है इसका तो स्क्वायर हम लास्ट में कर देंगे। तो फोकस के बीच का डिस्टेंस आप बना के देखिए 2AE बनेगा आपके पास। E का वैल्यू 5 है। क्या हमने अभी तक E निकाला है? नहीं निकाला। हाइपरबोला है 1 + b² / a² से आपके पास डेटा बनेगा। हाइपरबोला है तो यहाँ प्लस आएगा। A की वैल्यू 5 है तो b² आपके पास है 4a आता है, यानी ये बन चुका है 20। ये 10 आ चुका है। √1 + 20 आता है। a² की वैल्यू, a की वैल्यू 5 है तो ये 25 आता है। 5 से काटिए इसको, 4/5 आपके पास है। यहां से डेटा आपके पास है 3/√5 बनता है। ये डेटा आप चाहें तो और बना सकते हैं। 6√5 आपके पास है डेटा, 6√5। ठीक है, यहां से आता है 1/2, ये है 6√5 और इसका y कोऑर्डिनेट आपके पास से आता है 2√5। डेटा बनाएंगे डेल्टा, 2 से 2 कैंसिल है आपके पास से, यहाँ 6 आता है, यहाँ 5 आता है, 30 आपके पास से आंसर इसका बनता है। थोड़ा सा ध्यान से आराम से फिर सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे कि क्या डेटा हमारे पास यहाँ से बनने वाला है। ठीक है, सो अगर हमें यहाँ से पूछा जाता है कि डेल्टा का स्क्वायर निकाल के दिखाइए, वो बनेगा 30 का स्क्वायर और फाइनल आंसर आता है 900 हमारे पास से। कितना आंसर आता है? 900। एक बार चेक कर लो। ए की वैल्यू आपके पास है 5 है, रूट है, हाइपरबोला है 1 + b² / a²। b² की वैल्यू आपके पास है 5 आपने रखा तो 20 है, b² = 20, a² 25। 4 से आप 5 से आप कैंसिल कीजिए तो आप 4/5 है, यहाँ 9/5 बनेगा तो 3/√5, 2 1 3 6, 6√5 आपके पास है। फोकस के बीच का डिस्टेंस आएगा दिस। अब ये हाइट है, y कोऑर्डिनेट 2√15। देखो यहाँ गड़बड़ होती है, ऐसे क्या लिखा है 2√15 लिखा है, मैंने क्या लिख दिया 2√5, है ना? ऐसे गलतियां हो जाती है, तो बच के रहिए इन सब चीजों से। यहाँ पे आपके पास है 2√15 बनेगा ये डेटा, तो हाइट रहेगी आपके पास है 2√15। मजे की बात क्या, 900 इसमें आंसर भी है। तो यही हमारी रियल लर्निंग है, इनको बचाना है। तो मुझ में आप में एक ही डिफरेंस है, हम जेई दे चुके हैं सनम, अब आपको वहां जेई देना है, क्लियर करना है, IIT जाना है, जूनियर बनना है मेरे, है ना? तो 2√15 है। तो ऐसा कई बार होगा कि यहाँ पर कुछ डेटा आपसे मिस हो गया, तो यहाँ पर √15 है, 3 से 3 आपके पास 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ पर आएगा 6√5 × 15 आप एक साथ लिख सकते हैं, 5 बाहर आ जाएगा, √3 तब भी बचेगा उसके साथ, डेटा बनेगा 30√3। स्क्वायर आप करेंगे तो 900 आता है, इंटू 3 भी लिखा हुआ है, 2700 हमारा फाइनल आंसर बनेगा, जिसके अंदर है मतलब एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, वो भी आंसर इसमें दिया हुआ था। इट्स क्वाइट नॉर्मल, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हाँ भाई आंसर मैच होगा, और आंसर की वो देखिए। चलिए एनीवेज, तो कैलकुलेशन हैज अ बिग रोल टू प्ले। यहाँ पर नॉर्मल जो इसकी टर्मिनोलॉजी है उसके हिसाब से सॉल्व करवाया है। इट्स एन एवरेज क्वेश्चन फ्रॉम हाइपरबोला, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सीक्वेंशियली अगर आपको पैरामीटर्स कैलकुलेट करने आते हैं तो आप इस तरह के सवाल बना सकते हैं, डरिए मत, ये सब डुएबल क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा तो हमें एक एवरेज या वो एवरेज स्टूडेंट से एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। मैथ्स से डरिए मत, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यही वो सब्जेक्ट है जिसमें आपने ये सोचा था कि मुझे इंजीनियर बनना है, ये सब्जेक्ट 10th क्लास के बाद चूज किया था। तो थोड़ा एफर्ट डालिए, सीखेंगे, और मैं हूं ना आपको सिखाने के लिए, ठीक है? हाइपरबोला एक डोमेन की बात की जा रही है लॉग के साथ। लॉग को हमें डोमेन की बात की, इसमें 3 बार लॉग लिखा हुआ है, तो मिक्सिंग हुआ है। आप समझ सकते हैं लॉग को, आप लॉग और मॉडुलस को आप कैलकुलस का पार्ट भी समझ सकते हैं, या फिर अलजेब्रा में भी हम लॉग और मॉडुलस पढ़ते हैं, तो दैट डजंट मैटर आप किधर उसको कंसीडर करते हैं। लॉग की डेफिनेशन क्या है वो अगर हमें पता है तो हम बात को बना सकते हैं। लॉग डिफाइंड तब होता है अगर हम यहाँ पर ये डेटा लिखा है तो ए अल्फा हैज टू बी पॉजिटिव, a has to be positive, a should not be 1. This is the actual concept. यहाँ अगर हम fx को देखें तो fx तो देखिए बेस पॉजिटिव है, 1 नहीं है, तो इसका जो नंबर आपके पास लिखा गया है this has to be greater than 0। तो आपके पास एक तरीके से इस लॉग को डिफाइन करने के लिए इनबिल्ट आपके पास एक इनइक्वालिटी लॉग के अंदर जनरेट हो रही है।
ठीक, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। लॉग का बेस अगर 1 से ज्यादा हो तो फिर साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता है। 5 पावर 0 1 ऐसा होना चाहिए वो। अगर बेस 1 से बड़ा है तो एंटी लॉग लेने पर साइन चेंज नहीं होता है। अब इसमें कुछ बातें और भी हैं। अब हमें इस वाले लॉग को भी डिफाइन करना होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। लेकिन मैं सॉल्व क्या कर रहा हूं, मैं सॉल्व ये कर रहा हूं कि इस वाले लॉग की वैल्यू 1 से ज्यादा है, और अगर इस वाले लॉग की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये ग्रेटर देन 0 हो चुका है, तो उसकी मुझे अलग से कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। आई कैन मार्क टिक मार्क, हाँ भाई ये वाली कंडीशन यूटिलाइज हो चुकी है, क्योंकि मैं इस वाले डेटा को ग्रेटर देन 1 सॉल्व कर रहा हूं। तो ग्रेटर देन 1 सॉल्व कर रहा हूं, मैंने बोला आपके मार्क्स ग्रेटर देन 1 आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके मार्क्स पॉजिटिव आए हैं, ग्रेटर देन 0 भी आए हैं। समझ गए? अब इसको हम सॉल्व करने पहुंचेंगे तो यहां से 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13, फिर से इसका बेस कैसा है, 1 से बड़ा है, एंटी लॉग लेंगे तो साइन चेंज होगा 7 पावर 1। इसके ऊपर फिर से कंडीशन आएगी कि दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, और मैं क्या सॉल्व कर रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं दिस इज ग्रेटर देन 7, और अगर ये 7 से ग्रेटर है तो ऑटोमेटिकली ये 0 से भी ग्रेटर होगा। आप इस बात को फील कर पा रहे हैं? सपोज कीजिए ये आपके मार्क्स हैं, आपके मार्क्स पॉजिटिव आने चाहिए, ये कंडीशन है। मैं बोल रहा हूं आपके मार्क्स 7 से ग्रेटर आए हैं, अगर आपके मार्क्स 7 से ग्रेटर आए हैं तो फिर तो पॉजिटिव मार्क्स आए ना आपके, तो उसकी जरूरत अब हमें यहां नहीं है। 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 माइनस 7 ग्रेटर देन 0, सो लेट्स माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं यहां से, और दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। इसके फैक्टराइजेशन करेंगे 4 and 5 लेस देन 0, वी आर हैविंग x as from 4 to 5। यही शायद हमें m और n के हिसाब से समझाया जाए, m और n, ठीक है, यही इंटरवल था m और n। तो पता चल गया हमें यहां से कि m का वैल्यू है 4 और n का वैल्यू है 5। एक्सेंट्रिसिटी हमें दी हुई है n/3, चलिए e निकाल लेते हैं। अंडर रूट ऑफ हाइपरबोला है ये b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, इट इज n की वैल्यू 5 है तो 5/3 आपके पास है डेटा बनेगा। 1 plus this data is 25/9, we are having b square by a square की वैल्यू 16/9 आता है, a का वैल्यू आपके पास है 4/3 टाइम्स a बन जाता है। आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपके पास है, फॉर्मूला है 2b स्क्वायर बाय a, और ये 8m/3 आना चाहिए। m का वैल्यू 4 है तो वी आर हैविंग 32/3। मेरे पास b स्क्वायर की वैल्यू आती है 16/3 टाइम्स a। अब हमारे पास जो डेटा है b का वो रख लीजिए आप, 16a स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 16a/3। सो आई एम पुटिंग दिस वैल्यू हियर। 16 से 16 कैंसिल है आपके पास से, a से a भी कैंसिल है, मेरे पास तो a का वैल्यू 3 आता है। 16 कैंसिल, a का वैल्यू 3, a is coming as 3। if a is coming as 3, मेरे पास b का वैल्यू फिर 4 आता है। I am interested कि b square minus a square कितना है, 16 minus 9, the answer I am getting is 7। मेरे पास ये डेटा b square minus a square is coming as 7। पर बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को देख के छूट दिया होगा कि सर लॉग एक भी नहीं, तीन लॉग दे रखे हैं। तो अगर हम सीक्वेंस, जैसे अवेंजर मूवी होती है ना, कई सारे हीरो होते हैं, सबका अपना अपना रोल होता है, वैसे ही यहाँ पर भी यही कहानी है। इसका अपना पार्ट है, हाइपरबोला का अपना पार्ट है, तो दिस इज जनरली स्टूडेंट इसको कम अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन जो थोड़ा सा जिनको मैथ्स पसंद है, जो चैप्टर्स पढ़ के गए होंगे, उनको ये जुगलबंदी बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, तो आई विल मार्क दिस एज अ स्मार्ट क्वेश्चन। जेईई मेन वालों ने इस बढ़िया सवाल को यहाँ पर पूछा और इसी से डिसाइड किया कि कौन सा बच्चा। आप याद रखिए जेईई मेन के अंदर ना मैथ्स का 1 मार्क फिजिक्स के 1 मार्क पे भारी है, और फिजिक्स का 1 मार्क केमिस्ट्री के 1 मार्क्स पे भारी है। ठीक, ये क्वेश्चन जो हाइपरबोला के ऊपर पूछा है, अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। PQ is a chord of this hyperbola perpendicular to x axis। ये जो कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन है जिसके अंदर बात हो रही है, इक्वेटर ट्रायंगल भी है, जितना अच्छे से हम उस लैंग्वेज को जितना कम टाइम में समझ पाएंगे उतनी हमारे इसके अंदर स्पीड रहती है। तो थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। PQ एक कोड मतलब दो जगह कट करेगा, पर परपेंडिकुलर टू है एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो हाइपरबोला बनाते हैं। ये हाइपरबोला बनना है।
अब क्या चाहते हैं, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस सच दैट ओ पी क्यू, यहां पर हम गए, दिस इज ओ, ये पी है, और यहां पर है आपके पास से क्यू, एक कोड है जो कैसी है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, ध्यान रखेंगे। अब बोला गया है कि ओपीक्यू जो है ना, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ओके, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप ध्यान दीजिए, ये कर्व एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी सिमेट्रिक ही होता है। तो फिर आपके पास से दो बातें यहां से निकल के आ गई कि ये टोटल एंगल 60 है, तो आधा एंगल 30 आएगा, और ये वाला आधा एंगल भी 30 बन जाएगा। पी पॉइंट पैराबोला हाइपरबोला के ऊपर हम एक पी पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं। आपके पास से a sec थीटा कोमा b tan थीटा होता है, ये डेटा बनता है। सिमेट्रिक होगा तो जितना ये होगा उतना ही ये बनेगा। पी पॉइंट ये है तो क्यू पॉइंट आपके पास से सेम रहेगा, बस यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर tan 30 के हिसाब से अगर हम बात बनाने पहुंचे तो मेरे पास से ये बनेगा परपेंडिकुलर इज pm और बेस आने वाला है om। pm मतलब हो गया इसका y कोऑर्डिनेट जो है आपके पास से b tan थीटा, और om है आपके पास से x कोऑर्डिनेट जो है a sec थीटा। tan 30 का मतलब ही a/√3 है। सिंप्लीफाई करते हैं इस डेटा को और देखते हैं क्या डेटा हमारे पास से बना। इसको sin थीटा बाय cos थीटा मैंने लिखा, sec थीटा आपके पास से पहले से ही लिखा हुआ है, तो sec थीटा और cos थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे। sin थीटा की वैल्यू मेरे पास से a/b√3 वैल्यू निकल कर आती है। कितना वैल्यू निकल गया था, a/b√3। ठीक है, चेक करेंगे, आगे चलते हैं। OB is the center of hyperbola, eccentricity दे रखी है, लीजिए, eccentricity is known to us is √3। तो E अगर हमारे पास √3 है तो फॉर्मूला बनता है 1 प्लस b² / a²। स्क्वायरिंग कीजिए, यहाँ 3 आता है, यहाँ 1 प्लस b² / 4 आपके पास से है। द वैल्यू ऑफ b² इज 8। ये आपके पास से b बन गया। ये हमें ऑलरेडी पता है, तो b का वैल्यू अगर आप देखें तो 2√2 है, और a का वैल्यू हमारे पास से 2 है। तो ये जो साइन थीटा है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है a/√3 टाइम्स b, तो 2 टाइम्स √3 अपॉन 2√2, वी आर गेटिंग दिस है 1/√6। 2 से 2 कैंसिल है, साइन थीटा की वैल्यू है 1/√6। चाहते क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ। OPQ का ट्राइंगल का एरिया हम चाहते हैं जी, बनाते हैं। OPQ का एरिया निकालना है तो देखिए, ये आपके पास से परपेंडिकुलर यहाँ बना ही दिया, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, पूरा बना सकते हैं। सो एरिया रिक्वायर्ड OPQ इट इज हाफ OM और ये PQ। OM का वैल्यू कितना आएगा, OM का वैल्यू इज x कोऑर्डिनेट a sec थीटा, PQ का कोऑर्डिनेट, PQ का लेंथ कितना बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 2b tan थीटा। 2b tan थीटा, 2 से 2 कैंसिल है, AB है, यहाँ साइन थीटा है, कॉस बनेगा, cos स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, साइन थीटा cos थीटा हम चेंज कर दिया। अब हमें A पता है, B पता है, साइन थीटा भी पता है, सारी बातें पता है। आप समझ पाए बात को? नहीं समझ पाए, कहाँ रह गए भाई? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, और ये परपेंडिकुलर है, तो जितना इक्विलेटरल ट्रायंगल ऊपर होगा उतना ही नीचे भी होगा, तो एक 30 डिग्री पर चलेगा। और ये आपका कॉन्सेप्ट है, tan 30 की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। साइन थीटा की वैल्यू 1/√6 है, आपके पास a और b दोनों के डेटा आप निकाल सकते हो। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2√6 है, और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√6 आपने लिखा, और ये 1/√6 का स्क्वायर भी यहाँ पर बनेगा। इस √6 से ये √6 चला जाएगा, आपके पास 4 आएगा ऊपर, ये 1/6 5/6 आपके पास से आता है, 24/5 मेरे पास से। एक सेकंड कैलकुलेशन देख लेते हैं, कहीं पर कुछ गड़बड़ दिक्कत परेशानी ना आ जाए। जी देखिए फिर से कैसे टैलेंट ओवरफ्लो हो रहा है। जब टैलेंट ओवरफ्लो हो जाए तो ऐसे होने लग जाता है। यहाँ पर 2√2 है, यहाँ पर 2√6 है, समझ गए? तो थोड़ा सा नींद लेनी भी जरूरी है, ज्यादा वीडियोस बनाने के चक्कर में दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता। चलिए बी की वैल्यू है 2√2। अभी ठीक, आई डेटा बनाते हैं, फिर क्या बात बनती है।
तो यहाँ से आपके पास ये डेटा बना दीजिए, तो ये बनेगा आपके पास से 4/√3 आपके पास से डेटा बनेगा। एक √2 से √2 चला जाएगा, √3 बचेगा। और यहाँ आप डेटा बना दीजिए 4/√3, 5/6 आपके पास से आता है। थोड़ा और डेटा जाएगा ऊपर, तो 24/5√3 आपके पास से डेटा बनता है। ये मेरे पास से डेटा बना। ऐसा आंसर नहीं दिया है, ये दोनों तो आंसर आएंगे ही नहीं, इनमें √3 नहीं है, इन दोनों में √3 है। देखो 24 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 8 into 3, तो एक √3 से एक √3 हटा देंगे, so ultimately we are getting 8√3/5. This is the second answer. ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई नहीं है ना, मल्टीप्लाई मत समझिएगा। दिस इज आवर आंसर 8√3/5। स्मार्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। एग्जाम में इसको बनाने वाले स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स में इस चैप्टर को जो तैयार करके जाते हैं, कम ही स्टूडेंट होते हैं जो हाइपरबोला को अच्छे से अटेम्प्ट करके जाते हैं, लेकिन आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप इन सब सवालों को बना लोगे। और मैथ्स में जो आज आपकी पोजीशनिंग है वो मच बेटर रहने वाली है। बस रोज पढ़िए, डरिए मत, अवॉइड मत करिए, फेस करिए, डर के भागिए मत मैथमेटिक्स से, डर के भागिए मत मैथ्स से। क्वेश्चन है हाइपरबोला के ऊपर, जेईई मेन 2026 के अंदर जैन अटेम्प्ट के अंदर पूछा गया। सॉल्व करते हैं। फॉर सम थीटा फ्रॉम 0 to π/2, let the eccentricity and the length of lateral sectum of hyperbola is E1 and L1, and let the eccentricity and length of lateral sectum for ellipse। एक हाइपरबोला है और इलिप्स है, दोनों मिक्स्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ने की कोशिश करते हैं कि कॉनिक में भी दो इन्वॉल्व कर रखे हैं, पर आप देखोगे तो सिंपल पैरामीटर्स पूछे हुए और ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट है। सो लेट्स सी हाउ डू वी प्रोसीड फॉरवर्ड। हाइपरबोला के लिए सबसे पहले डेटा बनाएंगे, तो इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। तो ये लिखा गया है x²/8 y²/8 आ जाएगा अपॉन में, और sec² थीटा को 1/cos² थीटा लिखेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। एक्सेंट्रिसिटी लिखेंगे। हाइपरबोला में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि a ग्रेटर है या b ग्रेटर है, बस ये देखना होता है सामने 1 है या माइनस है। तो इसके फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला बनता है 1 + b² + a²। सो डेटा आपके पास है b बनेगा 8 cos² थीटा divided by 8, so we are having this as 1 + cos² थीटा। ठीक है, ये हमारे पास है E1 आ गया। L1 क्या है? L1 रिस्पेक्टिवली द लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम, जिसका फॉर्मूला होता है 2b²/a। तो ये 2 है हमारे पास, b² 8 cos² थीटा है, और ये a² है, a की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो 2√2 बनेगा। 2 से 2 चला जाएगा और यहाँ से डेटा बनेगा 4√2 cos² थीटा। ठीक है, ये बन गया हमारे पास है L1 का डेटा। अब आगे चलते हैं, क्या बात बोली गई है इलिप्स के लिए डिस्कस करते हैं। आइए, इलिप्स की इक्वेशन है, इस इक्वेशन को गौर से देखिए कैसे हम लिख सकते हैं। देखिएगा x² 6 में आएगा, तो ये जो है यहाँ से cos² थीटा बन जाएगा, एंड प्लस है y² 6 = 1। इलिप्स में ये बात मैटर करती है कि a ग्रेटर है या b ग्रेटर है। तो ये अगर a² है तो हम देखें यहाँ पर ये b² है, क्लियर दिख रहा है कि cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, तो ये जो डेटा होगा इससे कम ही होगा। तो यहाँ पर ये जो दिखा हुआ है, तो a इज स्मॉलर देन b, और फिर फॉर्मूले हमारे यहाँ से चेंज हो जाएंगे। अब जो फॉर्मूला हमारे पास 1 - b²/a² होता है, ये चेंज होके a²/b² में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आपके पास है 6 cos² थीटा डिवाइडेड बाय 6 आता है। 6 से 6 कैंसिल है, 1 - cos² थीटा का मतलब हुआ sin² थीटा, रूट लेंगे तो आपके पास है sin थीटा बनता है। ठीक है, मॉड ऑफ sin थीटा। आइए यहाँ पर फिर हमें L2 निकालना है, शायद सेम ही बात है, L2 भी लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम है L2। ठीक है, ये लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम, इसका फॉर्मूला अब यहाँ चेंज हो जाएगा, ये 2² a²/b बनेगा, क्योंकि b इज ग्रेटर। तो यहाँ पर डेटा बनता है 2 × 6 आपके पास से आता है, b के लिए √6 आपको यहाँ मिलेगा, तो डेटा इज 2√6 cos² थीटा। ये डेटा बना। अब हमारे पास E1 है, L1 है, E2 है, L2 है। एक रिलेशन यहाँ दिया गया है, इसको देखिए आप, जो पूछा गया है कि E1² = there is a relation जो बोलता है कि E1² = E2² sec² थीटा + 1, sec² थीटा + 1। E1 ढूंढ के लाइए, कहाँ है E1? E1 ये लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे
So we are having 1 plus cos square theta और E2 की जगह आप देखेंगे तो sin थीटा है, ये sin स्क्वायर थीटा आपके पास से बनेगा, ठीक है। और sec स्क्वायर थीटा है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या बन सकता है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट। 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा जो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा है और ये 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बनता है, ये कैंसिल हो गया। तो आपको दिख रहा है यहाँ से क्या रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, हमारे पास रिजल्ट है कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो थीटा हमारे पास से प्लस माइनस पाई/4 की तरह से बात बनती है, ठीक है। अब हमें पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए tan स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट हमें चाहिए, tan स्क्वायर थीटा इज 1। तो चलिए फिर बचे हुए थीटा को कंप्यूट कर लेते हैं यहाँ पर। तो थीटा अगर हम यहाँ पर से इजियर के लिए एक थीटा पिक कर लेते हैं, इसको पिक कर लेते हैं, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर हो रहा सब जगह। तो थीटा पाई/4 पर E1 का थीटा कितना बनेगा, 45 डिग्री है, ये 1/2 बन जाएगा आपके पास से, दिस इज कमिंग एज √3/2। वही जो L1 हमारे पास है, अगर हम देखें इसको भी मैं 4√2 लिख सकता हूँ और ये हाफ आएगा 1/√2 का स्क्वायर, 45 डिग्री है, वी आर हैविंग दिस एज 2√2। वहीं पर L2 का डेटा अगर हम देखें उस पर्टिकुलर डेटा पर 45 पर आप निकालेंगे तो 1/√2 बनेगा, और L2 अगर हम निकालने जाएंगे तो यहाँ पर है आपके पास है 2√6 एंड दिस विल बी 1/2, √6 आपके पास से आता है। अब ये है डेटा जो हमें फाइनली कंप्यूट करके आंसर बताना है। तो ये डेटा आपके पास कितना बनने वाला है, देखिए L1 L2, L1 है 2√2, L2 इज √6 और डिवाइड में E1 E2, E1 कितना है √3 √3/2 और E2 कितना आया है, E2 इज 1/√2, ठीक। और tan स्क्वायर थीटा इज 1 into 1, ऐसा कुछ ये डेटा हमारे पास से बन रहा है। चलिए बनाते हैं, यहाँ 2 है, इसको हम √3 into √2 into √3 करके लिख सकते हैं, यहाँ भी √3 आता है और ये √2 into √2 की वैल्यू 2 बनती है, दे बोथ गेट कैंसिल्ड आउट, आपके पास 2 ऊपर आएगा तो 4 आता है, √2 का मतलब 2 बन जाता है। फाइनल आंसर व्हिच वी आर गेटिंग इज 8 एज द फाइनल आंसर। 8 हमारे पास से फाइनल आंसर इसका निकल के आता है, तो वी आर गोइंग टू मार्क 8 एज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, कॉनिक बहुत प्यारा चैप्टर है, नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज अगर हम निकालना जानते हैं, लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एक्सेंट्रिसिटी, अच्छे से मार्क्स आते हैं। पर लैंग्वेज इस पर दिखता है इस चैप्टर में, 2 इंटरमिक्सिंग हो गई है, लेकिन पैरामीटर फिर ट्रिगो सॉल्व करवा लिया है, तो टाइम टेकिंग तो है, लेकिन डुएबल क्वेश्चंस है, ये सब डुएबल क्वेश्चंस है। आप जानते हैं वैसे भी जेईई मेन के अंदर क्लियरली ऐसा स्पेसिफाई कर रखा है कि मैथमेटिक्स में मार्क्स अगर आपके ज्यादा है तो आपकी बेटर रैंक आती है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, ठीक है। सी एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जेईई मेन 2026 पे आया हुआ है, इलिप्स कंसीडर किया हुआ है और हाइपरबोला की भी इक्वेशन गिवन है, इन दोनों के सेम फोकस है, ये बात समझाएंगे। तो चलिए तो पहले फोकस निकाल लेते हैं। इलिप्स के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर तो क्लियर है, हमारे पास a का वैल्यू 12 आने वाला है, a स्क्वायर इज 144 और b का वैल्यू 169 यानी 13 है, तो a से ग्रेटर कौन हो चुका है, b हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम फोकस निकाल के देखें तो इसका जो फोकस बनने वाले होंगे, क्योंकि b इज ग्रेटर, तो ये इलिप्स का शेप इस तरीके का बनेगा, ऐसा बनेगा, मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग आने वाला है, तो इसके कोऑर्डिनेट 0, ± BE आपके पास से आएंगे, ठीक है। तो एक्सेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में √1 - b² की जगह a²/b² बनेगा, तो ये 144/169 आता है, तो वी आर गेटिंग दिस इज 5/13। तो फोकस हमारे पास है 0 ± b की लेंथ 13 है और ये 5/13 BE, so we are having this as 0, ± 5, ये अपने पास है। वहीं अगर हम इसके बारे में हाइपरबोला की बात करते हैं कि हाइपरबोला क्या है, x²/16 - y²/λ² = -1, ठीक। इसकी एक्सेंट्रिसिटी अगर हम निकालना चाहें तो √1 प्लस आएगा, एक तो यहाँ पर b²/a², माइनस साइन है तो फिर ये फॉर्मूला शिफ्ट हो जाएगा, b²/a² की जगह हमें यहाँ फॉर्मूला लिखना होगा a²/b²,
a square by b square. a square is 16 and this is lambda square. ये आपके पास है इसकी एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है। बोला गया है कि सेम फोकस है तो इसका फोकस भी यहाँ पर क्या बनने वाला होगा, वही 0 प्लस माइनस बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डेटा है, b की वैल्यू, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू लैम्डा है। हाइपरबोला में फर्क नहीं पड़ता कि a ग्रेटर है या b ग्रेटर है, लेकिन हाइपरबोला में फर्क पड़ता है कि सामने 1 है या -1। और जबकि एलिप्स के अंदर ये सामने 1 और -1 नहीं होता, एलिप्स के सामने तो बस a और b का पोजीशनिंग देखनी होती है, क्योंकि मेजर और माइनर होता है, जिसकी लेंथ ज्यादा है वो मेजर है, जिसकी लेंथ कम है वो माइनर है। यहाँ एक्सिस का नाम मेजर माइनर नहीं, ये होते हैं ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट। तो एक एक्सिस जो कट करती है वो ट्रांसवर्स है, जो कट नहीं करती है वो कॉन्जुगेट है। तो यहाँ से बीई के अगर कोऑर्डिनेट हम निकाल के देखें तो लैम्डा टाइम्स ई बन जाएगा, और ये डेटा आपके पास से बनता है लैम्डा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16 बाय लैम्डा स्क्वायर। आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 डेटा बनता है। और क्योंकि सेम फोकस है तो ये हमारे पास डेटा 5 आता है। तो वी आर हैविंग दिस अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 इज 5। सो लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25। 9 आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ से +3 ले सकते हैं। So lambda is known to us, hyperbola पता चल गया। E and L respectively denote the eccentricity and length of lattice sectum of hyperbola। तो यहाँ से आपके पास है hyperbola की इक्वेशन आ गई, x square by 16 minus y square by 9 is equal to -1। eccentricity निकालते हैं 1 plus a square by b square, ये अंडर रूट 1 plus आपके पास है 16 by 9, ये आपके पास है 5/3 बनता है। E is coming as 5/3 and capital L is the length of lattice rectum। क्योंकि -1 है तो फॉर्मूला यहाँ पर 2a square by b वाला बनेगा, it is 32/3। Now we are interested कि आप 24 times E plus L कर दीजिए। 24 5/3 plus 32/3, ये 24/3 आपके पास से आता है और यहाँ पर ही बनता है 37। We are getting 8 here, 7 और 8 आपके पास है 56, 5 आता है और 24 and 5 is 29। 296 आपके पास से डेटा बन जाएगा।